डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन। ये क्या चीज है। तभी वे अपने कई सारे क्लोन से उस गॉड्स को चारों तरफ से घेर लेता है और वहीं पर दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी वो गॉड जैसा दिखने वाला चेंज बंदा उससे कहता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम हेवन एंड अर्थ को अपनी छोटी मोटी टेक्निक से हरा सकते हो। तुम्हारे और हमारे बीच में कितना गैप है तुम्हें इसका अंदाजा भी है। दोनों की फाइट काफी ताबड़तोड़ हो रही होती है। यहाँ पर इसके जो क्लोन्स होते हैं वो चारों तरफ से घेरे जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मार दिया जाता है। ये बंदा किसी स्केलेटन जैसा है और कहने लगता है कि तुम एक आंट एक एलिफेंट से फाइट करने के बारे में सोच रही हो और तुम तो पक्का यहाँ पर मारे जाओगे। और तभी अचानक से उसके सर को वो जोर से दबाने लगता है और वो देख लेता है कि इसकी बॉडी कुछ अजीब सी क्यों है। और जब इस एल्डर को पता चलती है कि ये बंदा तो एक स्केलेटन है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तभी वो कहता है कि तुम्हारी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी हुई है कि तुमने मरने से पहले मेरी इस डिवाइन बॉडी को देखने को मिला। और इस लोली वर्ल्ड में डिवाइन बॉडी इनविजिबल है, हमें कोई भी नहीं हरा सकता। तभी ये डिवाइन वाला बंदा चेंज वन अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उससे कहने लगता है कि अब तुम मेरी डिवाइन पावर का रेत बिल्कुल यानी कि गुस्सा संभाल नहीं सकते, और फुल पावर में अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, जिसको देखकर सभी घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं अब तो हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। ओ माय गॉड, ये वाकई में किसी गॉड की पावर है, अब तो खत्म हो गया सब कुछ। तभी ये स्केलू वहां पर फुल पावर में अटैक कर देता है और जैसे ही वो अटैक करता है तभी एंट्री होती है हमारे एमसी की और कहता है कि सिस्टम, क्या मैं यहाँ पर सोल कटिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो सिस्टम उसे बताती है और उसे समझाती है कि सोल कटिंग की जो पावर है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर ये जो बल्ड है वो तुम्हारी इस स्वॉर्ड टेक्निक को बिल्कुल भी झेल नहीं पाएगी, ना ही इस वेपन को झेल पाएगी। इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम इसे ज्यादा देर तक ना इस्तेमाल करो तो यही बेटर रहेगा। ये बात सुनकर एमसी कहता है कि ये बस एक लिटिल गॉड है, इसे मारना मेरे लिए एक स्वॉर्ड के लिए काफी है, मैं बस थोड़ा सा हिलाऊंगा स्वॉर्ड को और ये बंदा मारा जाएगा, इसमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला। लेकिन इस स्केलेटन को पता भी नहीं है कि इसके सामने कौन खड़ा है और वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ब्रोकन स्वॉर्ड है, टूटी फूटी स्वॉर्ड है। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम इस स्वॉर्ड के साथ मुझे हरा पाओगे, और खासकर मेरी डिवाइन बॉडी को तो तुम हाथ भी नहीं लगा सकते, तुम एक नंबर के कचड़े हो और तुम इसका इस्तेमाल करने में लगे हुए हो। तुम्हें क्या लगता है कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें एक डिवाइन वेपन दे दूं, तुम तब मुझसे अगर फाइट करो तो। लेकिन हमारा एमसी इसकी बकवासों पर ध्यान नहीं देता और स्लाइस कर देता है अपनी स्वॉर्ड से, और देखने में काफी सीरियस भी लग रहा है। लेकिन हमारे एमसी का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो स्केलेटन का जो स्वॉर्ड आ रही होती है रोकने के लिए, मारने के लिए सभी को, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्केलेटन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो काफी शॉक हो जाता है। लेकिन हमारा एमसी यहीं पर नहीं रुकता, उसकी अटैक इतनी पावरफुल होती है कि वो डायरेक्टली उसके सीने में जाकर चली जाती है और वो जो स्केलेटन होता है वो ऑलमोस्ट बीच में से कटने वाला होता है, तो उससे कटने से पहले कहता है कि ये तो गॉड की पावर को भी सरपास करता है, वो उससे भी पावरफुल है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, इस वर्ल्ड के अंदर इतना पावरफुल एग्जिस्टेंस कैसे मौजूद है कोई। और ना कहते कहते वो स्केलेटन बीच में से कट जाता है और वहीं पर मारा जाता है। जब आसपास के जो रॉयल सोल्जर्स होते हैं वो इसे देखते हैं तो काफी घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ तक कि जो हेवन टेम्पल का एल्डर्स हैं वो भी इनके हाथों से मारे जा चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, ये तो काफी बुरी खबर है, अब हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। तभी सभी के सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागना चालू कर देते हैं और कोई भी यहाँ पर नहीं रहना चाहता। जब ये लड़की और यहाँ पर ये एल्डर जब देखते हैं इस तरीके से हमारे एमसी को इतना पावरफुल, तो वो काफी ज्यादा शॉक होती है और यहाँ पर वो लड़का एल्डर कहने लगता है कि बॉस एक्चुअली में किसी गॉड को मार सकता है। और ये लड़की भी काफी शॉक होती है, उससे कहने लगती है कि ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है, मैं तो इस बात का बिल्कुल भी रियलाइज भी नहीं किया था, क्योंकि ये 51 वाइफ जो बनने वाली है हमारे एमसी की अब। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और पता चलता है कि हमारा एमसी बेहोश हो चुका है। सिस्टम बताता है कि तुमने ज्यादा देर तक सोल कटिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर लिया है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिससे कि हमारे होस्ट की पावर बहुत ज्यादा पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। जब इसे इस बात का पता चलता है तो वो भी काफी शॉक होता है और कहने लगता है कि डैमेज लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है, मैं ऑलमोस्ट कोलैप्स करने वाला हूँ। तभी उसकी मॉम और उसके छोटे ब्रदर्स और सिस्टर्स उसके पास आते हैं और उससे कहने लगता है कि हे ब्रदर, क्या तुम ठीक हो। और हमारा एमसी अपनी बॉडी को ना संभाल पाते हुए नीचे गिर जाता है और कहने लगता है कि सील अभी तक पूरी तरीके से ब्रोकन नहीं हुई है, तो इसीलिए शायद मेरे पास अभी फुल स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इसे कंट्रोल कर पाऊँ अपनी पावर को। तभी वो क्विंसियन को पकड़ता है और उससे कहने लगता है कि मेरी मदद करो, यहाँ पर तुम एक नर्स हो ना, तुम यहाँ पर मेरी मदद कर सकती हो। लेकिन ये कुछ और ही सुन लेती है और उससे कहने लगती है क्या तुम मेरे सीने पर क्यों, भाई समझ नहीं आया, तुम ब्रिस्ट के बारे में बात क्यों करने में लगे हुए, क्या ये बुरी खबर नहीं है। जहाँ पर वो थोड़ा गलत समझ लेती है और सोच रही होती है कि इसने मेरी जान बचाई थी एक बार, तो शायद अभी ये परेशानी में फंसा हुआ है, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अगर इसकी मदद करती हूँ तो ज्यादा बुरी खबर नहीं होगी। और बिना कुछ सोच समझे हमारे एमसी के चेहरे को अपने सीने में घुसे लेती है। अब भाई ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे और कहते खैर इसके बारे में भूल जाओ, खैर ब्रिस्ट तो ब्रिस्ट होते हैं, सभी ह्यूमंस के जिंदा रहने का एक हक है। आखिरकार ये एमसी जब ये सब देखता है तो वो काफी शौक होते हुए कहता है कि आखिरकार ये करना क्या चाहती है ये सब। तभी उसका छोटा ब्रदर आता है एमसी का और उसे समझाने लगता है कि सिस, मेरे बिग ब्रदर का कहने का मतलब है कि आप उसका ख्याल रखो, उसका कहने का मतलब ब्रिज से नहीं था तुम्हारे। ये बात सुनकर वो काफी शर्मिंदगी से भर जाती है और पूरी तरह से लाल पड़ जाती है और बताती है कि मुझे इसके बारे में पता था, वो बस मैं वैसे ही इसकी मदद कर रही थी, मैं बस ये ढूंढ रही थी कि आखिरकार मेरा जो पोशन है हीलिंग करने का वो कहाँ पर मौजूद है। और एक पिल निकालकर हमारे एमसी के मुंह में घुसेड़ देती है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि एक पिल ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया गया है होस्ट को, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम वापस से रिस्टोर होने लगा है। फाइनली हमारा एमसी किस तरीके से होश में आता है, जिसको देखकर उसकी मॉम काफी चिंता होती है और कहने लगती है कि त्यान क्या तुम ठीक हो। तो वो लड़की उससे
पूछती है कि तुम भी ठीक हो, तो एमसी उसे बताने लगता है कि मैं तो ठीक हूँ मॉम, मैं बस मेरे एंसेस्टर के द्वारा पजेस कर लिया गया था और ऑलमोस्ट मैं फेल हो गया था उसे हराने के लिए। ये सुनकर उसकी मॉम भी काफी सरप्राइज से फंस जाती है और उससे पूछने लगती है कि पजेस कर लिया गया था एक एंसेस्टर के द्वारा, लेकिन वो है कौन? तो एमसी बताता है कि हाँ, तो आपने बिल्कुल सही सुना। आखिरकार आपको क्यों लगता है कि मैं एक गॉड रियलमी वाले बंदे को, एक छोटा सा तुच्छ, मैं मतलब इतना पावरफुल भी नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं इसे हरा सकता हूँ? आप क्या सोचते हो उसके बारे में? तभी एल्डर आकर उससे कहने लगता है कि बॉस, यहाँ पर कुछ लोग भागे जा चुके हैं, क्या आप उसका पीछा करना चाहती हो? तो एमसी कहने लगता है कि कोई जरूरत नहीं है हम उनका पीछा करने की, हम वैसे भी वो लोग इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। क्योंकि दूसरी तरफ जो रॉयल सोल्जर्स भागने की कोशिश कर रहे थे वो भागते हुए चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि हमें इसके बारे में जल्द से जल्द बताना होगा कि ये फैमिली है, उन्होंने गॉड रियलमी के कल्टीवेटर को भी मार दिया है। जब वे यहाँ से भाग रहे होते हैं तभी वो कुछ सामने अजीब सा नोटिस करते हैं और पता चलता है कि ये तो हमारे एमसी का वही डिवाइन बीस्ट है जिस पर वो आया होता है। और वो डिवाइन बीस्ट एक पावरफुल अटैक करता है और उन सभी के सभी सोल्जर्स को वहीं पर निपटा देता है, वो भी एक ही अटैक से। वह सभी के सभी लोग जान की भीख मांगने लगते हैं, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं। दूसरी तरफ इंपीरियल पैलेस हॉल में दिखाया जाता है उस एम्परर को, जो कि काफी हंसी बन रहा है, जो हमारी एमसी की मॉम पे नजर बनाकर रखा हुआ है। कोई आकर उससे कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, जो इलाइट ट्रूप्स हमने भेजे थे वो फैमिली पर, वो पूरी तरह से एनिलेट हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। जो हमने यू फैमिली की तरफ असासिन्स भेजे थे वो भी मारे जा चुके हैं, उन्हें एम्बुश कर दिया गया था, अब हम क्या करें? ये बात सुनकर इस एम्परर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो काफी गुस्से में आ जाता है और सभी के लोगों से चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम तो सिर्फ एक कचड़े हो कचड़े हो। यहाँ तक इतने ज्यादा कल्टीवेटर्स गए थे ये फैमिली पर अटैक करने के लिए, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि ये फैमिली के जो असली सोल्जर्स हैं वो 10,000 बैटलफील्ड में जा चुके हैं ऑलरेडी और अभी भी तुम उन्हें नहीं झेल सकते? क्या तुम एक शर्म नाम की कोई चीज है? तुम एक नंबर के कचड़े हो सालो, किसी काम के नहीं हो, निगर रहो। तभी उनमें से एक बंदा आगे आता है और उससे कहने लगता है कि यो रहने से जो ये फैमिली है इसको देखकर साफ साफ पता चलता है कि सरफेस पे ये कोई नॉर्मल फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने कई सारे हिडन कल्टीवेटर्स को छुपा कर रखा हुआ है। जहां तक मुझे पता है ये किंग तुआन है, उसे जंग डाओलिंग के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा था, जो कि ड्रैगन और टाइगर सेट का एल्डर है। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज होता है एम्परर और उससे पूछने लगता है कि जांग डाओलिंग, लेकिन ऐसा क्यों? तो वो उसे बताता है कि ये जांग डाओलिंग है वो वर्ल्ड का नंबर 1 जीनियस है इस क्विंगजान का, और उसके साथ साथ वो क्विंगजान भी मौजूद है और जो वंडरफुल साउंड सेट से आई हुई है वहाँ की डिसिपल है, और वो दोनों के दोनों साथ में उसके साथ ट्रेवल कर रहे हैं। ये बात सुनकर वो काफी शॉक होता है और कहने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तभी एक चोमू उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि योर हाइनेसेस, जो ड्रैगन एंड टाइगर सेक्ट है उन्होंने आपके लिए काफी ज्यादा परेशानी खड़ी है, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। तभी एम्परर कहने लगता है कि मास्टर जाओ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी इस बंदे की एंट्री होती है और हमें बताया जाता है कि ये 4 हेवनली टीचर्स है ड्रैगन एंड टाइगर सेट का, जिसका नाम जाओ डाओमिंग है, जो कि आकर कहने लगता है कि जांग दाओले ने वो एक्चुअली में मेरे फॉलो किया था एक स्कम को और वाकई में अपने यंगर ब्रदर जैसी हरकतें देने में लगा हुआ है। जी वाकई में बहुत शर्मिंदगी वाली बात है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं इस परेशानी को आपके लिए हमेशा के लिए सॉल्व कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। और कुछ सब घंटों बाद हमें ये फैमिली घर का सीन दिखा जाता है जहाँ पर याओ एक लेटर पढ़ती है, तो वो काफी चिंता करती है और उससे कहने लगती है कि मुझे पता था कि आखिरकार मास्टर हमारे कितने ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे यंग मास्टर इस वक्त कैसे हैं। मुझे पता है कि काफी समय हो चुका है ना जाए हुए, लेकिन मुझे उनकी फिर भी चिंता हो रही है। जब वो चिंता कर ही रही होती है तभी हमारा एमसी अपनी टीम के साथ पूरा आता है और कहने लगता है कि याओ मैं वापस आ चुका हूँ, जिसको देखकर वो काफी खुश हो जाती है और अपने इमोशनल पर कंट्रोल खो देती है और सीधे जाकर हमारे एमसी गले लग जाती है और कहने लगती है कि आप फाइनली आ चुके हो। तो एमसी कहने लगता है कि तुम आखिरकार इतनी एक्साइटेड क्यों हो भाई? जहाँ पर वो शर्माते हुए उससे कहने लगती है कि ऑफ कोर्स याओ काफी ज्यादा खुश है इस बात के लिए कि यंग मास्टर वापस आ चुके हैं, वो भी सेफली और सुरक्षित। और तो और याओ को यहाँ पर आपको एक बात बतानी है यंग मास्टर को। ये बात सुनकर वो पूछता है क्या? तो वो बताती है कि जो गुआलान त्यांकी उन्होंने मुझे एक लेटर भेजा है और कहा है कि इस लेटर को मैं जितना ज्यादा जल्दी हो सके वो तुम्हें पहुंचा दूं, और वो तुरंत हमारे एमसी को वो लेटर दे देती है, जिसको देखकर वो काफी कंफ्यूज होता है और कहने लगता है गुआलान त्यांकी ने अपने आप से इनिशिएटिव लिया मुझे ये लेटर भेजने के लिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी। तो वो वहां से इस काम को निपटाने के लिए जाता है और अपन उनसे दोनों से कहकर जाता है कि याओ जाओ मॉम, मैं मेरा घर पर आप लोग इंतजार कीजिए, मैं अपने एक काम खत्म कर आता हूँ। ये बात सुनकर वो काफी कंफ्यूज होती है और उससे पूछने लगती है कि इतनी जल्दबाजी किस बात की पड़ी है तुम्हें? और तभी वो वापस से उस ब्रूथल पे पहुंच जाता है तो सभी लड़कियां देखकर उसे काफी खुश होती हैं और उससे कहने लगती है यंग मास्टर आप यहाँ पर आ गए, और उससे पूछने लगते कि मास्टर आप मुझे ये बताइए कि आप मेरी स्ट्रेंथ के बारे में क्या सोचते हो? दूसरी लड़की पूछने लगती है कि मैं जो मसाज दे रही हूँ आपको कैसी लगी? तो एमसी कहता है ये काफी अच्छा है और काफी कन्वीनियंट है, मानना तो पड़ेगा। अब मुझे क्विकली बताओ कि तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों बुलाने में लगे हो अचानक से? तभी वो बताती है कि वो हम नहीं थे जिसने मास्टर को यहाँ पर बुलाया हुआ है। दरअसल बात यह है कि यंग मास्टर कि ये बस एक रिक्वेस्ट है, यंग मास्टर आप नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहिएगा। और तभी वहां पर कुछ डार्क एनर्जी सी आने लगती है हमारे एमसी के चारों तरफ, और जब कोई आते हुए देखता है हमारा एमसी तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और अगले ही पल हमें एक असैसिन को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की होती है, हमारे एमसी पर अटैक करती है चुपके से, हमारे एमसी को मार सके ताकि, लेकिन एमसी उसके अटैक से बिल्कुल भी नहीं घबराता और बिना किसी दिक्कत के सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उसके अटैक को रोकने में कामयाब रहता है और उससे कहने लगता है कि अगर मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा नाम जरूरी जी क्वीन होगा। ये बात सुनकर वो काफी खुश शौक होती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? एमसी उसे बताने लगता है कि तुम्हारे पास वॉर गॉड लेवल का कल्टीवेशन है और पर्पल क्लॉथ पहनी हुई हो, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है इस डीन जी क्वीन के अलावा। ये बात सुनकर वो काफी शौक होती है, उससे कहने लगती है कि मुझे पता लगा था कि तुम बस एक
बट एक ठरकी हो गए और कुछ नहीं। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो गए, तुम मुझे पहचान लोगे कि झटके में। तो एमसी उससे कहने लगता है कि तुम एक ऐसी पहली बंदी हो जिसने मुझ पर इस तरीके से बात करने की हिम्मत दिखाई ओनर होते हुए भी। क्या अब तुम्हें मेरे सामने अपने घुटने के बाद झुकना होगा? तभी हमारा एमसी फुल प्रेशर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, अपनी वही ऑर्डर रिलीज करता है और उसको वहीं पर झुका देता है, जिसको देखकर वो शौक होती है और उससे कहने लगती है कि बच्चे तुम्हें इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि तुम्हारे जो फादर थे उन्होंने भी कभी ऐसे ऑर्डर देने की हिम्मत नहीं दिखाई मुझे, और अपने घुटनों के ऊपर टिक जाओ और मुझसे जाकर माफी मांगो और मुझसे गुस्सा मत दिलाना। तो एमसी भी कहने लगता है मन में सोचते हुए कि अगर मैं वाकई में इस पावरफुल अंडरलिंग को अपने अंडर में काम करवाना चाहता हूँ तो मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ को, वरना तुम वाकई में मुझे कभी अपना मास्टर असलियत में समझोगे ही नहीं। और वो काफी तक घबराई हुई होती है। जब इतने प्रेशर को वो नहीं झेल पाती है तो कहने लगती है कि आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा ओनर, और अपने घुटनों के बैठ के जाती है। और एमसी उससे कहने लगता है चलो ठीक है, इस मैटर के बारे में भूल जाते हैं, तुमने मुझे काम के लिए बुलाया है, चलो बताओ कि तुमने मुझे किस रीजन के लिए बुलाया है। और वो उससे बताने लगती है कि जिससे पहले की जो पैट्री चाहिए यहाँ से छोड़कर गए थे तो उन्होंने आप सभी के लिए आई मीन आपके लिए कांगलान डिसिपल बनने के लिए अरेंजमेंट कर दी थी, और ये आपका एक्सेप्टेंस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है। और जब तक आप इस एकेडमी में ज्वाइन कर जाओगे तो डोंगफेंग फैमिली है वो आप पर कभी भी एक्ट करने की हिम्मत नहीं दिखाएगी, ना ही इमोरली आप पर अटैक करेगी। जो ओल्ड डीन आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं कोई की। एमसी इस लेटर को देखकर काफी सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि मेरे फादर ने वाकई मेरे बारे में चिंता करने में लगे हुए थे कि यहाँ पर इतना सब कुछ अरेंजमेंट करके रखा गया है, इसमें कुछ ना कुछ तो डीप मीनिंग जरूर होगा। और कहते हुए कि हमें इसके बारे में पहले तैयारी करना चाहिए, और वापस से अपने घर पर पहुंच जाता है और अपनी फैमिली के पास आकर कहने लगता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। सभी इसको देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो उसकी मॉम काफी चिंता दिखाती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम अभी यहाँ पर क्यों आ रहे हो, तुम कहाँ पर जाने वाले हो, अब ये बताओ। तो एमसी बताने लगता है कि मदर मैं कांगलान अकेडमी में जाने वाला हूँ और ये सारी की सारी घटना मेरे फादर के द्वारा अरेंज किया गया था। तो वो काफी शौक होती है और पूछने लगती है कांगलान अकेडमी में, लेकिन क्यों? तो वो बताने लगता है कि आपने बिल्कुल सही सुना, मैं एक स्पेशल रीजन के लिए फादर ने मुझे शायद वहां पर जाने के लिए अरेंज किया होगा, तो अब मुझे वहां पर जाना तो होगा ही होगा। तभी ये जो वो पूछने लगता है कि बॉस आखिरकार आप यहाँ से कब जाने वाले हो? तो एमसी बताने लगता है कि अब जबकि जो एंट्रेंस डेट है वो काफी नजदीक आ चुकी है तो हमें कल ही निकलना पड़ेगा। तुम और याओ याओ तुम भी जाने के लिए मेरे साथ तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलोगे। तो याओ से पूछने लगते हैं जब तक मैं यंग मास्टर के साथ रह सकूं तो मैं याओ याओ यानी कि मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ, और वो दोनों एग्री हो जाते हैं। तभी उसकी मॉम उससे कहने लगती है कि त्यान आखिरकार तुम्हें कांगलान अकेडमी में इस बार जाना ही क्यों है, लेकिन तुम जा रहे हो तो तुम्हें अपना ख्याल अच्छे से रखना पड़ेगा। उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स भी आते हैं और उससे कहने लगता है कि मैं आपको मिस करूंगी ब्रदर, और एमसी में कहता है कि मैं भी आपको मिस करूंगा, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है मॉम, मैं आपसे मिलता रहूंगा और मैं अपना ख्याल रखूंगा, और तुम्हें भी अपनी मॉम की बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? उनकी बात मानोगे ना? और वो सभी के सभी लोग इस बात से एग्री हो जाते हैं, सभी बच्चे, और कहने लगते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम काफी ज्यादा ओबीडेंट है। खैर अब समय आ चुका है हमें जाने का, अब चलते हैं, बाय बाय। तभी सीन सेट होता है तियानलू सिटी में। नेक्स्ट डे यहाँ पर सभी लोग आपस में मिलकर घूमने में लगे हुए होते हैं और कह रहे होते हैं ये तो मानना तो पड़ेगा, ये वाकई में किंग तियानलू की टेरिटरी है, ये इतनी बुरी भी नहीं है। जो कांगलान अकेडमी ने वाकई में इतना बढ़िया जगह पर अपनी अकेडमी खोलकर रखी हुई है, ये इतनी बुरी भी नहीं है। तभी झो की नजर सीधे जाकर बड़े बड़े गुब्बारों पर जाती है और कहने लगता है कि जरा उधर तो देखो, ये कितना चीज है, कितना टेरिफाइंग है, कैसा रहेगा कि आखिरकार ये ब्लास्ट हो गए तो आखिरकार इन्हें कौन झेल सकता है। जब इस तरह कमेंट करता है ये बंदा तो ये लड़की भी काफी गुस्से में देखती है, उससे कहने लगती है कि देखो ठरकी फिर रहा है सड़क पे। एम क्योंकि इन सबसे फर्क नहीं पड़ता है और वो याओ को लेकर अंदर जाते हैं। उससे कहने लगता है कि यहाँ पर इतने क्लॉथ्स हैं वो काफी तक पीटी हैं, काफी सुंदर सुंदर कपड़े हैं, हमें जाकर तुम्हारे लिए खरीदने चाहिए, चलो हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं। याओ पूछती है कि यंग मास्टर आखिरकार हम लोग यहाँ पर सडनली कपड़े क्यों खरीदने में लगे हैं? तो वो बताता है कि अब हम बिग सिटी में आ चुके हैं तो तुम्हें भी कम से कम इस सिटी जैसा तो दिखना ही चाहिए और हमें भी यहाँ पर उन कपड़ों को पहनकर घूमना चाहिए। अब तो यहाँ पर जो भी चाहे वो खरीद सकते हो, जो भी तुम्हें पसंद है वो तुम ले लो। लेकिन याओ मना करती है कि मुझे यहाँ पर नहीं खरीदना ये सब चीजें, लेकिन एमसी मानता नहीं है और उससे क्या लगता है कि अगर तुम्हें ये चीज पसंद आ रही है तो तुम ले लो, अगर मैं चाहूँ ना तो पूरी की पूरी दुकान तुम्हारे लिए खरीद लूंगा, कैसा रहेगा? तभी शॉपकीपर आते हैं, उससे कहने लगता है कि बच्चे तुम्हें पता भी है कि ये कपड़े कितने ज्यादा प्राइसी है, कितने ज्यादा महंगे हैं, और तुम वाकई में इसे अगर लेना चाहते हो तो तुम क्या इसे ट्राई करना चाहोगे? और वैसे भी तुम्हारे जैसे औकात के हिसाब से पता चलता है कि तुम तो इसको खरीदने लायक भी नहीं हो कपड़ों को। तभी एक बंदा आता है और वो कहने लगता है कि बॉस यहाँ पर देखो तो तुम्हारी दुकान पर कितनी ज्यादा आउटफिट खरीदने के लिए सुंदर और ब्यूटीफुल लड़की आई है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस कपड़े का बिल मैं दे दूंगा। तभी शॉपकीपर कहने लगता है कि ओह तो मास्टर फेंग आपका स्वागत है इस दुकान पर। तभी एमडी तुरंत नोटिस कर लेता है और पहचान लेता है कि ये बंदा इसकी गर्लफ्रेंड पर यानी कि होने वाली वाइफ पर हिट करने के लिए आया है। अबे साले मारने वाला हिट नहीं, मतलब लाइन मारने के लिए आया, कहने का मतलब ये है। और ये देखकर इससे ये बात पसंद नहीं आती और कहने लगता है कि इसकी हिम्मत तो देखो कितनी बढ़ चुकी है, ये याओ की अटेंशन पाने के लिए कितना कुछ करने में लगा हुआ है। चलो अच्छा है, जरा देखो तो मैं तेरे साथ कैसे क्या क्या हालत करता हूँ। तभी हमारा एमसी उसके लिए कपड़े लेते हैं, उससे कहने लगता है कि जब कि कोई तुम्हारे लिए पेमेंट देने वाला है तो चलो हम लोग यहाँ पर इसे चूज कर लेते हैं। तब वो कहने लगती है कि यंग मास्टर ये देखने में तो काफी एक्सपेंसिव है। तो एमसी कहने लगता है कि आखिरकार उसमें डरने कौन सी वाली बात है, जो ग्रेट लॉर्ड है वो यहाँ पर तुम्हारे लिए पे करने वाले हैं। तभी वो बताने लगता है कि इस ड्रेस का जो कीमत है वो ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 8000 गोल्ड इसकी कीमत है मास्टर फैंग, क्या आप इसको लेना चाहेंगे? ये देखकर इसकी भाई फट जाती है, मुंह फटा का फटा रह जाता है और क्या लगता है कि 8000 गोल्ड। तभी एमसी क्या लगता है क्या क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो आपके जो ग्रेट लॉर्ड हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते? छह, बड़ा अमीर का चोरा बनना था।
ओ सॉरी गाइस, बाई मिस्टेक निकल गया, फ्लो में निकल गया यार, गाड़ी माफ कर देना। तभी मुझे देखकर काफी शौक होता है और उससे क्या लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी है मुझे इस तरीके से ह्यूमिलेट करने की, तुम्हें पता भी है कुत्ते की मैं कौन हूँ। तो एमसी कहने लगता है कि मैं यहाँ पर आपको ग्रेट लॉर्ड कहने में लगा हूँ और आप यहाँ पर मेरी इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं आपकी ह्यूमिलेशन कर रहा हूँ, बेइज्जती कर रहा हूँ। भाई ये तो गलत है ना। मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला कि अगर तुम कौन हो, अगर तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो पहली फुर्सत में चल निकल निकल, पहली फुर्सत में बेटा निकल। ये बात इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो अपने चेलों को बुलाता है और उसे हमारे एमसी को मारने के लिए उन्हें ऑर्डर दे देता है। लेकिन एमसी को भी काफी गुस्सा आता है, तो वो भी अपनी पावर्स का यूज करता है और एक बार सिर्फ और सिर्फ एक बार घूर कर देखता है और उसके सारे के सारे सोल्जर जमीन पर गिर जाते हैं खून निकलते हुए। और एमसी कहने लगता है कि ओह तो तुम मुझे मारना चाहते हो। तो वो अंदर डर जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरे नजदीक बिल्कुल भी मत आना, याद रखना। और एमसी एक जोरदार मुक्का मारता है उसके चेहरे पर और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी है मुझसे इस तरीके से बात करने की, और चल हट मेरे आंखों के सामने से, कभी दिख मत जाना मेरे आगे, नहीं तो मैं तेरे इतना मारूंगा कि तेरी सात पुश्ते भी ना पहचान पाएंगे। तो शॉपकीपर भी उसे देखकर शौक होते हैं, उससे कहने लगता है कि हे लड़के, तुम्हें पता भी है कि तुमने अभी भी ये क्या कर दिया है, तुम्हें पता भी है कि ये बंदा आखिरकार है कौन, ये यंगर ब्रदर है करंट टेम्परर का, डोंगफेंग होंग का। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि डोंगफेंग होंग का यंगर ब्रदर। तभी वो इसको इस तरीके से बिहेव करता है, शॉपकीपर देखता है तो काफी शौक होता है, उससे कहने लगता है क्या तुम्हें अभी भी डर नहीं लग रहा, ये काफी लेट हो चुका है। लेकिन एमसी काफी कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे इन बच्चों से, साले सबके सब चूजे हैं और कुछ ना। तभी यहाँ पर एमसी का चेला आता है और उससे कहने लगता है कि बॉस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और इसको निपटा कर आता हूँ। तभी हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम्हें अपने गार्ड को कभी डाउन नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो बाहर आकर देखता है तो वो चिल्लाते कहने लगता है कि अबे तेरी, जरा उस डॉग प्रिंस को तो देखो, वो तो अपनी दुम दबाकर यहाँ से भाग चुका और डिसअपीयर हो चुका है। तभी एमसी याओ के पास जाकर उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हे याओ तुम मेरे पास आओ, चलो हम लोग सबसे पहले से चेंज कर लेते हैं, तुम इस ड्रेस को पहनो। तभी शॉपकीपर उससे कहने लगता है कि जल्दी से जाओ और पिकअप करो, निकल लो पहली फुर्सत में, मैं परेशानी में नहीं घिरना चाहता यहाँ पर प्रिंस के आने तक। लेकिन इतनी सारी बेइज्जती सब चली जाती है जब हमारा एमसी एक गोल्ड से भरी हुई पोटली उसके चेहरे पर मारता है और कहने लगता है कि यहाँ पर 10,000 गोल्ड कॉइन्स है, अगर ये काफी नहीं होंगे तो तुम मुझे बता देना, मुझे लगता है कि ड्रेस खरीदने के लिए ये काफी होने चाहिए। तो एमसी कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, वो दुकान वाला कहता है उससे कि बहुत है बहुत है बहुत है, मुझे माफ कर देना आपको इस तरीके से परेशानी देने के लिए, चलो मैंने वाकई में इस यंग मास्टर को रिकॉग्नाइज करने में गलती कर दी थी। खैर वो सब छोड़ो, हमारा एमसी किस तरीके से याओ के लिए वो ड्रेस खरीदने में कामयाब रहता है और जैसे वो इसे याओ इस ड्रेस को पहनकर आती है तो कतई बवाल लगती है और उससे क्या लगता है कि यंग मास्टर मैंने अपने कपड़ों को बदल लिया है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। और जैसे सभी लोग उसे देखते हैं तो काफी शौक हो जाते हैं क्योंकि वो इतनी लगी बवाल रही थी। एमसी क्या लगता है कि तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, किसी फेरी की तरह लग रही हो जैसे कि किसी पेंटिंग से निकल कर आई है। और उसका चेला भी वही कहता है आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। शॉपकीपर कहने लगता है ये लिटिल गर्ल की अपीयरेंस वाकई में बहुत ज्यादा बवाल है, अगर तुमने पार्टिसिपेट कर लिया इस साल के 100 फ्लावर कंटेस्ट में तो तुम डेफिनेटली टॉप 3 में जरूर आओगी। तो वो सोच सुनकर काफी कंफ्यूज होती है, उससे पूछने लगती है कि जो 100 फ्लावर्स कंटेस्ट है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो वो बताने लगता है कि जो कंपटीशन है वो ब्यूटी पूरी की पूरी त्यालू सिटी में सबसे नंबर 1 ब्यूटी को ढूंढा जाता है और उसकी जो विनिंग प्राइस है 30,000 युआन है, गोल्ड प्राइस होगी, करेंसी बदल दी आई डोंट नो, बट जो और इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम्हें एम्परर के साथ खाना खाने का एक मौका भी मिलेगा। तो एमसी उससे कहने लगता है कि जो ब्यूटी कंपटीशन है हम इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, कम ऑन चलो हमें कंटिन्यू करना चाहिए अपने बिजनेस को। तभी वो कहने लगती है कि यंग मास्टर अब हमें भी चलना चाहिए। तो चेला उससे पूछता है कि हम बॉस अब कहाँ पर जाने वाले हैं। तो एमसी बताता है कि यहाँ पर एक ऐसी प्लेस है यहाँ पर हर एक मैन जाना चाहता है। तो या उससे पूछने लगता है कि यंग मास्टर क्या हमें इस वक्त कांगलान अकेडमी में रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो एमसी बताता है कि तो इसके बारे में तो अभी समय नहीं हुआ है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी अचानक से जुआ कुछ अजीब सी चीज को महसूस करता है और एमसी भी नोटिस करता है और उससे कहने लगता है क्या हुआ तुम्हें अचानक से। तो बताने लगता है कि मैंने अभी यहाँ पर एक बहुत ही भयानक किलिंग ऑरा को नियर बाय आसपास महसूस किया है और वो काफी स्ट्रांग था। तो एमसी कहने लगता है किलिंग ऑरा, क्या यहाँ पर जो डॉग प्रिंस है वो बदला लेने के लिए आ चुका है। तो जुआ से बताने लगता है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि जो किलिंग इंटेंट था वो पूरी तरह डिसअपॉइंट हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि आखिरकार वो किसकी तरफ एम कर रहा था, हमारी तरफ कर रहा था या फिर नहीं। तो एमसी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आ जाए अगर उसने हिम्मत भी की हमें परेशानी करने के लिए यानी कि मुझे ये क्योंटियान को, तो मैं डेफिनेटली उसको यहीं पर मार दूंगा। कम ऑन अब हमें यहाँ से चलना चाहिए हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। हमारा एमसी पहुंच जाता है बायोवा हाउस पर जो कि 4 ग्रेट ब्रूटल्स है स्टैनली सिटी में। यहाँ पर कहीं से अबे तेरी ये क्या है बे, अबे उल्टियां आ गई रे देख के। सभी लोग को इससे कह रहा होता है कि अगर से वाकई में बेये हाउस में इस तरह की लड़कियां बिलोंग करती हैं, छे मुझे यहाँ पर से जहाँ पर देखते देखते सिटी में 50 साल हो चुके हैं और यहाँ पर 50 साल के ऊपर की लड़कियों को बेचा यार, आई मीन शो किया जा रहा है। अगर कंपेयर करें नेक्स्ट हाउस के मुकाबले में तो उनकी तो भाई किसी एल्फ की तरह है, उन्हें वाटर एल्फ कहा जाता है और ये सभी के सभी कितनी अगली है। मैं इस जगह पर बिल्कुल भी कभी आना पसंद नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। और वो वहां से भाग जाते हैं। तभी हमारा एमसी उसके अंदर घुसता है और कहने लगता है कि जरा हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। यहाँ पर दूसरा वाला बंदा कहता है लेकिन कभी भी इस जैसी जगह में नहीं आया। तभी एमसी कहने लगता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग मैन हो तो तुम्हें डर क्यों लग रहा है। तो यहाँ उससे पूछ लगते कि यंग मास्टर आखिरकार इस जगह पर क्यों आए हो। तभी वहाँ की ओनर आती है, उससे कहने लगती है गेस्ट आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप इस तरफ आइए। और तभी हमारे एमसी के लिए वो चारों तरफ से लाइन लगवा देती है और उसको देखने के बाद तो हमारा एमसीबी का तो शौक हो जाता है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार ये जो डायनासोर पैराडाइज है जो यहाँ पर से कहाँ से आ गया, इतने सारे डायनासोर कहाँ से आ गए।
लेकिन इन डायनासोर को पता नहीं क्यों ये जुओ बहुत ज्यादा पसंद आता है। जुओ भी काफी खुश हो जाता है और इससे कहने लगता है कि वाओ दिस इज कितना ज्यादा अमेजिंग है, दिस इज अमेजिंग। लेकिन वो सब छोड़ो, वो हमारे एमसी की बात बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर मजे करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें अपने ब्रदर को बुला कर लेकर आया हूं। वो पूछने लगती है कि तुम कौन हो आखिरकार, तुम उसे जानते हो? तो एमसी बताने लगता है कि तुम्हें ये सब जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैं आखिरकार कौन हूँ। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं मीगीहो से आया हुआ हूँ। तभी वो कहने लगती है कि तुम्हें उन अपोनेंट के द्वारा भेजा गया होगा यहाँ पर परेशानी खड़ी करने के लिए। सही कहा, जाओ और इस बंदे को सबक सिखा कर आओ। और हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी जाओ उसके आगे आता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हमारा जो बाय हुआ हाउस है वो हमारे बाय हाउस में इस तरीके से परेशानी खड़ी करोगे तुम लोग? क्या तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से? तभी एक बंदा आता है और उन सभी को यहीं पर रोक लेता है। तो वो काफी शॉक हो जाते हैं और तभी पता चलता है कि वो उसके सामने घुटने टिकाकर कहने लगता है कि जो जियाओ यू है वो मास्टर के सामने अपना सर झुकाता है। तो एमसी कहने लगता है कि जियाओ यू, मैं यहाँ पर कुछ समय के लिए छोड़कर चला गया था घर को, मैं अपने घर को छोड़कर अकेडमी की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे रहने के लिए कुछ रूम्स अरेंज कर दो, मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। ये लड़की ये देखकर काफी शॉक होती है कि आखिरकार ये ओनर जी मास्टर क्यों बुला रहा है इसको। तो एमसी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार जो सिचुएशन है बैहे हुआ हाउस की वो करंटली में क्या चल रही है, आखिरकार कोई भी अप्लाई क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए, मेन हाउस क्यों नहीं हो रहा, क्या यहाँ पर कुछ गलत चल रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? तो वो उसे बताता है कि यहाँ पर हमें हॉन्गमैन हाउस की तरफ ब्लॉक कर लिया जा चुका है बाईयान और जो चुनफेंग का हाउस के सभी से ग्रुप्स है ना, उनके कारण जो गर्ल्स है उनके हमारे यहाँ की सभी के सभी यहाँ से भगा दी जा चुकी हैं। और बात करें हमारे बारे में तो हाँ, कम से कम आधे महीने पहले की बात है, जो यंग गर्ल्स थी वो सडनली अचानक से बीमार पड़ गई और कस्टमर्स को रिसीव नहीं कर पा रही हैं, पता नहीं किस तरीके की बीमारी या डिजीज है। तभी वो पूछता है हमारा एमसी किस तरीके की है, तो वो बताता है कि ये विलो फ्लावर डिजीज है। इसको देखकर एमसी शॉक होता है, उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये इस तरह की बीमारी इनके लगी तो लगी कैसे। तो वो भी शॉक होता है और बताने लगता है कि मुझे इस बात का सस्पेक्ट है कि जो हॉन्गमैंग हाउस है, बेयन हाउस है और चुनफेंग हाउस है, उन तीनों ने मिलकर हमारे साथ कुछ ना कुछ कांड किया है। तो एमसी उससे बोलता है कि जियागुई, तुम जाओ और मेरे को दिखा कर लाओ कि आखिरकार वो लड़कियां कहाँ पर है, मैं भी देखना चाहता हूँ, मेरे पास एक मेडिसिन है शायद वो काम आ जाए। तो वो बोलने लगता है कि ठीक है आप मेरे साथ चलिए। तभी याओ उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर ये काफी खतरनाक विलो फ्लावर डिजीज है, आपको इन्हें टच नहीं करना चाहिए, ये काफी डेंजरस है। तभी जहू भी बोलने लगता है कि बॉस क्या आप वाकई में वहां पर जाना चाहते हो? हमारा एमसी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उनको बीमारी को देखने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। तो वो उससे पूछता है कि मास्टर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जब वो देखते हैं कि इतने ज्यादा लोग यहाँ पर बीमार पड़े हैं तो काफी शौक हो जाते हैं और उससे लगता है कि डैम इट, ये लोग वाकई में कितने ज्यादा क्रूल हैं। तो वो ओनर बताता है कि मैंने सभी के सभी डॉक्टर्स को दिखा दिया लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, वे पूरी तरीके से हेल्पलेस है। मास्टर क्या तुम वाकई में क्योर कर सकते हो? लेकिन हमारा एमसी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, तुरंत अपने सिस्टम को बुलाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे एक ऐसी एलेक्सरी ढूंढकर निकाल के लेकर आओ मेरे सिस्टम स्पेस से जिससे कि विलो फ्लावर डिसीज का इलाज हो सके। तभी सिस्टम बाहर निकलती है और एक लाल डब्बा लेकर आकर कहने लगती है कि मैं आ गई, रुक जाओ रुक जाओ। तभी सिस्टम स्पेस से हमारा एमसी एक बॉक्स निकालता है और उसे देते हुए कहने लगता है कि जी जाओ और इस पिल को लिक्विड में मिलाकर एक एक बाउल सभी हर एक बंदे को पिला दो। ये सुनकर वो काफी शौक होता है, उससे पूछने लगता है कि ये वाकई में काम करेगा। और अगले ही पल जैसे ही सभी लोगों को वो बाउल से उस मेडिसिन को पिलाया जाता है तो उनकी बॉडी में एक बहुत ही अजीब तरीके की रिएक्शन होती है। सभी के सभी लोग अपनी बॉडी की ये कंडीशन देखकर काफी घबरा जाते हैं और शॉक हो जाते हैं और काफी खुश भी, क्योंकि उनकी जो बीमारी है वो अचानक से पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है। और सिर्फ ठीक ही नहीं होती बल्कि वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे होते हैं पहले से ज्यादा। ये सुनकर ये भी काफी शौक होता है और पूछने लगता है कि मास्टर जो एलेक्सरी आपने दी है वो वाकई में इफेक्टिव है, काफी पावरफुल मानना तो पड़ेगा। और सभी की सभी लड़कियां ठीक हो जाती हैं, एक भी ऐसी नहीं है जो बीमार पड़ी हुई हो। और सभी के सभी लोग एमसी का ध्यान धन्यवाद देने लगते हैं। और एमसी उससे पूछने लगता है कि यार ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ जाएगी कि आखिरकार वो तीनों की तीनों जो फैमिली है, आई मीन जो तीनों की तीनों हाउसेज है, वो हमें इस तरीके से परेशानी क्यों दे रहे हैं? तो वो बताता है कि ये शायद इसलिए होगा क्योंकि जो 100 फ्लावर कंटेस्ट है वो 2 दिन बाद यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि जो प्रीवियस 2 कंपटीशन है उन्हें भाई जो बायो यानी कि हमारा हाउस है उनमें से चैंपियन निकल कर आ रहे थे, इसलिए जो बायो हाउस कंटिन्यूस कर रहा था अगर वो चैंपियनशिप इस साल भी जीत जाता है तो उनका जो बिजनेस है वो डेफिनेटली उन्हें काफी नुकसान होगा। और वो तीनों की तीनों मिलकर एक साथ प्लान कर रहे हैं, जिसको देखकर एमसी समझ जाता है अगर उन्होंने वाकई में टीम अप कर लिया है हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो उससे पूछने लगता है कि यहाँ पर वुमेन्स के बारे में क्या है, वो सभी की सभी मर गई हैं क्या? तभी बाहर से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है कि भाई क्या हो गया यहाँ पे। तब पूछने लगता है हमारा एमसी कि क्या हो गया यहाँ पर, देख के तो आओ बाहर, यहाँ पर इतना शोर की मचने में लगा हुआ है, लगता है कोई परेशानी खड़ी करने के लिए आया है। तभी कुछ नमूने आते हैं और वो उससे एक बंदा कहने लगता है कि ये बाया हुआ हाउस नहीं है, तो जो 4 फेमस बिल्डिंग्स है उन सभी सभी ब्रूथल्स में ये देखने में इतनी गोस्ट बिल्डिंग जैसी क्यों लगने में लगी हुई है, जाओ और अपनी लेडीज को यहाँ पर लेकर आ जाओ, मैं सभी के सभी 16 के साथ एक साथ रहना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ। तभी कुछ गार्ड्स आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम सभी के लिए सभी गाइस, अगर तुम वाकई में यहाँ पर बाया हाउस में मजे करना चाहते हो तो हम तुम्हें स्वागत करते हैं, लेकिन परेशानी खड़ी करने के लिए अगर आए हो तो तुम हमें ब्लेम मत करना कि हम तुम्हें किसी गैस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तभी उनका एक बंदा आता है, उससे क्या लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं सारी की सारी जो वुमेन्स है बाया हाउस की वो मारी गई हैं क्या? अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ मेल्स बचे हुए हैं सर्वेंट पिकअप करने के लिए गेस्ट के, और वो उस बंदे का कंधा तोड़ देते हैं। और दूसरा बंदा कहने लगता है कि लड़की को बाहर लेकर आओ। तभी यंग मास्टर जब दिखने वाला ये चौमू बंदा और उसके साथ एक चौमी आई हुई होती है, तभी चौमू कहने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ उस लड़की को बाया हाउस के, वो आखिरकार कैसी है, मैं भी तो देखूं आखिरकार इस कंटेस्ट में उन्हें स्लॉट कैसे मिला। और वो भी काफी खुश होती है। तभी एमसी की टीम बाहर आती है और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर वाकई में किसी को
कंपनी करने के लिए ढूंढना चाहते हो, मैं आ रहा हूँ। तभी यहाँ पर उसे देखकर टकले काफी खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि वाह, इसकी कितनी ब्यूटीफुल गर्ल है। जो इनके साथ जो चौमी आई हुई होती है, वो चौमी भी काफी शौक होती है हमारे एमसी की वाइफ को देखकर और कहने लगती है कि आखिरकार भाई वो हाउस में इस तरह की ब्यूटी कब से आ गई, क्या हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत हो चुकी है। तभी वो टकलू आकर हमारी एमसी की वाइफ को छेड़ता है और उससे कहने लगता है कि मैं इस वाइफ यानी कि इस गर्ल के साथ ब्यूटी के साथ रहना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ। ये बात हमारे एमसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो इसके पेट पर एक जोरदार लात मारते हैं और कहने लगता है कि गेट आउट, निकल पाली फुसौदा मेरे घर से, साढ़े यही तेरी बोटी बोटी खिला करके कुत्तों खिला दूंगा। जिस बात को टकलू को पसंद नहीं आती और वो काफी गुस्से में चिल्लाता है और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी मेरे ब्रदर पर अटैक करने की, अब तुम्हें मरना होगा मेरे हाथों से। लेकिन हमारा एमसी एक ही झटके में उसके अटैक को रोकने में कामयाब रहता है, जिससे उसका साथी यानी कि उसका चेला भी काफी खुश होता है। तभी सभी लोग काफी शौक हो जाते हैं, डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम आखिरकार कौन हो और हमारे सबॉर्डिनेट को इस तरीके से वाइब्रेट क्यों कर दिया तुमने। तभी हमारा एमसी कहता है कि अबे बाप बोल बाप, तेरा बाप आया यहाँ पे। लेकिन ये बात इसे बंदे को पसंद नहीं आती, तो वो एमसी पर अटैक कर पड़ता है और कहने लगता है कि तू मरना चाहता है मेरे हाथों से। लेकिन एमसी भी कहाँ हार मानने वाला है, वो भी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सिर्फ एक जोरदार घूर कर देखता है और उस बंदे की हालत खराब हो जाती है और वो काफी शौक होती है। उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या चीज है, मुझ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे माइंड पर कोई अटैक करने में लगा हुआ है। और इतना सब पता लगने के बाद वो तुरंत उल्टियां करना चालू कर देता है। जब ये सारी की सारी घटना देखती है कि ये लड़की, ये चौमी, कि यहाँ पे जो चौमू है, इसके चौमू के जो चेले हैं वो सब मारे जा चुके हैं, तो वो काफी घबरा जाती है और कहने लगती है कि यहाँ तक कि स्कॉलर है वो भी हारा जा चुका है, हमें मुझे जहाँ से जान बचाकर भागना होगा। तभी यहाँ पर जो उसे रोकती है उससे कहने लगता है कि मेरे बॉस ने तुम्हें जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी है। तभी वो कहने लगता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरीके से मुझे ट्रीट करने की, तुम मुझे अभी के अभी यहाँ से जाने दो। और वो यहाँ पर फुल्ली अपने वेपन्स का इस्तेमाल कर रही होती है। डोइंग डोइंग ऐसा साउंड आ रहा है, लेकिन ये बात इस युवा को पसंद नहीं आती और वो एक कनपट्टी में जोर से बजाता है, सॉरी कनपट्टी में नहीं, हाँ यार कनपट्टी में बजाता है और उससे क्या लगता है कि तू बिच कहीं की, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे ब्रदर को इस तरह से डिसरेस्पेक्ट करने की, साड़ी तेरे को तो अभी बताता हूँ, रुक। तब बारी आती है इंटरोगेशन की। तभी हमारा एमसी पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा, तो वो बताने लगती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तो बस एक यहाँ पर उस कंपटीशन की कंटेस्टेंट हूँ। तो एमसी उसके सर पर पैर रखता है और कुचलता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। लेकिन वो चौमू वापस से जिंदा होकर, वापस से ठीक से खड़े होकर अटैक करता है एमसी पर और कहने लगता है कि तुम एरोगेंट, तू मरना चाहता है मेरे हाथों से। तभी हमारा एमसी उसको फिर से मारता है और कहने लगता है कि डैम इट, तुम चुपके से अटैक कर रहे हो मुझ पर। लेकिन वो बंदा इतनी मार खाने के बाद भी खुश होते हुए कहने लगता है कि तुमने वाकई में, जाने की मुझे पता है, मेरे जो हेवनली डेस्परेट सैनिटी पाउडर है मैंने तुमसे उसे हिट किया है, अब यहाँ पर कोई भी इसका क्योर नहीं है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसको देखकर सभी शौक हो जाते हैं। एमसी की हालत खराब होने लगती है तो पूछने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं आता कि जो एम्परर स्टेज कल्टीवेटर है वो भी इसके अगेंस्ट में, हेवनली डेस्परेट सैनिटी पाउडर के अगेंस्ट में काम नहीं कर सकता। बॉस अब हमें क्या करना चाहिए। जैसे ही हमारे एमसी को जो पाउडर का इफेक्ट होता है तो उसकी विटलिटी तेजी से डाउन होने लगती है। तो हमारा एमसी काफी शौक होता है, उससे कहने लगता है कि मैं एक्सीडेंटली इस अटैक से अफेक्ट हो चुका हूँ, शिट अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी हमारे एमसी की बॉडी के अंदर जो कल्ड्रन देखा था आपने फर्स्ट एपिसोड में, वो कल्ड्रन एक्टिवेट हो जाता है फर्स्ट में या सेकंड में, वो तो आपको पता चलेगा देखकर। और वो कल्ड्रन शायद फर्स्ट में ही होगा, मे बी, मुझे याद नहीं है। बट वो एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर जितने भी इस पॉइजन का कोई भी कोड नहीं मिलता है तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। तो एक्टिवेट कल्ड्रन सभी के सभी पॉइजन को एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है उसकी बॉडी में। इसको देखकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। जब सारा का सारा पॉइजन उसकी बॉडी में चला जाता है तो वो सोचता है क्या इसने सारा का सारा पॉइजन ऑब्जॉर्व कर लिया है, लेकिन क्यों। और पॉइजन को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका कल्ड्रन जोर से चमकने लगता है और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उसने पूरी की पूरी पॉइजन इफेक्ट को विटलिटी इफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया और उसकी जो बात फुल्ली की फुल्ली विटलिटी 100 पर पहुंच जाती है, 100 मिलियंस पर। जिसे देखकर वो काफी शॉक होते हैं, उससे कहने लगता है कि रियली में जो मेरी ब्लड लाइन थी क्लास 1 की, वो इस तरीके से एक्टिवेट हो गई। क्या ये वाकई में पॉइजन को एब्जॉर्ब कर सकता है और मेरी ब्लड को इंक्रीज कर सकता है। क्या ये मेरे लिए चीटिंग जैसी बात नहीं हो जाएगी। और एमसी ठीक होने के बाद उस पर अटैक करता है, उससे पूछने लगता है कि हेवनली डेस्परेट सैनिटी तुमने इस पाउडर का मुझ पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया है, तो मानना पड़ेगा तुम वाकई में बड़े चालाक बंदे हो। लेकिन जब इसे पता चलता है कि हमारे एमसी पर पाउडर अटैक नहीं कर रहा है तो वो काफी शॉक होते हैं। उससे पूछता है कि आखिरकार ये जो पॉइजन है उससे तुम ठीक कैसे हो गए, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और तभी वो भी यही कहता है कि बॉस तुम तो काफी अमेजिंग हो, मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारा एमसी उसकी इंटरोगेशन करता है पीटते हुए और उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में बहुत डिसअपॉइंटेड हो कि तुम्हारा पॉइजन मेरी तरफ काम नहीं किया है। यहाँ पर कोई ना कोई तो इसने किसने किसने साजिश रची होगी इस बंदे को भेजने के लिए और मुझे मारने के लिए, ताकि वो हम दोनों के बीच में कुछ कांड कर सके और इसका फायदा उठा सके कोई ना कोई बंदा। दूसरी तरफ इसका क्वेश्चन सुनता है ये बंदा, ये चोमू, तो उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी एंटीडोट नहीं है इस हेवनली डेस्परेट सैनिटी का, तो आखिरकार तुम इससे निपट कैसे गए। तो एमसी से बताता है क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो कि हेवनली डेस्परेट सैनिटी पाउडर का जिस तुम्हें ये किस पर्सन ने दिया था ये जहर, शायद वो तुम्हारा किसी बेड की तरह यूज करने में लगा हुआ है। ये बात सुनकर वो शौक होते है, उससे पूछ लगता है कि ये रॉयल फैमिली है, वो कभी मुझे झूठ नहीं बोलेगी। तभी हमारा एमसी को पता चलता है कि सारा कांड रॉयल फैमिली के द्वारा किया गया है और वो काफी शौक होता है स्कॉलर और उससे कहने लगता है कि शिट तुमने मेरे मुंह से सच्चाई निकलवा ली है, तो अब तुम यहाँ पर जिंदा बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और हमारे एमसी पर वापस से अटैक करता है, लेकिन एमसी भी हार नहीं मानता और अपनी मेंटल टेक्निक का इस्तेमाल कर उसको वहीं पर मार देता है। और एमसी फिर से पूछता है क्या तुम वही बंदे हो जिसने सारा का सारा जो पॉइजन है वो बाई हुआ हाउस की सभी के सभी लड़कियों को दिया था। लेकिन ये बंदा बताने के लिए तैयार नहीं होता और कहने लगता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में क्यों बताऊं। लेकिन हमारा एमसी मानता नहीं है और उसकी गर्दन पर पैर रखते हुए कहने लगता है क्या तुम कहोगे या मैं तुम्हें कहने के लिए और ज्यादा मजबूर करूंगा। तभी वो कहने लगता है कि ठीक है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और बताने लगता है कि सारा का सारा जो आइडिया था वो मिस जांग का था, जो कि सभी के
सभी लोगों में मदद करने में लगे हुए थे। उन्होंने मेरी मदद की थी 1 महीने पहले। अब तुम मुझे यहाँ से जाने दो। मेरे जो फादर है वो एक ताइफी है। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे मारने की? तुम कभी कल सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो एमसी पूछने लगता है कि आखिरकार ये ताइफी कौन है। तभी एक सर्वेंट आकर बताने लगता है ये ताइफी यहाँ पर फर्स्ट टीचर है करंट प्रिंस का, और उसकी जो डॉटर है वो फर्स्ट क्लास इंस्ट्रक्टर है कांगलान अकेडमी की, और जो जिन फैमिली है वो फर्स्ट क्लास नोबल फैमिली है। इस पर्सन का जो नेम है वो जिन त्यान यू है, और ये कांगलान अकेडमी का एक डिसिपल है। ये बात सुनकर ये काफी खुश नजर आता है, लेकिन एमसी को फर्क नहीं पड़ता और कहता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि ये बंदा कौन है। अगर मेरी वुमन को इस तरीके से कोई बंदा ऑफेंड करेगा तो वो बंदा कभी भी जिंदा नहीं लौट सकता, उसे तो पक्का मरना ही पड़ेगा। और एक ही झटके में उसको निपटा देता है। और उस लड़की से पूछने लगता है कि तुम उस बास्टर्ड जांग की सर्वेंट हो क्या? तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था? क्या वो वाकई में कोई रियल रॉयल फॉर्म ली थी? वो बंदी काफी घबरा जाती है, एमसी के सामने घुटनों के बल टिक जाती है और उससे क्या लगती है कि मेरी बस किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी। मैंने उस बंदे से पॉइजन के बारे में मेरे को बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता कि वो आखिरकार जो भी कह रहा है किसने इसे सब कांड करने के लिए कहा था, और मुझे साफ साफ पता कि ये बंदा कैपिटल से तो बिल्कुल ही बिलोंग नहीं करता है। और उसके पास पता चलता है कि काफी फॉरेन ऑरा महसूस होता है मुझे, और मैं काफी ज्यादा ऑब्सेस हो गई थी उस कंटेस्ट को लेकर, और मैं जीतना चाहती थी इस कंटेस्ट को इस ईयर में। सो मैंने उसको पॉइजन करने के बारे में सोच लिया। तभी एमसी को पता चलता है कि बाहर का बंदा है। तभी एमसी कहने लगता है सभी सर्वेंट को बुलाकर, और कहने लगता है कि इस सर्वेंट जांग को बैक यार्ड में जाकर घसीट कर ले जाओ। और वो सभी इस बात से एग्री भी हो जाते हैं, और घसीट कर इस लड़की को यहाँ से ले जाया जाता है। और वो काफी घबराते और रो रही होती है। अब हमारा एमसी कहानी को पता चलता है उसे, तो वो थोड़ा सोचता है और कहने लगता है कि अब जबकि जो 2 एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर आने वाले हैं, पहली तो जो डोंगफेंग फैमिली है वो मुझे मारना चाहती है, और जो दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ का जो स्ट्रगल है ना, आखिरकार यहाँ पर कौन सा हिडन स्ट्रगल हो सकता है? क्या जो बाउंटी है टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ गोल्ड कॉइन्स की, वो वाकई में मुझे मारने के लिए रखी गई है? अगर ये बंदा वाकई में एक आउटसाइडर है तो ये काफी ज्यादा इररिलेवेंट है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी आती है याओ और उससे शर्माते हुए कहने लगती है कि इन एडिशन सिर्फ और सिर्फ इस बोनसेस के अलावा जो शॉप ओनर है उन्होंने हमसे ये भी कहा कि ये चैंपियन है, उसे एम्पर के साथ खाना खाने का मौका भी मिलेगा। ये बात सुनकर वो काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि ओहो, एम्पर के साथ खाना खाना कैसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई यहाँ पर डोंगफेंग होंग के साथ डील करना चाहता है, निपटना चाहता है, उसे मारना चाहता है? ये तो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर बात करें इसके बारे में तो आखिरकार मैं इस हेवली डेस्परेट सैनिटी पाउडर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता डोंगफेंग? अगर वो वाकई में किसी ने डोंगफेंग फैमिली से मुझे मारने के लिए इस पाउडर का इस्तेमाल किया है तो सीधे शब्दों में कहा जाए कि मेरी जो मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन बेस है उससे उस हिसाब से तो उन्हें इतना हाई ग्रेड का पॉइजन इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं थी। तभी हमारे एमसी का चेला पीछे से हमारे एमसी को बुलाता है, काफी उदास लग रहा है। तो एमसी उससे पूछता है क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो? तो वो बताने लगता है कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो इसी हेवली डेस्परेट सैनिटी पाउडर के कारण मारे गए थे। तो एमसी को ये बात समझ में आती है और कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना कि मैं वाकई में तुम्हारे लिए अच्छी तरीके से कंसर्न तो नहीं बिहेव कर सकता। लेकिन वो काफी गुस्से में होते हुए वापस जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर एक ही ऐसा बंदा है जो कि रिफाइन कर सकता है इस तरह की पॉइजन को। मैं भी जाकर उससे पूछता हूँ कि आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है। और वो तभी हमारा एमसी से रोकता है और उसे बताने लगता है कि तुम्हें इतना इंपल्सिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंपीरियल पैलेस है वो काफी ज्यादा लार्ज एरिया है, एम्पायर के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और ये काफी डेंजरस हो सकता है ब्रेक थ्रू करने के लिए। अगर तुम अपनी करंट कल्टीवेशन के हिसाब से जाते हो तो हम दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। तभी वो क्या लगता है कोई दूसरा तरीका? तो एमसी उसे बताता है कि हम पार्टिसिपेट करते हैं अगर 100 फ्लावर कंटेस्ट में, और अगर तुम उस चैंपियन को जीत जाते हो चैंपियनशिप को, तुम ऑटोमेटिकली एंटर कर सकते हो उस पैलेस में। ये बात सुनकर वो भी एग्री होता है। लेकिन सर्वेंट आती है और उससे कहने लगती है कि मास्टर हमारी यंग गर्ल्स अभी बाई हुआ की पूरी अभी अभी तो रिकवर हुई है, इनकी जो सिकनेस है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई और काफी कमजोर है, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकती इस कंपटीशन में। तो एमसी कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास दूसरा मौका है, दूसरा चॉइस है। तो वो पूछते हैं कि किस बारे में बात कर रहे हो। तभी हमारा एमसी याओ को बुलाता है, उसका हाथ पकड़ता है, उससे पूछ लगता है कि याओ मैं तुम पर काउंट करता हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। याओ काफी शॉक हो जाती है। तभी नेक्स्ट सीन मेन पैलेस गेट कर वॉच टावर पर दिखाया जाता है, यी यांग पीक पर, जहाँ पर कोई कैलकुलेट करते हुए कह रहा होता है डाओलिंग डार्लिंग आखिरकार तुम इस डिजास्टर से किस तरीके से सर्वाइव करोगे। और एक रिपोर्ट कर देता है बंदा और कहने लगता है कि मैं एम्पर को रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि जो ये किंग टॉन है वो सिटी में एंटर कर चुका है और हेवली डेस्परेट सैनिटी पाउडर है वो उसे मारने में नाकामयाब रहा। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है एम्पर, और उससे कहने लगता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, यहाँ तक कि जो हेवली डेस्परेट सैनिटी पाउडर है वो भी फेल हो गया। और तभी दूसरा बंदा कहने लगता है एम्पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा जो रियल टारगेट है वो जांग दावलिंग है, बिना जांग दावलिंग के। और जबकि ये किंगतियान के साढ़े कर वो गार्ड नहीं करेगा, सुरक्षा नहीं करेगा, तो ये किंगतियान एक कचरा है मार्शल आर्टिस्ट में और उसे कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहने वाला। और एम्पर इस बात को सुनकर काफी खुश होता है और उससे कहता है कि एल्डर जाओ बिल्कुल सही कहने में लगे हुए हैं। और तभी हमारा एमसी याओ की एक ऐसी ड्रेस बनाता है जो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है, और उससे कहने लगता है कि अब तुमने ये तुम्हारी अटायर पहनी हुई है, याओ डेफिनेटली इस कंटेस्टेंट को विन कर आएगी, जीत कर आएगी। तभी याओ कहने लगती है कि जब तक यंग मास्टर मुझे पसंद करते हैं तो मैं उस हर बात में खुश हूँ। तभी एक बंदी आती है वर्कर, और उससे कहने लगती है कि मास्टर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, जो जांग दावलंग है वो जानबूझकर पैलेस में अकेले घुस पड़ा है अटैक करने के लिए। जब भी ये बात एमजी को पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाता है और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि इस बंदे को देखो कितना रेकलेस है, यहाँ पर अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा मेरा, मुझे उसे अभी जाकर ढूंढना पड़ेगा। तभी या उसे पूछ लगते हैं कि जंग मास्टर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तभी दूसरी तरफ हमें इसे दिखाया जाता है जांग दावलन को, जो कि उस एम्पर पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और पहुंच जाता है उस पैलेस पर, और कहने लगता है कि बॉस मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ पर आज जाना ही होगा उस पुलिस में और पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार
किसने उस हेवनली डेस्परेट सैनिटी पाउडर को बनाया था और मैं इस तरीके से अपने पेरेंट्स की मौत का बदला जरूर ले सकता हूँ। और वो इस वक्त काफी तक गुस्से में भी नजर आ रहा होता है, लेकिन जैसे वो इस पैलेस में घुसने की तरीके से कोशिश करता है तो उसके सामने एक अजीब तरीके का बैरियर आ जाता है और इस बैरियर को ये क्रॉस करने में नाकामयाब रहता है और उससे टकरा कर सीधे जाकर जमीन पर गिरता है और पता चलता है कि इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और उसके शरीर से और मुंह से खून निकल पड़ता है। उसे काफी ज्यादा चोट भी लग पड़ी होती है। अब जब ये सामने देखता है अपनी आंखें खोलकर तो पता चलता है ये तो एम्परर प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है और काफी ज्यादा इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है इसकी, मानना तो पड़ेगा। अब जबकि इसे चोट लग चुकी है तो इसको काफी ज्यादा खून निकल पड़ता है और कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा बुरी खबर है। अगर मैंने अभी बस इसे टच किया है और इसकी राइटिंग के पार्ट को फॉर्मेशन को और मैं इमीडिएटली नीचे आकर गिर चुका हूं और मेरा कल्टीवेशन बेस 7th स्टेज गॉड वॉर रियलमी से कंप्लीटली सरपैच कर दिया जा चुका है। लेकिन फिर भी मुझे इन सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो ओल्ड मास्टर है उन्होंने कहा था कि हर फॉर्मेशन का एक लूप होल होता है और मुझे उसका पता लगाना पड़ेगा और एक ऐसी पावर जो कि हेवन को भी शेटर कर सके मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। और तभी वो तुरंत जाकर उस पर अटैक कर पड़ता है उस बैरियर पर। लेकिन वो बैरियर इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि वो रिवर्स फोर्स के साथ उस बंदे को दूर आकर उठाकर फेंक देती है, जिससे कि वो एक जमीन पर जाकर गिरता है। उसे काफी चोट भी लग पड़ी है और तभी एक इल्यूजन में जाकर चला जाता है और सोचने लगता है कि मैं यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स का भी बदला नहीं ले सकता, मेरे पर लालत है मेरी जिंदगी पर, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करने वाला, कुछ भी हो जाए। तभी ऊपर से सब कुछ कोई देख रहा होता है और कह रहा होता है कि अब समय आ चुका है, अब जाओ और इस बंदे को पकड़ कर लेकर आओ। तभी कुछ सोल्जर्स उसकी तरफ बढ़ पड़ते हैं और सभी के सभी टकले क्यों हैं आई डोंट नो, बट जो भी है तभी उनकी फाइट स्टार्ट होती है और वो समझ जाता है कि उनकी तरफ कोई एम्बुश कर बैठा हुआ है। उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो, तो वो बताते हैं कि जो वो लोग मरने वाले हैं उन्हें हमारे बारे में जानकर कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी भी कहाँ इतनी आसानी से हार मान लेगा, वो एक ही झटके में उन सभी के सभी सोल्जर्स को वहीं पर हराकर पटक देता है। तभी जो ब्लैक हुडी वाला बंदा उससे क्या लगता है कि जैसे कि मैंने उम्मीद की थी जांग दाओलिंग से, वो एक नंबर 1 जीनियस है इस वर्ल्ड का, यहाँ तक कि इसका कल्टीवेशन बेस को सप्रेस कर लिया जा चुका है, वो ही वॉर गॉड स्टेज 3 पर, लेकिन ये अभी भी इतना पावरफुल है। लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरी खबर है, आज तुम पक्का मारा जाओगे मेरे हाथों से। तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो बताता है क्या तुम वाकई में जानना चाहते हो कि मैं आखिरकार कौन हूँ, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने पेरेंट्स से जाकर इसके बारे में पूछो। तो अब उसे काफी गुस्सा आती है, तो वो उससे कहने लगता है क्या तुम वही बंदे हो जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा था, जिससे कि इसे भी काफी गुस्सा आती है और दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं तुमसे कहा ना कि तुम अब भाड़ में जाओ और जहन में जाओ और अपने पैदर पेरेंट्स से जाकर उधर से पूछो। लेकिन जाओ दालिंग हार मानने के लिए तैयार नहीं है और कहने लगता है कि डैमेट मैं डेफिनेटली इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा और पता लगा लूंगा कि किसने आकर मेरे पेरेंट्स को मारा। तो बंदा कहने लगता है कि तुमने इतने ज्यादा कल्टीवेट करने में कामयाब रहे, वो भी ब्लेज सन टू सन भाई कोई को, वो भी स्टेज 20 तक, ये वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है। जो एल्डर टियान बेईवू है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे काफी समय जीयू के अंदर, तुम्हें मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा बढ़ती अपोनेंट है मुझसे फाइट करने के लिए और स्वॉर्ड टेक्निक से उस पर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगता है, जिसको देखकर ये काफी शॉक हो जाता है। और तभी वो जो स्वॉर्ड अटैक होता है वो सीधे जाकर जांग दाओलिंग के सीने पर लगने लगता है, जिससे कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो एम्पर लेवल का जो कल्टीवेटर बंदा यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है। तभी बंदा अपना चेहरा दिखाते हुए कहने लगता है कि अब तुम शांति से मर सकते हो। तभी उससे बोलता है कि जिससे पहले कि मैं मर जाऊं तो मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो, तो वो कहता है नहीं बता सकता। वो पूछता है क्या तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा, वो बताता है नहीं। तो वो पूछता है कि यहाँ पर कोई और तुम्हारे पीछे है, तो बताने लगता है कि तुम वाकई में बहुत बकवास पूछते हो, आखिरकार तुम मर क्यों नहीं जाते जल्द से जल्द, क्या तुम यहाँ पर थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हो, ऐसा वो बंदा कहता है रोकने के लिए उसे टाइम निकालने की कोशिश करता है, जिसको देखकर वो शौक होता है और उससे पूछ लगता है कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं बस यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा हूँ, वो मेरा बॉस है, वो डेफिनेटली मुझे मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। तो इसको देखकर वो खुश हो जाता है और उससे क्या लगता है कि वो एक फर्स्ट एडेड मार्शल आर्ट्स बेस्ट छे, तो मैं वाकई में लगता है कि वो मरने के लिए यहाँ पर आएगा। तभी आसमान में एक अजीब तरीके की रोशनी चमकती है और उसमें से एक पोर्टल में से एक डॉगी बाहर निकलता है उस पोर्टल को खोलकर, और उसके पीछे है। इस बात का इसे कोई भी अंदाजा नहीं है और जैसे ही वो इस जांग दाओमिंग को मारने वाला होता है तभी आकर वो डॉगी उसकी स्वॉर्ड को वहीं पर काट देता है, जिसको देखकर वो शौक होता है, उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी वो बताने लगता है वो डॉगी जांग दाओलिंग, मास्टर ने मुझे यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा हुआ है। ये देखकर वो शौक हो जाता है और कहने लगता है कि बॉस कौन है बे। जब इनके बीच में घमासान युद्ध चल ही रहा होता है तभी हमारा एमसी भी अपनी टीम यानी कि याओ को लेकर पहुंच जाता है, जिसको देखकर वो काफी खुश होते हैं, कहने लगता है कि बॉस फाइनली तुम यहाँ पर आ चुके हो, ये तो काफी ग्रेट बात है। तभी इसे देखकर वो काफी खुश होते हैं, कहने लगता है कि ये किंग तुम कचड़े कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे सामने इस तरीके से अपेयर होने की। अब तुम देखो अब मैं तुम्हारा क्या हालत करता हूँ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा अपने प्रेशर से इस पूरी की पूरी किंगडम को और इस रॉयल फैमिली की मदद करूंगा तुम्हारा छुटकारा पाने के लिए। लेकिन हमारा एमसी तो कोई एक्सप्रेशन दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है और क्या लगता है कि ओह ऐसी बात है क्या। जब इसके प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे एमसी को, तो वो काफी शौक होते हैं, पूछने लगता है कि तुम मेरे प्रेशर को कैसे इग्नोर कर रहे हो। तो वो काफी खुश होते हैं पीछे और कहने लगते हैं कि जैसे कि हमने उम्मीद की थी अपने बॉस से, ये वाकई में इसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले हैं इसके चेहरे पर एम्परर प्रेशर के ऑरा को झेलने के बाद भी, कितना हैंडसम है हमारा बॉस। और आखिरकार इस लड़की की क्या परेशानी है, ये लड़की भी तो यहाँ पर इतनी ज्यादा काम क्यों नजर आ रही है मुझे। और इस समय पर तो साफ साफ पता चलता है कि जो वुमेन तो वुमन का हाथ पकड़कर उसके साइड में रहना चाहिए था ना, मैं वाकई में इस बॉस के साथ रहना चाहता हूँ और मैं भी इस तरीके का बॉस बनना चाहता हूँ। लेकिन जब ऐसा कुछ भी इसकी अटैक का फर्क नहीं पड़ता हमारे एमसी पर, तो वो क्या लगता है कि इम्पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं एक स्ट्रॉन्ग मैन वो भी एक एम्परर रियलमी का और एक कचड़े से नहीं निपट सकता, चलो मैं इस प्रेशर को इंक्रीज कर देता हूँ और मैं तुम्हें कुचल के रख दूंगा तुम्हारी मौत तक। और वो पूछे लगती है याओ यंग मास्टर यहाँ पर ये बंदा करना क्या चाहता है, तो वो बताता है मुझे नहीं पता, शायद इसका पेट खराब हो गया होगा तो वो शायद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है।
और वो उससे देखकर काफी कंफ्यूज होती है और पूछने लगती है कि ये बंदे को थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा क्या, अगर ये इस तरीके से पुल आउट नहीं कर पाया तो। तभी बताता है कि शायद इसके पास अभी भी होमोफेरफोड है, शायद हीमोरॉइड हो लगे होंगे उस बंदे को, और इसकी हालत बाकी में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पूरी दम से निकालने की कोशिश कर रहा है। वो प्रेशर को झेल ही रहा होता है, तभी हमारा एमसी अपनी पावरफुल स्वॉर्ड को निकालता है और उससे क्या लगता है, अब जबकि तुम्हारे पास तुम्हें कॉन्स्टिपेटेड हो चुके हैं, तो अगर मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ तुम्हारे इस पिछवाड़े को इस स्वॉर्ड से काटने के लिए तो कैसा रहेगा। लेकिन वो मरने के लिए तैयार नहीं होता और हमारा एमसी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, और वो अपनी स्वॉर्ड से उसे मारने के लिए रेडी होता और अटैक कर देता है। इसको देखकर वो काफी शॉक होता है, कहने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है कि आखिरकार तुम्हारे पास इतना टेरिफाइंग स्ट्रेंथ कैसे मौजूद हो सकती है, ये बात मुझे हजम ना हो रही। तुम तो एक नंबर के कचड़े थे ना, फिर तुम ये सब कैसे कर रहे हो। और तभी हमारा एमसी अपनी फुल पावर को रिलीज करता है, और जैसे ही ऐसा करता है तभी वो बंदा मार खाकर बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि जो होस्ट का एक्सपीरियंस है वो ब्लड लॉस चालू हो चुका है, इमीडिएटली ब्लड वॉल्यूम को वापस से फुल कर लो। अब हमारे एमसी ने इस स्वॉर्ड का यूज किया तो भाई एनर्जी तो जाएगी जाएगी ना, क्योंकि जो काउंटर अटैक है इस सोल स्लैशिंग स्वॉर्ड का वो वाकई में बहुत ज्यादा यूज है। इसका बैक स्लैश के कारण इसकी एनर्जी खत्म होती काफी तेजी से। तभी एमसी उससे कहता है कि सिस्टम मुझे मेरी एचपी रिस्टोर पिल्स मुझे प्रोवाइड करवा दो। तभी सिस्टम बाहर आती है, एक बॉक्स निकालती है, उस बॉक्स में से पिल निकालती है और अपने हाथों से एमसी को खिलाते उससे कहने लगती है कि ओ अबेंडेंटली बच्चा बच्चा इस दवाई को खा लो तुम्हें कुछ नहीं होगा। और जैसे ही वो उसे खा लेता है इसकी एचपी वापस से रिस्टोर हो जाती है। या उसको देखकर काफी कंफ्यूज और शॉक भी होती है। दूसरी तरफ इस जाओ डोंगमिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और हमसे पूछने लगता है कि जाओ डार्लिंग क्या तुम ठीक हो, तुम्हें मूव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें काफी ज्यादा चोट लग चुकी है। तो वो काफी रोते हुए कहता है कि बॉस मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना, जिस कारण यहाँ पर मेरी ऐसी हालत हो चुकी है और मैंने आपको भी इन्वॉल्व कर लिया इस मैटर में। तो हमसे क्या लगता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ऑफकोर्स मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। कम ऑन जल्दी से इस पिल को तुम खा लो, तुम्हारी जो हीलिंग है वो तुम्हारी तुम्हारी जितनी भी चोट है वो सबके सब ठीक हो जाएंगी, हील हो जाएंगी। जिसको सुनकर इसे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, लेकिन जैसे वो उस पिल को खाता है तो वो कंप्लीटली पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और काफी शौक में कहने लगता है कि अमेजिंग, मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ। लेकिन ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है। और एमसी उसे ठीक होते हुए देखता है तो कहने लगता है कि ऑल राइट अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, एक सेफ प्लेस बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात को सुनकर वो कहने लगता है कि ऑसम बॉस, मुझे इस बात का डर है कि जो डिवाइन लेवल मास्टर्स हैं वो भी इस तरह की पिल को नहीं बना पाएंगे, इस मैजिकल पिल को। और तभी यहाँ पर उसका दूसरा मास्टर आता है जो कि उसे एम्पर के साथ था और उस बंदे को मरा हुआ देखता है और अपने साथ एक कुत्ते की बॉडी भी लेकर आता है और कहता है उसको देखकर तुम एक यूजलेस मैन हो। यहाँ तक कि ग्रेट डीमन एम्पर भी इस एक बच्चे से ही नहीं बढ़ पाया, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया प्लान है, अब तुम्हें इस प्लान को फॉलो करना ही पड़ेगा। और तभी उसकी सोल और इसकी बॉडी दोनों को मर्ज कर देता है और इसे जिंदा कर देता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ, अगर तुम अभी भी काम में नहीं आए तो मैं पर्सनली तुम्हें आकर मार दूंगा। और उस कुत्ते को वहां पर होश आ जाता है उसकी बॉडी में जाकर। और तभी एम्पर के पास जाता है एक बंदा और उससे क्या लगता है कि रिपोर्टिंग हिज मेजेस्टी जो सिक्स मास्टर है वो मारे जा चुके हैं जांग दावलन के हाथों में, डीमन एम्पर को भी ऑलरेडी मारा जा चुका है, वो हार चुका है। ये सुनकर वो एम्पर काफी शौक होती है, उससे पूछ लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एम्पर काफी घबराते हैं, उससे कहता है कि यहाँ तक कि एम्पर रियलमी के जो कल्टिवेटर्स है वो भी उस जांग दावलिंग को मारने में नाकामयाब रहे और हमारा यहाँ तक कि अपना गुस्सा भी ये निकाल दे अगर मेरे ऊपर, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। तभी एंट्री होती है डोंगफेंग पिंग की, वही हमारे एमसी की होने वाली वाइफ। अब होगी नहीं होगी वो अलग मैटर है, बट फियांसे जरूर है। तब वो उससे कहने लगती है कि डैड आखिरकार आपको मेरे ये कपड़े कैसे लग रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल है ना, मैं 100 फ्लावर कंटेस्ट में टुमारो पार्टिसिपेट करने वाली हूँ और मैं इस आउटफिट को पहनूंगी। तभी एम्पर कहने लगता है कि पिंग तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकती कल के कंपटीशन में। ये बात सुनकर वो शॉक हो जाती है। तो वो एम्पर बताता है कि यहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज कोई भी बहाना नहीं बनने वाला, अगर मैंने कह दिया है तो कह दिया है। तभी वो मास्टर उसके पास आता है, उससे कहने लगता है कि योर हाइनेसेस फिंगर को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने दो। ये बात सुनकर वो खुश हो जाती है और एम्पर भी शौक होता है, उससे पूछ लगता है कि मास्टर जो क्या हुआ। तो वो सीधे जाकर वो जो पिंग है वो उस बुड्ढू से जाके चिपक जाती है और उससे कहने लगता है कि मास्टर मेरे फादर मुझे वाकई में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं उस 100 फ्लावर कंटेस्ट में। लेकिन तभी मास्टर कहने लगता है कि अगर तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसे करने दो। लेकिन एम्पर इस बात से एग्री नहीं होता। तभी जो बड़ा उससे कहने लगता है कि मेरे पास एक नया प्लान है, तो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी वापस से हमारा एमसी भाई हुआ हाउस की तरफ जाता है और कहने लगता है कि जांग दावलन जो ओनली वे है अगर उस पैलेस में तुम एंटर करना चाहते हो तो तुम्हें याओ याओ के जीतने का इंतजार करना पड़ेगा उस 100 फ्लावर कंटेस्ट में, और उसके बाद तुम्हें एक इनविटेशन मिलेगा पैलेस में जाने के लिए। इसको सुनकर वो कहता है कि तुम बॉस तुम तो काफी स्मार्ट हो, लेकिन इस बैटल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो काफी नहीं है। हे बॉस क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो पावरफुल होने के लिए। तो एमसी उसे एक बुक देता है और उससे कहने लगता है कि तुम इस बुक को लो और स्टडी करो। जिसको देखकर वो शौक होते है, उससे कहने लगता है कि ये वन डाउ मेथड ये क्या चीज है। तो एमसी बताता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो वन डाउ, जरा ध्यान से देखो उस बुक को। और पता चलता है कि ये तो टाओस्मी की बुक है। जिसे देखकर वो काफी शौक होता है और उससे कहने लगता है कि तो टाओस्मी की बुक निकली, मुझे कोई गलतफहमी हो चुकी होगी। अगर मैं इस बुक की डाउ को इस तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ डाउ हार्ट को, और डाउ हार्ट को फार्म बनाना चाहता हूँ तो मुझे कुछ करना होगा। एमसी क्या लगता है कि अगर तुमने इसे कॉम्प्लीट कर लिया तुम डेफिनेटली एक कदम आगे बढ़ जाओगे एम्परर रियलमी में। और जहाँ पर आसपास की जो लड़कियां होती हैं वो हमारे एमसी का ऑर्डर मानती है। एमसी से क्या लगता है गर्ल्स तुम जाओ और इस जंग दालन का आज रात को ख्याल रखना। जिसको देखकर वो शौक हो जाता है और कहने लगता है कि बॉस आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो बताने लगता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं तुम्हारे इस डाव हार्ट को कितना फार्म है कितना मजबूत है तुम कितने सख्त लौंडे हो इस बात को मैं चेक करने वाला हूँ, तो चिंता ना करो तुम्हारी शक्ति शक्ति को देखा जाएगा। अभी सख्त लौंडा। तभी वो लड़कियां हमारे इस जांग दाओलाइन को सीधे घसीट कर रूम में ले जाती हैं, चारों की चारों लड़कियां, दो तीन लड़कियां शायद, कितनी भी हैं पता नहीं। और वो काफी घबराते हुए रोते हुए चिल्लाते हुए कह रहा है कि मास्टर प्लीज छोड़ दो ना हमको।
खैर वो सब एक अलग मैटर है। तभी एक लड़की आकर उससे कहने लगती है कि मास्टर, जो 100 फ्लावर कंटेस्ट है वो कल स्टार्ट होने वाला है। जो कंपटीशन है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो पोएट्री कंपटीशन है, एक टैलेंट कंपटीशन है। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ पोएम्स लेकर आई हूँ आपके लिए, कोई ली कुंगी की, जो कि सेज पोएट है। क्या आप उनको यूज करना चाहोगे? तो एमसी कहने लगता है कि नहीं, मैं राइट पोएट को लिखने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ और काफी अच्छा हूँ, तो मुझे दूसरों की कहानी आई मीन पोएट स्टोरी सुनाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ये बात सुनकर वो काफी शौक होती है, उससे पूछने लगती है क्या तुम श्योर हो? तो एमसी मन में सोचता है, कहने लगता है कि बैक समय में जब मैं अर्थ पर था तब मैं काफी पोइट्री भी लिखा करता था, रिसाइट किया करता था, और इसी के कारण काफी पोइट कंटेस्ट सेशन भी मैं जीत सकता हूँ, तो मुझे रिलैक्स होने की जरूरत है, चिंता ना करो, बिल्कुल चिल मार के। ये बात सुनकर वो लड़की उससे कहने लगती है कि एक बार जो पोइट्री कंपटीशन है यहाँ पर टैलेंट कंटेस्ट होगा, इसके बाद जितने भी होगा हमें उस वक्त हुआंग याओ को कुछ टैलेंट स्किल सिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा एमसी उसे ले जाता हाथ पकड़कर और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इस टैलेंट का जो सिखाने की चीज है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं इसे एक बढ़िया टैलेंट सिखाऊंगा। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाती है। तुम जल्दी से इस कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में सिखाने वाला हूँ। और कमरे में ले जाने के बाद वहाँ का दरवाजा लगा देता है और चाबी खो जाती है। आहा, समझ गए। और तभी अंदर से कुछ अजीब आवाज आती है और कहने लगती है कि यंग मास्टर, आपको आखिरकार इस तरीके से मेरे कपड़े निकालने की क्या जरूरत है? उनकी स्किल टेक्निक सीखने की प्रोसेस तो चलती रहेगी। बात करते हैं हमारे इस डंग डाउलेंगे, वो यहाँ पर लड़कियां सभी से डिस्टर्ब करती हैं। वो किसी मॉन्क बन चुका होता है और अपने आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तभी उनमें एक लड़की कहती है, यंग मास्टर, अगर यहाँ पर जो स्प्रिंग फेस्टिवल का जो रिवॉर्ड है वो 1000 गोल्ड कॉइन्स है, अब हमें उससे मजा करना चाहिए। मुझे कहने लगते है कि काफी समय हो चुका है इस नाइट को रहते हुए, चलो यंग मास्टर आपको आराम कर लेना चाहिए। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उससे कहने लगता है कि जंग डाउलिन, तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम्हारा जो डाउ हार्ट है तुम इस तरीके से उसे टूटने नहीं दे सकते, शेक नहीं होने दे सकते। लेकिन तभी अचानक से बाहर से कोई एक्सटर्नल तरीके से कोई इसके कानों में सॉन्ग भरने पड़ता है। इससे इसका जो डाउ हार्ट है उसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो काफी कंफ्यूज होता है। और तभी यहाँ से एक नई चीज की एंट्री होती है और इसकी जो पुरानी मेमोरीज है वो सारी की सारी आ रही होती है। किस तरीके से इसका फैमिली पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसकी मॉम किस तरीके से कह रही थी कोई मुझे बचा लो, कोई तो बचा लो, और उससे सारी मेमोरीज याद आने लगती है, जिससे कि इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और इसके अंदर डीमन हार्ट का एक सीड पैदा हो जाता है। और ऐसा करने वाला कोई दूसरा बंदा होता है, ये तो साबित हो चुका है और वो काफी खुश नजर आता है और क्या लगता है कि जो हार्ट डीमन है वो सक्सेसफुली इम्प्लांट कर दिया है मैंने इसके हार्ट में और वो जल्द ही असर दिखाना काम करेगा और हमारा जो बिजनेस है जुओ त्यांशी का वो यहाँ पर खत्म होता है। अब मुझे उसे निपटाना चाहिए दूसरे काम को। तभी नेक्स्ट डे का सीन आता है जहाँ पर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जाओ जाओ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नर्वस होने की भी जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था तुम बस वैसा ही करो और तुम डेफिनेटली बिना किसी प्रॉब्लम के इस कंटेस्ट को जीत जाओगे। तभी जाओ कहने लगती है कि मुझे यंग मास्टर पर पूरा भरोसा है और वो लोग फाइनली उस एक सेडन को लेकर आते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। तभी एक बंदा उसे देखता है और कहने लगता है क्या तुमने सुना है इस बंदे का नाम ये किंगतान है? तभी कुछ नमूने बैठे होते हैं, उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि यंग मास्टर जो कि ये फैमिली के यंग मास्टर है, साउदर्न रीजन से वर्ल्ड नंबर 1 ट्रेस माने जाते हैं इस वर्ल्ड के। दूसरा बंदा कहता है ओह तो ये वो बंदा है, मुझे तभी सोचो इसका नाम कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है। अब समझ में आया, ये तो एक नंबर का कचड़ा है, कचड़ा। और ये तीनों के तीनों कोई और नहीं बल्कि मैं वही 3 हाउसेस के ओनर्स होते हैं जो कि हमारे एमजी के धंधे को बिगाड़ना चाहते हैं। तभी ये बंदा कहने लगता है कि जो कि मैंने सुना है इस बायोवा हाउस में वो ये फैमिली को बिलोंग करता है और स्पेशली ये यहाँ पर इस कैपिटल में भेजा गया है मॉनिटर करने के लिए। मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि ये बंदे इस तरीके से एक्सपोज हो जाएगा वो भी इतनी जल्दी। ये इंडस्ट्री है वो शायद ही फैमिली में काफी सालों से काम करने में आ रही है और वो इस यंग मैन के हाथों से इसे डिस्ट्रॉय कर लिया जाएगा। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, इस कोइन हाउस को एक साथ चलने दो, हम भी तो देखें कि आखिरकार ये जो कचरा है वो क्या ही उखाड़ सकता है हमारा। और जब हमारे एमसी की टीम वहां से निकल पड़ती है तो सभी के सभी लोग को ध्यान उसी पर होता है और सभी लोग यही कह रहे होते हैं कि भाई वो हाउस के रेड प्लेंक्यून कन्वे यहाँ से जाने में लगा हुआ है, लेकिन इसे लीड कौन करने में लगा हुआ है? मैंने इस बंदे को आज तक पहले यहाँ पर कभी भी नहीं देखा। सभी लोग काफी शौक होते हैं और कहने लगते हैं लेकिन यहाँ पर अब प्लिंक्यून चेयर जाने में लगी हुई है किन्हुआ मेंशन की, एक ही साथ में ये दोनों के दोनों जो सेडन चेयर्स हैं उन्होंने इन दोनों के लिए यूज किया है। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये स्टार कंपटीशन होने वाला है उससे पहले ही काफी ज्यादा बवाल मचने वाला है। तभी बंदा अगर एमसी को बताता है कि ओनर जो हमारे सामने जा रहा है वो क्वाइन हुआ के हाउस का सेडन चेयर है, जो कि जो पर्सन गाइड करने में लगा हुआ है सेडन चेयर को वो लिन बिन है, जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है कांगलान अकेडमी का, जो कि टॉप स्टूडेंट है लास्ट ईयर एग्जाम का। आपको उसे सावधान रहना चाहिए। ये बंदा काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बात करना चाहता है, इसकी टंग काफी ज्यादा गुड है। आई मीन वैसे नहीं कह रहा हूँ, मतलब हेल्थ वगैरह नहीं, मतलब बहुत तेज बोलता है, कड़ाक बोलता है और बहुत मुंह जबान चलाता है, इस तरीके से ये कहना चाहता हूँ। तभी एक बंदा आकर उससे कहने लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली जो गार्ड है सेडन चेयर का क्वीन मेंशन का लिन बिन, वो काफी द टैलेंटेड मैन है, वो भी इस साउथ यांगजा रिवर का। और लास्ट ईयर इसने एक सॉन्ग लिखा था जिसका नाम लव फ्लावर था, वो काफी फेमस गया था। और मैंने कभी भी ऐसे नाम बंदे को भी नहीं सुना है सेडन चेयर जो गाइड करने में लगा हुआ है बहे हाउस का। क्या वो इसे लगता है कि लिन बिन पे जीत पाएगा? इसे तो रास्ता दे देना चाहिए। क्या तुमने कभी सुना है इसके
बारे में कि ये इम्तिहान है जो नंबर 1 ट्रैश है तेलुगु टेरिटरी का। तभी ये बंदा अगर उसकी बेइज्जती करता है और उससे कहने लगता है कि जितने भी भाई हुआ हाउस के लोग हैं वो मारे जा चुके हैं क्या, यहाँ तक कि उन्होंने वर्ल्ड के नंबर 1 ट्रैश को अपने बे हुआ हाउस के सिडन चेयर को गाइड करने के लिए बुलाया हुआ है। ये बात सुनकर उससे गुस्सा आती है दूसरे वाले बंदे को और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे यंग मास्टर के सामने इस तरीके से बात करने की। तो वो कहने लगता है दूसरा बंदा, क्यों तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि तुम मुझे हेट करना चाहते हो, आओ आओ मार के दिखा, अगर तो एक बाप की औलाद है तो मार के दिखा। इसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। अगर तुम यहाँ पर बस नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से इस रूल को तोड़ना नहीं चाहते हो तो निकल लो पहले ही फुर्सत में, तुम्हें पता है ना अगर तुमने हाथ उठाया तुम्हारे साथ क्या होगा। देन एमसी उससे कहने लगता है कि अगर मैं वाकई में ट्रैश हूँ तो तुम्हारे बारे में क्या। एक टॉप प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है कांगलान एकेडमी का, वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर दूसरे सेडन चेयर गाइड करने में लगा हुआ है एक वुमन के लिए। क्या तुमने वाकई में वुमन को चेज करना सीखा है अपने स्कूल में? क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे पेरेंट्स को इसके बारे में पता है, या फिर तुम्हारे टीचर्स के, तुम्हारे कॉलेज के टीचर्स को तुम्हारे बारे में पता है? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस बात को लेकर? ये बात सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है तो वो हमारे एमसी पर चिढ़ बैठता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है। रूल्स के हिसाब से मैं तुम्हारी सिडन चेयर को रोकूंगा, वो भी पोएम फाइट से। क्या तुम्हारा जैसा कोई जो लिटिल टर्टल है वो तू जो टेम्पल से आया हुआ है वो तुम यहाँ पर कुछ लिख भी सकता है? और मनी मन में कह रहा होता कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि नंबर 1 ट्रैश यहाँ पर लिटरली अचीवमेंट होगी इसके पास, इसे हराना काफी आसान होगा मेरे लिए। तो एमसी उससे कहने लगता है एक पोयम, छे ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है, मैं तो बस देखता हूँ कि मैं क्या गाना चाहूंगा। तो वो इस बात पर भरोसा नहीं करता और उससे कहने लगता है कि अब तुम मुझसे बाद में मत कहना। तभी हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम बेवकूफ कहीं की, अपने आंखें और कान दोनों खोलकर सुनना केयरफुली। तभी हमारा एमसी एक पोयम बोलना चालू करता है जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं और क्या लगता है कि फ्लाइंग स्टार गैलेक्सी, आखिरकार ये किस तरह की इमेजिनेशन है इस बंदे की, ये तो काफी औसम है। और जैसे जैसे वो पोयम सुनाते जाता है वैसे वैसे माहौल सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं उसे देखकर और काफी सरप्राइजिंग भी होती है और सभी लोग उस पोयम की तारीफ भी करते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तो वाकई में बहुत ज्यादा टच हो गया इस पोयम को लेकर, मैं वाकई में रोना चाहती हूँ। याओ याओ जब इसको सुनती है तो वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और मनी मन में कहने लगती है कि ये दो फीलिंग्स है वो काफी समय से मेरे अंदर भरी पड़ी थी, लेकिन वह दिन आ चुका है जब रात हो जाएगी। मेरे जो यंग मास्टर है वो बस अपनी बात करने के लिए रेडी हो जाए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जितना चाहोगे मैं उतना रेडी वेट करने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। ये सब बातें चली रही होती है तो ये बात से ये बंदा एग्री नहीं होता और कहने लगता है कि ये तुम्हारी पोयम नहीं हो सकती, ये पोयम जरूरी तुम्हें ली कुंगी के द्वारा सेल की गई होगी। मैंने सही कहा? तो एमसी कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, आखिरकार तुम इस बात के लिए गुस्सा क्यों हो रहे हो कि तुम मुझसे बेटर पोयम नहीं लिख सकते? क्या तुम एक नंबर के स्टूपिड हो? तभी वो लड़की बाहर निकलती है और उससे कहने लगता है कि मास्टर ली जो पोएट्री है वो काफी ब्यूटीफुल है, हमें इन्हें रास्ता दे देना चाहिए। तभी वो हमारा एमसी उसका धन्यवाद देता है तो लड़की कहने लगता है कि यंग मास्टर आखिरकार इस पोयम का टाइटल क्या था तुम्हारे? हमारा एमसी कहने लगता है कि मेक बाय ब्रिज इमोर्टल, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है सुनकर। तभी यहाँ पर वो प्रिंसेस भी आ जाती है, वो भड़वी प्रिंसेस उसकी फियांसे, लेकिन भाई साहब इसकी बात ही अलग है। खैर वो उससे कहने लगती है कि ये इम्तिहान काफी समय बाद मिले। तभी एमसी उसे देखकर कहने लगता है कि डोंग फेंग पिंग यहाँ पर क्या कर रही है? यहाँ पर वो बंदा उसे बताने लगता है कि प्रिंसेस ये सारी की सारी सिडन चेयर से बाय हुआ हाउस की। तभी वो कहने लगती है, उस प्रिंस ऑर्डर देती है उस बंदे को, जाओ और इस बंदे को शर्मिंदा कर दो। तभी आता है हमारे एमसी के सामने और कहने लगता है ये तो गाइड प्रिंसेस का सिडन चेयर का गाइड है ना, इस बंदे का नाम तो ली क्योंगी है, ये एक फेमस पोएट है, इसके मुकाबले में आखिरकार इसका कौन अपोनेंट हो सकता है? तभी वो कहता है उससे हमारे एमसी से कि आखिरकार तुम अपना सर क्यों नहीं झुका देते और रेस्पेक्ट के मारे प्रिंसेस के सिडन चेयर के सामने अपना सर झुकाकर उनसे माफी क्यों नहीं मांगते? तो एमसी कहने लगता है क्या तुम एक नंबर के कचड़े हो जो कि तुम सिर्फ और सिर्फ बोलना जानते हो, बकवास करना जानते हो और अपनी पोएम्स को बेचते हो पैसों के लिए? तुम इस तरीके के जो फेक होनर है वो मुझे ना दो तो बेटर रहेगा। इसको देखकर इसे काफी सरप्राइज महसूस होता है और कहने लगता है कि ये ब्रेड कप काफी स्टबर्न है, मेरी बात नहीं मानेगा, मुझे लगता है कि ये सबक सिखाना ही पड़ेगा। और उससे कहने लगता है कि लीडर ब्रदर तुम तो वाकई में इस तरह की चीज बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो मैंगपाई ब्रिज इमोर्टल है वो मैंने सोल्ड की थी डायरेक्टली तुम्हारे गुस्से दिलाने के लिए तुम्हें। भाई कितना झूठ बोलता है ये बंदा, एक नंबर का झूठा है। आप लोग ऐसे काम मत करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इतने झूठ बोलोगे तो। खैर ये तो मेरी तरफ से एक मजाक था। काफी लोग सुनते हैं तो काफी शौक होते हैं, कहने लगता है कि इसने वाकई में मैंगपाई ब्रिज इमोर्टल को इसने इससे खरीदा है, मजाक नहीं चल रहा। जैसा कि हमने उम्मीद की थी एक कचड़े से जो कि इतनी ज्यादा अच्छी पोएट्री तो लिख ही नहीं सकता। अब समझ में आया कि आखिरकार इतनी फेमस पोयम इस किसके तरह लिखी गई होगी। अब सब कुछ सच सच हो गया है। एमसी मुस्कुराता है और उससे कहने लगता है कि ओह तो ऐसी बात है, ये बंदा हमारे लिए परेशानियां खड़ी करना चाहता है क्या? अच्छा ऐसी बात है तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ थोड़ा सा, चलो देखते हैं कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा। एपिसोड की शुरुआत होती है और सभी लोग हमारे एमसी का मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं और उसको सभी लोग गालियां देते कहने लगता है कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही बड़े शेमलेस प्लेगरिज्म डॉग हो, यहाँ तक कि तुम दूसरे के वर्क को अपना कहकर बताकर दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हो। मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदे होगे, लेकिन इसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम एक खरीदी हुई पोयम को यहाँ पर प्रेजेंट करोगे, झूठा और गद्दार कहीं का। और वहीं पर ये तीनों के तीनों भी इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, ऊपर से खड़े होते हुए क्या लगते हैं कि एक में थोड़ी बहुत तो किसी के अंदर सेल्फ अवेयरनेस तो होनी चाहिए। यहाँ पर इस कंपटीशन में इसकी घुसने की इतनी हिम्मत आ चुकी है और इस तरीके की पोएट यानी कि पोयम कैसे लिख सकता है ये बंदा, एक नंबर का स्टूपिड बंदा है। ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है क्या इसके लिए? और अब ये यहाँ पर एक ओरिजिनल ओनर से मिल चुका इस पोयम की, कितना शेमलेस बंदा है। अब इस जैसा लीडर है, मुझे इस बात का डर है कि जो बाय हुआ हाउस है वो मुझे ही लगता है कि वो टॉप 16 में भी आ पाएगा। यही हमारा मौका है जीतने का इस कंपटीशन को। तभी याओ आगे आती है और उससे कहने लगती है, सॉरी गाइस
ये याव नहीं है बल्कि वो प्रिंसेस है। और उससे पूछने लगते कि मास्टर ली कोइंगी, ये जो मैकपाई ब्रिज इमोर्टल वो वाकई में सच में आपके द्वारा लिखी गई है? तो वो बिना शर्मिंदगी से भरा हुआ कितना झूठ बोलता है और झूठ कह देता है कि जी हाँ, कुछ सालों पहले ये मेरे द्वारा ही लिखी गई थी, मैंने अभी तक इस काम को पब्लिश नहीं किया है। लेकिन किसे पता था कि ये जो पोयम है किसी बंदे के द्वारा खरीद ली गई थी और वो बंदा बेहुआ के लोगों के द्वारा खरीद गई थी, मैंने बेच दिया था उसको। ये बात सुनकर वो कहने लगते कि जी बिल्कुल सही कहा, एक जैसा कचरा जैसा बंदा पोएट कैसे लिख सकता है, इस तरीके की पोएट्री कैसे कर सकता है? मे बी ये बस एक कचरा बंदा है जो दूसरों के काम को अपना बताता है। वाकई में मैं देखती हूँ आखिरकार इसे कैसे हैंडल किया जाए। ये बंदा यहीं पर नहीं रुकता और दूसरे काम को अपना बताते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, इतनी जल्दी नहीं, तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे अब। तो हमारा एमसी हार नहीं मानता और कहने लगता है कि ली क्विंगी, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा शेमलेस हो, मैंने इस बात को उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम झूठ बोलने पर उतर आओगे। ये बात उसे पसंद नहीं आती। तो वो कहने लगता है कि बच्चे, तुमने मेरी पोयम खरीदी और तुम मुझे ही शेमलेस कहने में लगे हो अब। और सभी के सभी लोग एमसी की बात का विश्वास नहीं करते और उसे गालियां देना चालू कर देते हैं और सभी लोग उसकी क्विंगी का साइड देते हैं। तो क्विंगी उससे कहने लगता है कि बॉय, अब तुम यहाँ पर क्या करोगे? तुम ली क्विंगी की पोइट्री के साथ कंपेयर करोगे? है, तुम तो बहुत पीछे हो मुझसे। और उसके नजदीक आकर उसे ही बताता है कि तो क्या हुआ कि अगर तुमने उस मैंगपी ब्रिज फेरी को तुमने लिखा है तो, लेकिन इस मूवमेंट पर सभी लोग तो यही जानते हैं ना कि उसे मैंने लिखा है और जो प्लेगरिज्म है वो पूरी तरीके से इमोरल है, तो मैं ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं करना चाहिए। और उसी की बेइज्जती करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन हमारे एमसी को इनके छोटे मोटे मतलब डर से धमकी से घंटा तक नहीं पड़ता और वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसको देखकर वो काफी घबराता है और उससे कहने लगता है कि तुम इस तरीके से क्यों हंसने में लगे हो बे? तभी हमारा एमसी उससे बोलता है कि वाकई में मानना पड़ेगा, जो सेज पोएटर ली क्विंगी, तुमने सही कहा। अब तुम ये सुनो जो मैं अब कहने वाला हूँ। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज होता है और उससे पूछने लगता है कि अब तुम मुझे क्या सुनाना चाहते हो? हमारा एमसी यहीं पर नहीं रुकता और तभी वो वापस से एक नई पोएम उन सभी के सामने प्रेजेंट कर देता है और सभी को सुनाने लगता है। और वो पोएम उन लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आती है कि सभी के सभी लोग उस बात को लेकर शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये अमेजिंग, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल पोएम है, मानना पड़ेगा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग हेवन में पहुंच चुके हैं। आखिरकार ये एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं इस तरीके की पोएम यहाँ पर? इतना सब कहने के बाद भी हमारा एमसी रुकता नहीं है, बल्कि में एक के बाद एक लगातार 2-3 पोएम बगने लगता है, आई मीन बोलने लगता है, जिसे देखकर वो ली क्विंगी भी इतना शॉक हो जाता है कि उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और कहने लगता है कि इस बंदे ने एक और पोएम लिख दी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब इस बात को ये झेल नहीं पाता तो वो वहीं अपने घुटनों के पर गिर जाता है। तभी एमसी उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि ली क्विंगी, अब क्या हुआ? अब तुम ये तो नहीं कहोगे ना कि ये पोएम भी तुम्हारी है? उसकी इतनी फट जाती है कि उसका मुंह भी नहीं खुल पाता। और जैसे ही वो ये कहने वाला होता है कि वो पोएम भी उसकी है, तो हमारा एमसी एक और पोएम बोलने लगता है। ये देखकर आसपास के लोग उसकी तारीफ करते हैं और कहने लगते हैं कि वाओ, ये तो कितनी अमेजिंग वाली बात है कि इसने 3 पोएम लिख दी थी और 4th पोएम एक साथ एक ही समय पर ऑन द स्पॉट लिख दी। ये बंदा कोई गाली देने वाला बंदा तो हो ही नहीं सकता, तो अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया? लेकिन इसकी इतनी ज्यादा पोएम सुनता है तो वो झेल नहीं पाता और उसका आत्मसम्मान को ठेस लगती है और उसके मुंह से खून निकल पड़ता है। लेकिन हमारा एमसी उससे रुकता नहीं और कहने लगता है कि तुम्हें अब समय समझ में आया कि आखिरकार तुम अपने आप को एक पोएट भी बोलते हो। और इतनी बेइज्जती सुनने के बाद वो झेल नहीं पाता और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये सुनने के बाद आसपास के लोग चिल्लाते और उससे कहने लगते हैं कि इस बंदे ने एक्चुअली में ली क्विंगी को हरा दिया है, ये बंदा एक नंबर का पोएट है। सही कहा ना, ये कुछ पोएम अभी उसने कही थी वो एब्सोल्युटली परफेक्ट पोएम है। और हमारा एमसी उस चोमू को वहां से हराने के बाद आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि जाओ, अब हमारा समय है आगे बढ़ने का, हमें कंटिन्यू करना चाहिए। और सभी लोगों को अपने रास्ते से हटा देता है और सभी को पछिट देता है। जब प्रिंसेस पूरी तरीके से हार जाती है तो वो उसकी बेइज्जती करती है और उससे कहने लगती है कि ये एक नंबर का कचड़ा है, यहाँ तक कि वो इस ये किंग से भी नहीं निपट सकता। वैसे भी हमने काफी समय बर्बाद कर दिया है, इस ली किंग को यहीं छोड़ दो, मैं इसे बिल्कुल नहीं देखना चाहती हूँ और हमें चलना चाहिए। उसका सोल्जर कहने लगता है कि यस प्रिंसेस, हमें चलना चाहिए। और बाकी के जो हाउसेस के ओनर्स होते हैं वो इसको देखकर काफी शॉक होते हैं और उससे कहने लगता है कि मानना तो पड़ेगा, इस बंदे ने अपनी स्किल को शो ऑफ करने में लगा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार ये जो गिनने के है कि इस तरीके से इस कंपटीशन में ऐड हो जाता है, भले ही पहला राउंड जीत जाता है, लेकिन ब्यूटी के मामले में कंपेयर करें तो हमारे टेंट के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। अगर इसके बारे में बात कर ही रहे हैं तो हमें सिर्फ थोड़ा देर के लिए इंतजार करना है और हम जो ब्यूटीज को इन्वाइट किया है ना 3 फैमिलीज की, वो उन्हें पक्का हरा देंगी। तभी सभी लोग पहुंच जाते हैं त्यालू प्लाजा पर। सभी लोग कह रहे थे कि 100 फ्लावर कंटेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है और कोई भी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इस बार कौन जीतने वाला है इस कंपटीशन को। चलो देखते हैं कि इस बार की जो मिस ब्यूटी है वो कौन बनने वाली है यहाँ की। तभी एंट्री होती है फैंगमिंग कोर्ट की टॉप कार्ड मिस काई फैंग की, जो कि यहाँ पर आ चुकी हैं। देखने में हाँ ठीक है यार, बुरा नहीं कह सकते और सभी लोग इसकी तारीफ करने लगते हैं। दूसरी बार एंट्री होती है उसी प्रिंसेस की, जो कि उसके कहते काफी ब्यूटीफुल है और कहते हैं कि ये किसी क्वीन की तरह है। फिर उसके बाद एंट्री होती है 3 सिस्टर्स की, जो कि बायो हाउस, हॉन्गमैंग हाउस और चुनफेंग हाउस की तरफ से आए हुए होते हैं। वे ट्रिपलेट्स हैं, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं लगे ये लोग और कहते हैं ये कम से कम टॉप 10 में तो रैंक कर ही जाएंगी। तभी बारी आती है याओ की, जो कि हमें से कहने लगते हैं कि यंग मास्टर ये इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पर जीत पाएंगे? तो हमसे क्या लगता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम डेफिनेटली जीतोगे। अनाउंसर अनाउंस करते हुए कहने लगता है कि 38 कंटेस्टेंट यहाँ पर आ चुके हैं। जो 100 फ्लावर कंटेस्टेंट है वो ऑफिशियली यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट कंपटीशन है उसमें कंटेस्टेंट को रिक्वायर होगा अपनी ब्यूटी और अपने टैलेंट को
डिस्प्ले करने के लिए। और सभी को स्टेज पर आने का, डांस करने का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी करना है वो यहाँ पर कर सकते हो, वो भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। और जो जज होते हैं वो उन सभी के कंटेस्टेंट को देखेंगे और बताएंगे कि आखिरकार कौन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। और सभी लोग इस बात के लिए इच्छुक से इंतजार कर रहे होते हैं कि कौन इसका चैंपियन बनने वाला है और एम्पायर के साथ कौन डिनर करेगा। वही बात करते हुए कहने लगते हैं कि जो बायोवा हाउस है वो चैंपियन रहा है पिछले सालों में, लेकिन रिसेंटली में उनकी जो गर्ल्स है बायोवा हाउस की, वो काफी ज्यादा कमजोर है, वो डेफिनेटली इस चैंपियनशिप में नहीं जीत पाएंगे। लेकिन हमारा एमसी कहाँ हार मानने वाला, वो याओ को लाता है और कहने लगता है कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है तुम्हें बस वही करना है, तुम डेफिनेटली इस होल कंपटीशन को जीत कर रहे होगी। तभी वो भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी कहानी इस बंदे पर शिफ्ट होती है जो कि अभी भी मेडिटेशन करने में लगा हुआ है। लड़कियां इसे डिस्टर्ब करती हैं और कह रही होती हैं कि टाओइस्ट मास्टर आप तो वाकई में कितने ज्यादा प्योर हो, आप हम दो सिस्टर को पूरी रात भर इग्नोर करते रहे हो, आपको बाकी में मानना पड़ेगा। मैं भी काफी ज्यादा थक चुकी, अब हमें चलना चाहिए। और वहीं पर वो अपनी बुक ऑफ टाओइज्म को अभी भी पढ़ने में लगा हुआ है। तभी अचानक से उसे किसी तरह का किसी चीज का रियलाइजेशन होती है, जिसको देखकर वो काफी खुश होता है और क्या लगता है कि बॉस फाइनली मैंने काफी इसको कंप्लीट कर लिया है। तभी कहानी शिफ्ट होती है त्यानली स्क्वायर पर, जहाँ पर वो कंपटीशन चलने में लगा हुआ है। सभी लोग अपना टैलेंट दिखा रहे होते कर कर, सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और क्या लगता है जो फैंगमिंग कोर्ट की टॉप कार्ड है वो वाकई में बहुत ज्यादा चार्मिंग है, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आई। और तभी प्रिंसेस अपना डांस दिखाती है तो सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तो बाकी में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और काफी अच्छा टैलेंट पजेस करती है। तभी बारी आती है याओ की, तो एमसी उससे कहने लगता है कि याओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है तुम्हें बस वही करना है और डेफिनेटली तुम इसको करके दिखाओगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी कहानी नाइट के सीन में जाती है कि आखिरकार उसने क्या ट्रेनिंग दी थी। अगर आपने लास्ट पार्ट देखा होगा तो वहाँ पर बताया था कि आखिरकार ये करना क्या चाहता था, जहाँ पर हमारा एमसी को कपड़े उतारने के लिए कहता है, जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यंग मास्टर आपने मेरे क्लोथ क्यों ऑफ कर दिए, उतार दिए, क्या हमें लाइट्स को बंद कर देना चाहिए? इसके इरादे मतलब इसे कुछ और सोच रही होती है, लेकिन हमारा एमसी उसके पास आकर कहने लगता है कि हमें लाइट्स बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो 100 फ्लावर कंटेस्ट के लिए यूज करने वाले हैं उस कंटेंट को। ये बात सुनकर वो काफी शॉक होती है और कहने लगती है किस लिए टैलेंट है वो। और कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर वो अपने शॉर्ट्स कपड़े के सामने खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि यंग मास्टर चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को हार नहीं दूंगी। तभी शॉर्ट ड्रेस के सामने आती है तो सभी लोग देख के उसे काफी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जरा इस लड़की को तो देखो, ये क्या वो लड़की नहीं है क्या जो कि सेडन चेयर में आई थी बायोवा हाउस की तरफ से? क्या यहाँ पर बायोवा हाउस में कोई ऐसी बंदी भी है जो पार्टिसिपेट कर सकती है? लेकिन इस लड़की को देखो तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये बात तो माननी पड़ेगी। तभी याओ अपनी ड्रेस को बदल देती है तो वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बवाल लग रही होती है। उसने वो उतार दिया है, पीछे जो कोट था जो भी होता है उसे उतार दिया, शॉर्ट ड्रेस में आ चुकी है, जिसको देखकर सभी शॉक होते हैं। लेकिन एमसी खुश होता है मनी मन में और कहने लगता है कि आज मैं तुम सभी की आंखें खोल दूंगा। और उसके बाद एक चुटकी बजाता है तो वहाँ पर बैकग्राउंड में म्यूजिक बजना चालू हो जाता है और तभी हमारी जो याओ है वो मॉडर्न तरीके का कैटवॉक पकड़ना चालू कर देती है। और जब ये कैटवॉक करती है तो सभी की आंखें फटे की फटे रह जाती है, यहाँ तक कि हमारे व्यूअर्स की भी, क्योंकि ये कैटवॉक की वो पोजीशन दे रही होती है कि जो कि कभी बवाल लग रही होती है सभी के सामने, जिसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और कहने लगता है कि क्या टैलेंट है यार, ये टैलेंट तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मेरी जो हार्ट बीट है वो वाकई में बहुत तेजी से दौड़ने में लगी हुई है। ओ माय गॉड, ये कितनी तो ब्यूटीफुल है, हे भगवान, ये तो मानना पड़ेगा, ये तो सपनों की परी है हम सभी के लिए। और वो कई सारे पोजेस मारती है जिससे कि सभी लोग कतई पावड़े हो जाते हैं और शॉक के मारे बेहोश हो जाते हैं और उनके नाक से ब्लड बहने लगता है और कहते हैं कि क्या वाकई में इस तरह की फेरी यहाँ पर एग्जिस्ट भी करती है? अब मेरी लाइफ में मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट्स नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ जो ट्रिपलेट्स होती है उनको देखकर जेलेसी महसूस करती है और कहने लगती है कि जरा इस बायो हाउस की लड़की तो देखो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगने में लगी है। और सारे के सारे जितने भी लौंडे उसे देख रहे होते हैं वो उसकी तरफ भाग जाते हैं और ये जेलेसी के मारे उन्हें गालियां देते हैं और कहने लगती हैं कि ये कितनी ज्यादा हमारे सारे की सारी नेम लाइट हमें से चुरा ली है इस लड़की ने के लिए। दूसरी तरफ एमसी काफी खुश नजर आता है और उससे कह रहा होता है कि ये कैट वॉक है मॉडर्न वर्ल्ड की और ये इस न्यू स्टेज पे से प्रेजेंट किया है, कोई भी नहीं हरा सकता इसको। और तभी इस तरीके से आधा घंटा निकल जाता है और घंटी बजती है और कंपटीशन एंड होता है। और तभी यहाँ पर अब समय आता है रिजल्ट प्रोवाइड करवाने का और वहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि इस कंपटीशन की विनर कोई और नहीं बल्कि मैं ये बेयो हाउस की हुआंग याओ याओ है। ये बात सुनकर वो खुशी के माने फूली नहीं समाती और चिल्ला पड़ती है, यंग मास्टर मैंने फाइनली ये करके दिखा दिया है। और ये बात जानकर आसपास की जनता भी काफी खुश होती है और कहने लगती है कि बायो हाउस वाकई में जीत चुका है, जय हो हुआंग याओ याओ की। भाई अब क्या बोलो, इतनी तारीफ ही कर रहे हैं लोग। जब हुआंग याओ याओ ऐसे जीत जाती है तो प्रिंसेस को ये बात पसंद नहीं आती और वो अपनी स्वॉर्ड फेंकती है और कहने लगती है कि आखिरकार ये लड़की आखिरकार इस कंपटीशन को कैसे जीत सकती है। और ये ट्रिपलेट्स भी काफी शौक होते हैं और कहने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा प्लान फेल्ड हो चुका है, हमें गिव अप नहीं कर सकते, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और तभी उसकी तरफ जाती है और कहने लगती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं इसका अभी ख्याल रख कर आती हूँ। और वो एमसी की तरफ जाती है तो एमसी उससे पूछ लगता है कि अगर ये यहाँ पर क्या आने में लगी हुई है। इसको देखकर लगता है कि ये काफी एंग्री है, लगता है ये कंपटीशन नहीं जीती इसलिए काफी पगला गई है। और पता चलता है कि ये तो स्वॉर्ड लेकर बढ़ रही है हमारे एमसी की तरफ और उसे धमकाती है एमसी को और कहती है कि मुझे ये 100 फ्लावर कंपटीशन आज जीतना ही होगा, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम यहाँ से बैकअप कर जाओ, तो आई मीन वापस हार मान लो, तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। बोनस के तौर पर जो विक्ट्री है वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद तुम चूज कर सकती हो, जो भी तुम्हारी इच्छा है हम वो पूरी करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा एमसी उसकी स्वॉर्ड को गिरा देता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ से दूर हट जाओ, अगर तुम कोई तरीके का ऑफर बना भी लेते हो तो भी मैं तुम्हें मना कर दूंगा। ये बात सुनकर वो पूछती है कि तुम इस बात को लेकर श्योर हो? तो एमसी कहने लगता है कि ऑफकोर्स मैं श्योर हूँ इस बात के लिए, मैं आखिरकार तभी तो यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और तो और
तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मौका देता हूँ यहाँ से जाने का, तुम चूज खुद कर लो। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, अगर तुम मारे गए तो 100 फ्लावर कंपटीशन वैसे भी मेरा हो जाएगा, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। जब वो एमसी को धमकाती है तो एमसी को सनक जाती है और वो अपनी पावर्स का यूज करता है उसे धमकाने के लिए और कहने लगता है क्या तुमने अभी मुझे धमकाया, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, और उसको मेंटल प्रेशर से वहीं पर गिरा देता है। दूसरी तरफ जो प्रिंसेस होती है वो अपने सोल्जर्स को लेकर एमसी की तरफ आती है और उससे कहने लगती है काइजन चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस गेम को ये इम्तिहान को ये कंपटीशन नहीं जीतने दे सकती, तुम जाओ और इमीडिएटली इसे मार दो। सोल्जर ये बात सुनकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो कंपटीशन का चैंपियन है वो आ चुका है और एम्परर का जो प्लान है वो यही प्लान है, और वो तुरंत अपनी फुल फोर्स के साथ हमारे एमसी की तरफ बढ़ पड़ता है और कहने लगता है कि हम नहीं चाहते कि हमारे एम्परर के प्लान के साथ ऐसे इंटरफियर करे। लेकिन पता चलता है कि ये सोल्जर हमारे एमसी पर अटैक ना करते हुए वो इन लड़कियों को दूर भगाने लगता है, जिसको देखकर एमसी कंफ्यूज होते सोचता है कि आखिरकार ये किस तरह की सिचुएशन है। सोल्जर उन सभी को धमकाता है और कहने लगता है कि मैं रॉयल सोल्जर्स हूँ और किसी ने भी यहाँ पर कोई झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की इस कंपटीशन में, जहाँ पर रिजल्ट बदलने की कोशिश की तो उसे बिना मर्जी के बिना दया के मार दिया जाएगा ऑन द स्पॉट। वो भी ये देखकर लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और शौक के मारे चिल्ला के पीछे हटते हैं और कहने लगते हैं कि सिस्टर ये रॉयल सोल्जर्स है, हम हमें सबसे पहले वापस जाना चाहिए वरना हम वाकई में पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर हार गए और हमारे बारे में उन सभी को पता भी चल जाएगा। ये बात सुनकर दूसरी लड़की कहने लगती है कि हाँ ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है, हमें थोड़ी देर के लिए चलना चाहिए यहाँ से। अब जब इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वो यहाँ से फॉल बैक कर जाते हैं। एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और प्रिंस भी पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है और शौक के मारे कुछ समझ नहीं पा रही होती और कह रही होती है कि अभी अभी यहाँ पर क्या जो काई जिन है उसने रिबेल कर दिया है, मैंने इसे ये इम्तिहान को मारने के लिए कहा था लेकिन वो उसकी मदद करने में लगा हुआ है, लेकिन क्यों। एमसी भी उससे कहने लगता है कि ये तो काफी वियर्ड बात है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस लौंडे के साथ। तभी याओ उसके पास आकर कहने लगता है कि यंग मास्टर ये मैं हूँ, मैं जरा आप मुझे तो देखिए, उन सभी पर ध्यान मत दीजिए। तभी एमसी याओ के पास आकर उससे कहने लगता है कि याओ तुम तो वाकई बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, तुमने तो काफी अच्छा काम किया है, तुमने मुझे मतलब मेरी उम्मीदों पर खरी उतरी हो। और जो जांग दालाउन है उससे जब इसके बारे में पता चलेगा तो वो डेफिनेटली ग्रेटफुल रहेगा। और ये बात सुनकर वो भी काफी खुश होती है और उससे कहने लगती है कि मैं तो बस यंग मास्टर को हैप्पी देखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं, ये दोनों के दोनों किसी कपल की तरह लग रहे होते हैं। तभी जांग दावला ने भी उसके पास आकर कहने लगता है कि बॉस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो एमसी कहने लगता है कि कैसा लगा लास्ट नाइट की तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी गई, क्या तुमने अपनी वर्जिनिटी को खो दिया या फिर अपने आप को कंट्रोल कर पाए। तो वो उससे कहने लगता है कि जी मैंने अपने आप को एनलाइटेड कर लिया है। बाय द वे एक बात बताइए बॉस, आखिरकार अभी आप यहाँ कैसा करने में लगे हुए हो। तो वो बताता है हमारा एमसी तुम खुद गैस करके देख लो। तब मुझे बात सुनता है तो काफी खुश होता है और कहने लगता है कांग्रेचुलेशन मास्टर जी, आपने इस कंपटीशन को जीत लिया है। कई सारे लोग आकर उसे रिवॉर्ड देते हैं उसे और कहने लगता है कि 30,000 गोल्ड आपकी विनर प्राइज के तौर पर, और आपका जो दूसरा बेनिफिट है आप पैलेस के अंदर घुस सकते हो, डिनर कर सकते हैं एम्परर के साथ इवनिंग में। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाता है और उससे बोलने लगता है कि इस बार मुझे वाकई में आपसे पूछना पड़ेगा कि आखिरकार है वाली डेस्परेट सैनिटी पाउडर को बनाया तो बनाया किसने। और तभी याद भी उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर अब हमें पैलेस की तरफ जाना चाहिए। और तभी एमसी कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उधर जाने से पहले एक काम है जो मैं करना चाहता हूँ। और तभी भी अपने डॉगी जियाओ की बुलाता है और कहने लगता है कि तुम अभी कर दिखाओ, और वो ऑर्डर मानने लगता है। और जो तीन जो पवेलियन होते हैं, हाउस होते हैं, उन तीनों के ओनर्स के पास वो डॉगी पहुंच जाता है, उन सभी को बुरी तरीके से पीटना चालू कर देता है और हमारा एमसी उनको चिल्लाते देखकर काफी खुश होता है और उसकी टीम अब फाइनली अपना मिशन कंप्लीट कर वहां से निकल पड़ती है इंपीरियल पैलेस की तरफ। नाइट का समय हो जाता है, इंपीरियल पैलेस पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा सारे के सारे प्लानिंग करता है और वो समझ जाता है कि वे लोग फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे। जब हमारा एमसी उसके पास आता है तो उसे काफी अजीब लगता है और कहने लगता है कि हम लोग इतनी आसानी से यहाँ पर आ गए, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मुझे जरूर लगने में लगी हुई है। तभी याओ कहने लगता है यंग मास्टर आपको यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा क्या। तो एमसी बोलने लगता है कि इसकी पर्सनैलिटी देखते हुए डोंगफेंग फैमिली की, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर इतनी आसानी से एंटर कर पाया प्लेस में, मुझे थोड़ा डाउट तो होने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि ये जो ट्रिप है वो काफी स्मूथ लगने में लगी हुई है, बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं किया अपन लोगों ने। और तो और उतना ही नहीं, अगर मैं अभी वो जो इससे पहले जो प्रीवियस बिहेवियर था उस वॉरियर का, वो भी कुछ ऐसा लग रहा था कि उसने जानबूझकर हमें यहाँ पर बुलाकर लेकर आया गया है और हमें कंपटीशन में भी जिताया गया है। तो एमसी उससे पूछने लगता है कि जांग दाओलिंग तुम्हें थोड़ा बहुत सावधान रहना चाहिए। इसकी बात को सुनकर वो कहता है कि बॉस मुझे यहाँ पर एक फैमिलियर किलर ऑरा महसूस होने में लगा हुआ है जब से मैं इस पैलेस के अंदर एंटर हुआ हूँ। तो वो कहने लगता है कि जब से तुम इस बंकित में आओ ये बात तो माननी पड़ेगी। तो बताता है जंग दाओलिन कि मुझे नहीं पता क्या क्या होने वाला है, लेकिन मैं उस बंदे को जरूर मार दूंगा और जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा है। तो एमसी उसे समझाता है कि भाई इतनी जल्दबाजी ना करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, जो मैंने तुमसे कहा है तुम वो करो तो ज्यादा बढ़िया है। और इस बात से जांग दाओलिन भी एग्री हो जाता है और अंदर घुस जाते हैं उस बंकित के लिए। वहां पर कई सारे लोग खड़े होते हैं, उसके साथ सभी का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। ये बंदा यिन ताइफू है जो कि हमेशा सजेशन देता है। उसके बगल में खड़ा होता है डोंगफेंग जिन और दूसरे बगल खड़ी होती है डोंगफेंग पिंग। और जिंग और पिंग भाई साहब क्या बोलो। हमारा एमसी जब उन्हें देखता है तो मुस्कुराते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने फाइनली इसे देख लिया है, आखिरकार किस तरीके के इंपीरियल बंकित होने वाला है आज यहाँ पर। तभी अनाउंसमेंट होती है कि जो एम्पर है वो एंटर मार रहे हैं और सभी लोग उसके सामने अपना सर झुका देते हैं। लेकिन जब हमारा एमसी उसके सामने अपना सर नहीं झुकाता तो ये बात एम्पर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और सभी लोग उस पर चिल्लाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम इस हाइनेस को देखने के बाद अपना सर क्यों नहीं झुका रहे हो, अपने घुटनों के ऊपर टिक जाओ। तो एमसी उससे कहने लगता है कि जहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स के अलावा और मेरे एंसेस्टर के अलावा यहाँ पर ये फैमिली में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि दूसरे बंदे के सामने अपने सर झुका सके। यहाँ तक कि एक
एम्परर भी नहीं झुकवा सकता हमारा सर अपने सामने। अगर वो हेवनली किंग भी आ जाए ना तो वो भी हम अपना सर नहीं झुकाएंगे उसके सामने। ये बात प्रिंसेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उससे चिल्लाती है, उससे कहने लगती है, ये क्यों इम्तिहान, तुम वाकई में बहुत ज्यादा बेशरम हो चुके हो, ये कैपिटल ऑफेंस है, तुम्हें इसके बारे में पता भी है, तुम्हें अपने एम्परर के सामने सर झुकाना ही होगा। जहाँ पर याओ आगे आकर उसे शांत करती है, उससे कहने लगती है कि एम्परर आपको शांत हो जाना चाहिए और इनके बदले में मैं आपके सामने अपना सर झुकाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसा करने से हमारा एमसी उसे रोक देता है और उससे क्या लगता है कि याओ तुम्हें इनके फालतू के शब्दों पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें अपना सर झुकाने के घुटनों के बाद टिकने की जरूरत है। ये बात प्रिंसेस को पसंद नहीं आती और कहने लगती है कि हुआंग याओ तुम तो वाकई में बस एक लोली सर्वेंट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो ऐसा करने की। ये बात एमसी को पसंद नहीं आती और उसको आग लग जाती है और वो कहने लगता है, हे प्रिंसेस, अबे वो चूजी कहीं की, अपना मुंह देख कर चला नहीं तेरी जुबान काट दी जाएगी। ये बात सुनकर वो अभी भी नहीं रुकती और क्या लगती, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है क्या, ये बस एक लोली सर्वेंट है और एक रफियन है जो कि माउंटेन से लाकर गई फेंकी गई है तुम्हारे पास। अब एमसी की झटक जाती है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता और एक जोर से पाटा से हेडशॉट मारता है इस लौंडिया प्रिंसेस के, जो कि बहुत ज्यादा मुंह चला रही थी, अपना मुंह बंद कर दिया थप्पड़ देके। इसे देखकर वो शॉक होती है और क्या लगती है, ये किंगत्यान तेरी हिम्मत कैसी मुझे इस तरीके से स्लैप करने के लिए, और तुरंत हमारे एमसी को मारने के लिए अपने सोल्जर्स को यहाँ पर बुला लेती है। तभी चारों तरफ से सोल्जर्स एमसी को जैसे ही गिरते हैं तो वो समझ जाता है और कहने लगता है, ओह तो तुम लोगों ने पहले तैयारी कर रखी है मुझे मारने के लिए यहाँ पे। और जब सोल्जर्स उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं तो एमसी याओ को प्रोटेक्ट करते हुए क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ ना ही तुम्हें डरने की जरूरत है। और जैसे ही वो अपने उस स्पेयर से एमसी पर अटैक करते हैं तो उसकी शील्ड से, उसके ऑरा की शील्ड से वो स्पेयर वहीं पर टूट के चूर चूर हो जाता है, जिसको देखकर वो सोल्जर की फट जाती है और वो काफी शौक में चला जाता है। लेकिन एमसी रुकता नहीं है और वो भी अटैक करता है और उससे कहने लगता है, अब तेरा क्या होगा कलवे। तभी उसका जांग दावलिंग आकर उससे कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे मेरे बॉस पर अटैक करने की, अब तो तू पक्का मरना चाहता है मेरे हाथों से। और वो अकेला बंदा सभी के सभी सोल्जर्स को सिर्फ एक ही झटके में निपटा देता है, एक झटके में, जिसको देखकर प्रिंसेस काफी शॉक हो जाती है और घुटने के बाद टिक कर कहने लगती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये क्यों इम्तिहान है, वो वाकई में जांग दावलिंग का बॉस है, लेकिन कैसे। एम्परर यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता देखने के अलावा और उससे कहता है फिर बाद में, ये एक्चुअली में वाकई में जंग दावलन को अपनी साइड में इसने कर लिया है, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए इस बंदे को मरना होगा मेरे हाथों से। तभी हमारा एमसी अपना कंधा, अपने पैर उस प्रिंसेस के कंधे पर रखकर उससे कहने लगता है कि दोंग फेंग पिंग, तुम्हें याओ जाओ से माफी मांगनी होगी वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसे बाकई में धूल चढ़ा देता है इस लौंडिया को, इस प्रिंसेस को, और उसको दबाकर उसके सर को जमीन में कुचल देता है और उससे कहने लगता है कि उससे जाकर माफी मांगो फटाफट से। लेकिन ये बात अभी भी इसे पसंद नहीं आती प्रिंसेस को, तो वो कहने लगती है कि फादर प्लीज मुझे बचा लीजिए। तभी वो एम्परर अपने ड्रैगन ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उससे रोकता है और कहने लगता है, ये किंगत्यान बहुत हो गया तुम्हारा नौटंकी, अब बंद करो इस एक्टिंग को। लेकिन एमसी एक ही झटके में अपने हाथ से उसके इतने पावरफुल अटैक को रोकने में कामयाब रहता है, जिसको देखने के बाद ये पूरी तरह से कंफ्यूज एम्परर और शॉक में कहने लगता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने अभी अभी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया था और इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद भी, यहाँ तक कि ये फैमिली के एंसेस्टर भी आ जाए ना तो वो भी मुझसे टक्कर टू टक्कर फाइट कर पाएंगे बस। लेकिन एमसी को ये बात पसंद नहीं आती और वो कहने लगता है कि मैं एक बार फिर से कहूंगा, जल्दी से ये अभी के अभी याओ जाओ से माफी मांगो वरना तेरी खोपड़ी के मैं छितरे छितरे उड़ा दूंगा, तुझे समझ में आया। और जहाँ पर ये अभी भी रोने में लगी होती है, ये प्रेशर को झेल नहीं पा रही होती, रोते रोते उसके मुंह से खून भी निकल पड़ता है। अब जब इतना दर्द महसूस होता है तो उसे माफी मांगने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और वो याओ जाओ से अपना सर झुकाकर सर जमीन पर पटक पटक कर माफी मांगती है। तो एमसी कहने लगता है कि अब तुम्हें अपना इससे पहले माफी मांग लेनी चाहिए थी वरना तुम्हें इतना दर्द नहीं झेलना पड़ता। इतनी बेइज्जती करने के बाद वो एम्परर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता और कहने लगता है कि डैम इट, जस्ट तू बस तू इंतजार कर, एक बार तुम मेरे चंगल में फंस जाएगा ना तो डेफिनेटली तुम मेरे हाथों से ही मरेगा बेटे। और तभी बारी आती है इस बंदे की, चमचे की, जो कि हमारा एमसी उस पर जाकर कहने लगता है, और तुम मुझे अपने घुटनों के ऊपर टिकवाना चाहते थे ना। ये बात सुनकर उसकी फट जाती है और कहने लगता है कि तुम अब मेरे साथ क्या करना चाहते हो। एमसी उसके पास जाकर उसे घुराता और कहने लगता है कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस मैं तुम्हारी औकात दिखाना चाहता हूँ। और तभी अचानक से उसके मुंह से भी खून निकल पड़ता है और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और एक बार हाथ उठाने के बाद वो बंदा सीधे जाकर जमीन पर गिर जाता है। एम्परर तभी एमसी को रोककर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये किंगत्यान तुम्हें इतना एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना ये मेरा इलाका है। तो एमसी कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार ये किसका इलाका है, इलाका कुत्तों का होता है। मैं तो तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार हेवनली डेस्परेट सैनिटी पाउडर तुम्हें दिया तो दिया किसने। ये बात सुनकर वो काफी शॉक होता है और कहने लगता है एम्परर कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता उस हेवनली डेस्परेट पाउडर के बारे में। तभी अचानक से वो आता है आगे पीछे से जांग दावलिंग और उससे कहने लगता है कि तुम जल्दी से बताओ वरना मैं ये चीज इसे खिला दूंगा। वो प्रिंसेस बेचारी कुछ ना कर पाती, सारी की सारी हैंगड़ी इसकी निकल चुकी है, अब ये बस एक नॉर्मल गर्ल बन गई है ऐसा लग रहा है। जब एम्परर ऐसा होते हुए देखता है तो वो उसे रोकते हैं, उससे कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। जो हेवनली डेस्परेट सैनिटी जो पाउडर है वो किसी आउटसाइडर के द्वारा दिया गया था और मुझे नहीं लगा पता उसका नाम क्या है वगैरह है। ये पूछे लगता है तभी जंग दावलिन के वो कहाँ पर है तो बताता है एम्परर, ये पहले प्रिंसेस को छोड़ दो, वो प्रिंसेस कोर्टयार्ड में है, अब तो तुम जाने दो यार। ये बात सुनने के बाद वो अपने इमोशन पर कंट्रोल खो देता है जंग दावलिन और तुरंत निकल पड़ता है और उससे कहने लगता है कि मैं सबसे पहले वहां पर जाकर देखता हूँ, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी जो पनिशमेंट है वो मौत से भी बदतर होगी। ये सुनकर एम्परर काफी खुश होता है कि वो यहाँ से जा चुका और एमसी से नोटिस करता है और कहने लगता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इस डोंगफेंग होंग ने एक्चुअली में इतनी एबिलिटी है लेकिन उसके बाद भी इतनी आसानी से इसने सब कुछ बता दिया, ये जरूरी ट्रैप होगा। तभी याओ को बुलाता है और उससे क्या लगता है कि हमें जाकर देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या होने में लगा हुआ है। और तभी अचानक से कई सारे सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं और उससे कहते हैं योर हाइनेस, जो इंपीरियल गार्ड की आर्मी है उन्हें चारों तरफ से हमने इसे घेर लिया है। ये बात सुनकर
ये काफी खुश होता है एम्परर और कहने लगता है कि फाइनली जो इंपीरियल गार्ड्स है वो फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। ये क्योंकि यार मैंने तुमसे कहा था ना ये मेरा इलाका है, अब समय आ चुका है। जो 8000 इंपीरियल गार्ड्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर ग्रांड फॉर्मेशन प्रोटेक्टिंग एम्परर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हुई है इस पैलेस के अंदर। अब देखते हैं कि आखिरकार तुम कितने एरोगेंट हो सकते हो। तो वो एमसी उसको देखता है खुश, तो वो काफी ध्यान नहीं देता है इस चौमू की बातों पर और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये बंदा अभी भी यहाँ पर ट्रैप्स का इस्तेमाल करने में लगा है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखकर ऐसा लगता है कि जो डंग दावलिन है वो काफी डेंजर में फंसा हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए। तभी वो अपने सोल्जर्स को अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है हमारे एमसी पर, और हमारे एमसी को इन सब बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो गुस्से में अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि अगर तुम वाकई में मरना चाहते हो तो मुझे इस बात के लिए बिल्कुल ब्लेम मत करना। और तभी एक इल्यूजनी टाइप वहाँ पर एक बीस्ट आ जाता है उसके सामने और एक बार घुर्राता है, तो उसकी सोनिक बूम के कारण सारे के सारे सोल्जर्स दूर जाकर गिरने लगते हैं। जब एम्परर ये सब देखता है तो वो इधर से कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि ये सब क्या होने में लगा हुआ है, आखिरकार ये बीस्ट अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया और मैं तो इसे कैसे देख पा रहा हूँ, किस इस ब्रेट ने कौन सी मेथड का यूज किया है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि ये अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, अब एम्परर तेरी बारी है। और तभी वो अपने उस बीस्ट का इस्तेमाल करता है उसे एम्परर पर अटैक करने के लिए, जहाँ पर वो एम्परर अपने तारीफ करता है और कहने लगता है कि तुम अब ध्यान दो, ये एम्परर यानी कि इंपीरियल मैजेस्टी यहाँ पर तुम्हें एक बढ़िया गिफ्ट देने वाला है। येलो आर्मर देखकर एमसी शॉक होता है और कहने लगता है कि ये तो एक येलो एयर बॉडी आर्मर है ना, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इसके पास आ चुका है। तभी वो एम्परर अपने डैगर ऑरा का इस्तेमाल करता है वापस से और एमसी पर थ्रो कर देता है अपने सबसे पावरफुल अटैक को। लेकिन एमसी को इन सब बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और तुरंत उस पर अटैक काउंटर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों की पावर जब आपस में टकराती है तो एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन एमसी की पावर ज्यादा होने के कारण जी एम्परर उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाता और सीधे जाकर दूर जाकर गिरने लगता है। और हमारा एमसी एक पावरफुल एनर्जी का पंच बनाते हुए कहने लगता है कि तुम अब डॉग एम्परर कहीं के मारे जाओ, जिसको देखकर एम्परर काफी घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर अभी भी ये क्या हुआ था, मैं लेवल 4 रियलमी का वॉर गॉड पावर हाउस हूँ और इस बंदे ने इतनी स्ट्रेस ने मुझे इतनी अच्छी तरीके से सरप्राइज कर दिया। तभी ये एम्परर अपनी जान बचाने के लिए अपने सोल्जर का यूज करता है और कहने लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं मार पाओगे। लेकिन एमसी रुकता नहीं है और एक जोरदार पंच मारता है उस एम्परर के। वो सोल्जर्स तो मारा जाता है लेकिन एम्परर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और कहने लगता है कि ये किंग तियान तुमने मुझे इसे काम करने के लिए फोर्स कर दिया है, अगर मैं तुम्हारी इस वीकनेस को अपने हाथों में पकड़ लूं तो फिर देखता हूँ कि आखिरकार तुम किस तरीके से अटैक करोगे मुझ पर। एमसी से टक जाती है और वो कहने लगता है कि डोंग फेंग होंग तुम वाकई में मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और तभी वो एक तलिस्मान को एक्टिवेट करता है जिससे कि एक सोल्जर आ जाता है, एक गोलेम कह सकते हो, जिसको देखने के बाद एम्परर पूरी तरह से कंफ्यूज और समझ नहीं पा रहा था कि चल क्या रहा है। और वो गोलेम उस एम्परर के एक मुक्का मारता है और एम्परर दूर जाकर गिर जाता है। दूर जाकर गिरने के बाद इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और समझ नहीं पा रहा था कि ये चल क्या रहा है और कहता है कि डैम इट मैं रियली में इस कचरे से हार गया। एमसी आता है स्वॉर्ड से उसकी गर्दन को मारने के लिए रेडी होता है और उससे कहने लगता है कि डोंग फेंग होंग तुम्हें लगता है कि अब तुम यहाँ पर मरने के लिए अपनी तुमने कबर खुद खोल दी है, तुम एक एम्परर हो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी फैमिली मेंबर्स को टच करने की, आज तो तुझे मरना ही पड़ेगा। और तभी तुरंत हमारा एमसी उसके हाथ को काट देता है वहीं पर और ये प्रिंसेस यहाँ पर कुछ भी ना कर पाती चिल्लाने के अलावा। तभी एमसी धमकाते उससे क्या लगता है कि डॉग एम्परर मैं तुम्हें 2 मौके देना चाहूंगा, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो और मैं तुम अगर मैं सेटिस्फाई हो गया तो मैं जाने दूंगा, और दूसरा अगर तुम वाकई में अपनी सेल्फ कल्टीवेशन को क्लियर कर लेते हो और डॉग बन जाते हो हमारी साइड में आज से तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये बात सुनकर एम्परर की फट जाती है और क्या लगता है कि मैं सेकंड ऑप्शन को चुनने के लिए तैयार हूँ। तो एमसी क्या लगता है कि तुम वाकई में भी जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें ये सब किसने सिखाया, कौन आखिरकार जोंग दहली की लाश के पीछे पड़ा है। तो एम्परर बताता है ये डीमन किंग है, डीमन किंग ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। इसकी पूरी तरह से फट जाती है और क्या लगता है ये जो बंदा है इसको देखकर पता चलता है कि मैं इसे नहीं हरा सकता। तो एमसी भी इसकी दिखता है और कहने लगता है कि ये बंदा इस सीन के पीछे बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन मैं साफ साफ कह सकता हूँ जो मास्टर जू है जिसके बारे में बात कर रहा था वो सारा का सारा कांड उसने ही किया होगा। एमसी पूरी तरह से कंफ्यूज होता है और उससे पूछने लगता है कि डीमन किंग आखिरकार ये डीमन किंग क्या है, क्या करता है और उसका जांग डावलंग से क्या लेना देना है। तो एम्परर बताता है कि मुझे नहीं पता कि क्या कह रहे हो तुम, मैं बस एक उनके ऑर्डर्स को फॉलो करता हूँ, वरना जो डीमन किंग है वो मुझे मार देंगे। और जो ग्रीन रॉड मास्टर है वो एक इंपीरियल सिटी में लास्ट टाइम देखे गए थे और वो डीमन किंग है वुल्फ क्लैन का। ये बात सुनकर एमसी से पूछता है कि ये डीमन किंग अभी है कहाँ पर। तो वो कहने लगता है कि प्रिंसेस पैलेस पर। तो एमसी उसकी बात मानता है और कहने लगता है कि तुम वाकई मेरे क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हो, मैं तुम्हारी जान इस वक्त तो बच दूंगा, लेकिन दूसरी बार अगर तुम मेरे हाथों पर चढ़े अंटे में तुम पक्का मारे जाओगे। अगर तुम मेरी जिंदगी में दखल देना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी की पूरी तरीके से नरक बना दूंगा। और वो ये देखकर घबरा जाता है और कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ। तभी याओ को अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि हमें प्रिंसेस पैलेस की तरफ जाना चाहिए और वो इस बात के साथ एग्री हो जाती है। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, हाथ कट चुका है और क्या लगता है कि ये किंग तुआन तुम तो वाकई में अपनी कल्टीवेशन को छुपाने में भाई काफी एक्सपर्ट हो, तुमने अपनी कल्टीवेशन लेवल को ऑलरेडी एम्परर रियल में पहुंचा लिया है। हाँ, तो क्या हुआ अगर तुम एक बार प्रिंसेस पैलेस में चले गए तो तुम डेफिनेटली मारे जाओगे वहां पे। तभी याओ उससे पूछने लगती है कि यंग मास्टर क्या तुम्हें हमें प्रिंसेस पैलेस पर जाना जरूरी है। तो एमसी बताता है कि जब मैं इस एंटर किया था पैलेस में तो मैंने यहाँ पर कुछ भी नोटिस नहीं किया था, नहीं मुझे इसके बारे में पता था, लेकिन
अब यहाँ पर मुझे सब कुछ कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। दूसरी तरफ उस प्रिंसेस पहले में एक पैलेस में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और इसे देखकर एमसी कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर मैजिक एनर्जी एक साथ कंबाइन होने में लगी हुई है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या जांग दावलन के पजेस कर लिया जा चुका है किसी के द्वारा? अब वो वेट नहीं कर सकता तो याओ को अपनी बाहों में उठाता है और कहने लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और लेने के बाद सीधे उड़कर फुल स्पीड में जाने लगता है और कहने लगता है कि जांग दावलन, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम किसी बड़ी परेशानी में नहीं फंसे होगे। दूसरी तरफ जांग दावलन है वो इनर डीमन में घुस चुका है और वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और कह रहा होता है कि मुझे अपनी मदर को बचाना होगा। मेरी मॉम को गुंडों ने उसने बुरी तरीके से मार दिया था, तो मुझे अपना बदला और अपना हिसाब तो बराबर करना ही पड़ेगा। ये कितना पेनफुल है। आखिरकार ये डेविल सीड है वो मेरे डार्क हार्ट में आया तो आया कैसे? तभी यहाँ पर एक बीच दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि पजेस कर लिया जा चुका है, तुम ऑलरेडी मेरे माइंड पसंद में फंस चुके हो। जैसे कि मैंने उम्मीद की थी एक नंबर 1 जीनियस है इस वर्ल्ड के, यहाँ तक कि इतने इम्प्लीमेंट कर दिया था माइंड में डीमन सीड को, लेकिन तुम अभी भी मुझे हर्ट करने में कामयाब रहे हो। मैं वाकई में तुम्हारी तारीफ करता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ, लेकिन अब तुम क्या करोगे मेरे सामने? और तभी अचानक से वो फुल स्पीड में वो बीस्ट जांग दालोन की तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है और क्या लगता है कि इस स्टेट में तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से पजेस्ड हो रखी है, अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता, अब तुम जाओ और मारे जा सकते हो। लेकिन वो किस तरीके से डॉज करने में कामयाब रहता है, लेकिन उसका पूरा अटैक तो डॉज नहीं होता, लेकिन फिर भी अटैक करता है और आपस में दोनों का घमासान जो तो फिर से चालू हो जाता है। जंग दालो ने उससे पूछता है कि तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों करने में लगे हो, क्या तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा? तो वो डॉग कहने लगता है कि तुम गैस कर सकते हो। तो जंग दालो ने पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ। तभी वो डेविल उससे पूछता है इनर डीमन इसका कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो? तुम ऑलरेडी कंप्लीटली पोजेशन में फंस चुके हो और अब तुम इस पोजेशन से बचकर नहीं भाग सकते। मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारा बदला लेने के लिए और तुम्हारे पेरेंट्स का पूरा हिसाब बराबर करूंगा उससे, बस तुम अपना कंट्रोल मुझे दे दो। तुम पूरी तरीके से फ्री हो किसी को भी निपटाने के लिए। जब इसके साथ ऐसा सब होता है तो वो कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि ये सब क्या होने में लगा हुआ मेरे साथ, ये डीमन मेरे डाव हार्ट को पूरी तरह से डेव्योर करने में लगा हुआ है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। बॉस प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, मुझे पजेस्ड हो चुका हूँ मैं। तभी हमारा एमसी पीछे से आकर कहने लगता है कि जांग दाओलिंग जरा 1 मिनट रुको। तभी ये पहचान लेता है कि यह आवाज तो इसके बॉस की आने में लगी है और तभी वो डीमन भी उसे देखकर कहने लगता है कि तुम वापस से यहाँ पर आ चुके हो और वो जंग दाओलिंग से कहने लगता है कि बॉस फाइनली आप यहाँ पर आ गए हो, आपको वहाँ पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है बॉस, आप मत आइए यहाँ पर। लेकिन एमसी को फर्क नहीं पड़ता और कहने लगता है कि डैम इट, तुम रियली में यहाँ पर मैजिकल फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि तुम मेरे ब्रदर को कंट्रोल कर सको, तुम तो मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेने की कोशिश कर रहे हो। और वो काफी गुस्से में नजर आता है इस वक्त हमारा एमसी और बिना किसी प्रॉब्लम के हमारा एमसी उस तक पहुंच जाता है उस फॉर्मेशन के बीच में और क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बस एक मैजिकल पुलिंग एरे है, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिसको देखकर वो काफी शौक होता है और रोना चालू कर देता है। दूसरी ओर डॉग बीस्ट पूरी तरह से कंफ्यूज होता है और क्या लगता है ये इम्पॉसिबल है, ये एक मैजिक एरे है जो कि पर्सनली जियो त्यांशु के द्वारा ही यहाँ पर सेटअप किया गया था। एक ऑर्डिनरी पर्सन जो कि इनर डीमंस के द्वारा डेवलप कर लिया जा चुका है, उसे तो कर देना चाहिए एक ऑर्डिनरी पर्सन को और भी मर जाना चाहिए अभी तक, लेकिन ये बंदा सुरक्षित कैसे है? तभी एमसी उससे कहने लगता है कि जांग दाओलिंग अगर तुम इंसिस्ट करते हो तो मैं इस फॉर्मेशन को थोड़ी देर में तोड़ दूंगा, चिंता मत करो, तो बस अपने आप को संभाल कर रखना होगा। हर फॉर्मेशन का एक कोर होता है, जब तक हम उसे ढूंढ लेंगे तो हम इजिली इसको तोड़ने में कामयाब रहेंगे। और तभी हमारा एमसी बिना किसी दिक्कत के उसकी फॉर्मेशन कोर को ढूंढने में कामयाब रहता है और क्या लगता है कि ये जरूरी वही होगा और तुरंत अपने हाथों से उसके मेन कोर पर अपने हाथों से तोड़ने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर ये बंदा काफी शौक होता है और उससे क्या लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा और अपने डॉगी को ऑर्डर देता है कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो भाई, अब जाओ और उस बच्चे को जल्दी से जाकर मार दो। तभी इसके पास एक पिल होती है, उस पिल को खाने के बाद इस बीच की एनर्जी पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और क्या लगता है कि तुमने ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया होता है, लेकिन इस बार इस पिल को खाने के बाद, मैजिक पिल को खाने के बाद मेरी स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुकी है एम्परर रियल्म के। अब देखते हैं कि आखिरकार तुम अब मेरा क्या बिगाड़ पाओगे और तुम मेरे खिलाफ यहाँ पर जीत भी पाओगे। तभी वो उससे कहने लगता है कि जंग दालन बॉस आप मुझे छोड़कर अकेले यहाँ से चले जाइए वरना आपके साथ बुरा होगा। तो हमसे कहने लगता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ से चला गया तुमसे मिलने के बाद भी तो मेरे जितने भी एफर्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे और मैं कभी भी ब्रेक इस फॉर्मेशन को वापस से तुम्हें नहीं रोकने दूंगा और इस फॉर्मेशन को मैं फिर से तोड़ दूंगा। जो करना है इस बंदे को वो करने दो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। और जैसे ये डॉगी हमारे एमसी की तरफ अटैक करने के लिए भगता है, लेकिन हमारे एमसी की जो प्रोटेक्शन शील्ड होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि एक ही झटके में उस डॉगी को दूर फेंक देती है। इसको देखने के बाद सभी लोग शॉक होते हैं और कहने लगते हैं कि जी किंग टियान, मैं भी अपनी आंखों से तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ। एक बार तुम मारे जाओगे तो मैं तुम्हारी डेथ को कम से कम 3 दिन और 3 रातों तक यहाँ पर सेलिब्रेट करने वाला हूँ और मेरे दिल की जो गुस्सा है ना, नफरत है, वो तभी उसे शांत मिलेगी। ये लोग मजे कर ही रहे होते हैं तभी अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है, जिसको देखकर एम्पर कंफ्यूज और समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या चलने में लगा है। क्योंकि ये डॉगी है वो अटैक करता है बैक टू बैक, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाता हमारे एमसी का और कहता है ये तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, मैं जो कि इंटरमीडिएट लेवल पर है एम्पर रियल्मी के, आखिरकार इस बंदे को एक खरोंच तक नहीं दे सकता, इम्पॉसिबल। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि ये सभी के सभी बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई चींटी काटने में लगी है, खुजली मच रही है बस और कुछ नहीं। जिसको देखकर ये एम्पर भी शॉक और उससे कहने लगता है ये डीमन किंग के जो पंचेस हैं वो वाकई में पावरफुल होने चाहिए किसी भी पैलेस गार्ड को मारने के लिए
इंस्टेंटली। लेकिन एक्चुअली में ये ट्रैश और कचरा इसको संभालने में कामयाब रहा, तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, ये मैन जरूरी एक डीमन होगा। दूसरा इसे देखकर ये बंदा भी शॉक होता है और कह पड़ता है कि अक्का ये बच्चा है तो है कौन, इस बंदे को हम जिंदा नहीं रहने दे सकते, इसे मारना होगा, जाओ और जल्दी से मार दो इसको। तभी ये डीमन अपने गुस्से पर कंट्रोल खो देता है और फुल पावर में हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि डैम इट, लगता है कि ये अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। ये डॉगी वाकई में बहुत ज्यादा अनोइंग है, बस एक नॉर्मल पंच मारता है उसकी तरफ थ्रो करता है और वो बंदा वो डॉगी दूर जाकर गिरता है सीधे और उसकी बैंड बच जाती है। तभी हमारा एमसी उस जांग डाओलिन को रोकता है और उससे कहने लगता है कि इस फॉर्मेशन को तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, अब जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम वैसा करो, तुम्हारे बॉडी के अंदर डीमन सीड है, तुम्हें सबसे पहले उससे छुटकारा पाना होगा। तो जंग डालो ने बताया लगता है कि तुम्हें इसकी बात सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, डीमन सीड उससे कह रहा है कि तुम इसकी बात ना सुनो, ये काफी पेनफुल है तुम्हारे लिए, मैंने सही कहा ना, तुम्हें डिमोनिक पाथ पर चलना चाहिए, मैं तुम्हारी फुल मदद करूंगा। तो एमसी से बताता है, उससे कहने लगता है कि जो डीमन तुमसे जो भी कह रहा है मुझे सबको सुनाई दे रहा है, वो भी क्लियरली, तो तुम्हें इसकी बात सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ताओ शेंजुई ताओ ही अपने हार्ट को कंसल्ट करो और अपने जितना हो सके हेवन एंड अर्थ को कंडेंस करने की कोशिश करो। और ये बंदा तभी अपनी मेडिटेशन पोजीशन में चला जाता है। तभी डीमन केक चलाता है और कहने लगता है ये काफी लेट हो चुका है, जंग दाउलिन पक्का मारा जाएगा आज। लेकिन एमसी अभी भी रुकता नहीं है और वो अपने मंत्र को पढ़ना जारी रखता है और डीमन उसे रोकने की फुल कोशिश करता है और खूब भटकाने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा है, ये एक्चुअली में यहाँ पर रियलाइज करने में लगा हुआ इस एनलाइटमेंट को। तभी हमारा एमसी क्या लगता है कि मैं सेक्रीफाइस करूंगा अपनी लाइफ को ताकि तुम्हारे फेट को मैं बदल सकूं, तुम्हारी किस्मत को बदल सकूं, तो प्लीज मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे इस बार डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और तभी अचानक से वो बंदा एनलाइटमेंट हो जाता है और उसके तुरंत बाद इसकी पावर लेवल बढ़ जाती है और वो हवा में उड़ने लगता है और उसका धन्यवाद कहता है, बॉस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तभी एक इमोर्टल बीइंग जैसी परछाई आती है, एक शेडो आती है और उसको इसके माथे पर एनलाइटमेंट देने लगती है। और एनलाइटमेंट हासिल करने के बाद जांग डाओलिन उससे ब्रेक थ्रू करना चालू कर देता है। वॉर गॉड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, 9th ग्रेड तक पहुंच जाता है ब्रेक थ्रू करते करते। ये देखने के बाद सभी लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर ये डॉगी, और क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा है, ये एक्चुअली में कंप्लीट करने में कामयाब रहा उस डाव को एंड ब्रेक थ्रू भी कर लिया। वैसे इतना ही नहीं, तो एमसी भी खुश होता है और उससे क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, ये बात तो मानना पड़ेगा। और बिना किसी दिक्कत के यहाँ पर ये ब्रेक थ्रू करने में कामयाब होता है, एम्परर रियल में ब्रेक थ्रू कर जाता है फाइनली। और जब ये ब्रेक थ्रू करता है तो वो काफी जोर से चिल्लाता है और तभी सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है कि इस तरीके से अगर ब्रेक थ्रू ये करता रहा तो तुम्हारी जो शील्ड है उस पर जल्दी इफेक्ट पड़ेगा। और 3 पॉइंट रह जाते हैं इसकी सील टूटने के लिए, सेकंड सील टूटने के लिए, जिसको देखकर वो काफी खुश होता है और उससे क्या लगता है कि मुझे इस सेकंड सील रिंग को तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब ये ऐसा होने में लगा हुआ तो ये एम्परर की टीम की तो फटी पड़ी होती है। उसका साथी कहता है कि जो एम्परर रियल में पहुंच चुका है ये बंदा, ये एक्चुअली में एम्परर रियल में पहुंच गया, मुझे विश्वास नहीं होता। प्रिंस क्या लगता है कि जैसा कि हमने उम्मीद की थी नंबर 1 टैलेंट से, ड्रैगन एंड टाइगर सेट के बंदे से, एम्परर कहता है कि हम तो खत्म, अब हमारा जो मिशन है वो कम्प्लीटली फेल्ड हो चुका है। तभी ये चिल्लाता है जोर से ब्रेक थ्रू करने वाला कि वन दाउ डिवाइन टेक्निक, इमूवेबल एज अ माउंटेन की तरह हिलाना भी उसे बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और इस डीमन को हराने के लिए वो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। इसको देखकर इस डीमन किंग की फट जाती है और वो कहने लगता है अनबिलीवेबल, ये कुंगतियान कैजुअली कुछ पॉइंटर्स अगर दे देगा उस बंदे को तो ये बंदा एम्परर रियल मी पर ब्रेक थ्रू कर गया। भाई ये कैसे मालूम है, इसने कैजुअली में ब्रेक थ्रू करवा दिया इस बंदे को। डैम इट, जांग डाउलिंग का जो एम्परर रियल में का ऑरा है वो स्ट्रॉन्गर है मेरे मुकाबले में तो बहुत ज्यादा। शिट, अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और तभी एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके से जांग डाउलिंग बाहर निकलता है और एक बड़ी अलग ही लाइट में निकल रहा है भाई ये। और फाइनली वहां पर सारा का सारा कमोशन खत्म होता है और वो एमसी से कहने लगता है कि बॉस, जो डीमन है जो एरे के अंदर था, जो अभी भी स्टिमुलेट करने में लगा हुआ डीमन सीड को मेरे अंदर, तो पहले इसे एरे को आपको जल्दी से तोड़ना होगा। तभी हमारा एमसी अपना ब्लड निकालता है और कहने लगता है कि तुम्हें थोड़ा पेशेंट रखो, शांति, चिल मारो यार, चिल मारो, तुम्हारे यहाँ पर कोई भी कुछ ना बिगाड़ सकता, इस परेशानी को मैं तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूंगा। और ब्लड से वो सीधे जाकर इसकी पावर लेवल को बढ़ा देता है, जिससे कि फॉर्मेशन का बैरियर है वो टूटना चालू हो जाता है और बिना कुछ ज्यादा समय बर्बाद किए एक ही धमाके के साथ वो बैरियर डिस्ट्रॉय है। जहाँ पर ये बंदा खड़ा होता है और कहने लगता है कि तुम ये किंगतियान, तुमने मेरे प्लान्स को वापस से डिस्ट्रॉय कर दिया है, फिर से बिगाड़ दिया है। लेकिन जैसे ही वो कुछ अजीब से नोटिस करता है तो समझ जाता है कि यहाँ पर ये बंदा क्या करने में लगा हुआ है। छी, तुम्हारी किस्मत वाकई में बहुत अच्छी है इस बार। तभी याओ भी वहां पर आती है और उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक हो गए। तभी ये काफी उदास महसूस करता है और कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सही समय पर एक्शन लिया, वरना मैं आपको वाकई में डिस्ट्रॉय कर देता, आपका नुकसान होता मेरे मेरे बदले। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो अभी एमसी एक पाउच से देता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है जो डीमन इंक्लूडिंग, भले ही पता है जो डीमन इंड्यूसिंग एरे है वो टूट चुका है और साथ ही साथ में जो डीमन सीड है तुम्हारे अंदर वो भी, तो अब ये तुम्हें और ज्यादा जल्दी तो इरप्ट नहीं होने वाला, तुम इन पिल्स को खाओ और उसे कुछ समय के लिए सप्रेस कर रख सकते हो। अब बारी आती है इस डीमन किंग की, चलो देखते हैं भाई इस डीमन किंग के क्या हालचाल। तभी हमारा एमसी इस डीमन किंग के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि अब बताओ, तुम सच सच बताना कि आखिरकार तुम जांग डाउन को क्यों मारना चाहते हो। जब ये इंटरोगेशन कर ही रहा होता है तभी एक जोड़ का धमाका होता है और ये बंदा बाहर निकल कर कहने लगता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। और बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली उस कुत्ते को एक मुक्का मारता है और वो कुत्ता यहीं ऑन द स्पॉट मारा जाता है बिना कुछ सोचे समझे। ये कुछ ज्यादा
मतलब सही नहीं लगता कि भाई अचानक से अगर कैसे कोई मार सकता है किसी को। और यहाँ पर सिर्फ सबूत मिटा रहा है ये बंदा और कुछ नहीं है। एमसी चिल्लाता है कि तुम हो कौन और तुम इस बंदे को तुमने क्यों मारा। तो वो कहने लगता है कि ये पर्सन की हिम्मत कैसे मेरे लिटिल जूनियर ब्रदर पर अटैक करने की, मैं इसे मार कर ही रहूंगा। और मनी मन में कह रहा होता है कि मैं अपने आप को यहाँ पर एक्सपोज नहीं हो सकता, अगर मैंने मूव नहीं किया तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि जंग दाओलिन के तुम्हारा लिटिल जूनियर ब्रदर है। और ये बंदा समझ जाता है कि जो और है वो मेरे बहुत नजदीक आता जा रहा है, मैं अपने आप को यहाँ पर एक्सपोज नहीं होने दे सकता। यहाँ तक कि इस एम्पर की फट जाती है और कहने लगता है कि खत्म, ये मास्टर जू है वो यहाँ पर सभी को मारने में लगे हुए हैं ताकि वो विटनेसेस को साइलेंस कर सके। और मुझे यहाँ पर जल्दी जल्दी अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा वरना मैं भी यहाँ पर मारा जाऊंगा। तभी ये मास्टर एम्पर भी अटैक करता है और उससे कहने लगता है कि डोंगफेंग होंग तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, तुमने इन डिमन के क्लैन के साथ मिलकर दूसरे लोगों को चोट पहुंचाई, यहाँ तक कि फ्यूचर सेक्ट लीडर है हमारे ड्रैगन एंड टाइगर सेट के, तुमने उसको भी चोट पहुंचाई, तुम तो बाकी बहुत ज्यादा हिम्मत वाले बन चुके हो। तभी वो उससे अपने घुटनों के ऊपर टिक कर माफी मांगता है और उससे कहने लगता है कि मास्टर प्लीज आप मेरी जान बख्शी दीजिए, आई मीन मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन ये बढ़वा साला मानता वानता तो है नहीं है, अब सबूत साबित सब कुछ मिटाना है तो वो बोलता है कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना और एक ही झटके में उसको वहीं पर मार देता है। और यहीं पर कहानी हो जाती है एंड हमारे इस एमसी की। हमारा एमसी नहीं है ये भड़वा साला एमसी का एम्पर है, हमारे एमसी का दुश्मन है एम्पर। सॉरी गाइस, गलती से मिस्टेक हो गया यार, समझ जाया कर थोड़ा बहुत तो। तभी हमारा एमसी को डाउट होता है, हाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये बंदा इतना अजीब क्यों कर रहा है, यहाँ पर ये इससे पहले नहीं आया और नहीं ये बाद में आया, लेकिन जी जैसे ये बंदे यही ये यहाँ पर आया तो इसी के साथ साथ इसने हमारी जो इंपॉर्टेंट लीड थी, ये दो बंदे जो कि मुझे असली कल्प्रिट तक पहुंचा सके, उन दोनों को इसने तुरंत मार दिया। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और यहाँ पर इस बुढ़ऊ की यहाँ पर हालत खराब हो जाती है भाई साहब, और डर के मारे तक घबरा जाता है। तो वो हमारे एमसी पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि हे बच्चे, तुम भी इस डीमन के साथ मिलकर मेरे जूनियर ब्रदर पर हंट करना चाहते हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने चोट पहुंचाई तो। तभी याओ आगे आकर उससे कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई यंग मास्टर पर अटैक करने की। तभी जंग दालन आगे आता है और उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर, ये बॉस थे जिन्होंने मेरी जिंदगी बचाई थी, आप इसे हट नहीं कर सकते। और मनी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आज बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं है इस तरीके से अगर मैं अपने मूव करता हूँ तो, लेकिन मुझे कोई दूसरा मौका तो जरूर मिलेगा फ्यूचर में, पर्सनली तुम्हें अपने हाथों से मैं मारने वाला हूँ। तभी एक बंदे की एंट्री होती है और वो कहने लगता है कि डाओमिंग अब तुम्हें समय आ चुका है कि तुम सेक्टर में वापस लौट जाओ। इसको देखकर वो कहने लगता है कि फाइनली आप आ चुके हो ओल्ड मास्टर। इसको देखकर एमसी भी कंफ्यूज होता है और पूछने लगता है कि ये कौन है बे, इसको तो हम जानते ही नहीं है। और अगर जांग दालंग से कहने लगता है कि तुम्हारा समय जल्दी जल्दी समाप्त होने वाला है, तुम मेरे साथ सेक्ट में वापस चलोगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम्हारे जो अंदर डिमोनिक सीड है उसे हम जल्द जल्द सप्रेस कर सके और अपनी मैजिक पावर से वो दोनों को अपने हाथों में बांध कर ले जाने लगता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो हमारा यहाँ पर एमसी कुछ भी नहीं कर पाता उन्हें रोकने के लिए, और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हे जांग दाओलिंग, इस तरह तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मेरी जो सील है वो ऑलमोस्ट टूटने वाली थी भाई, 3 पॉइंट रह गए थे। अरे यार, अगर जो जंग दार्लिंग अगर इस वक्त चला गया तो आखिरकार मेरी सेकंड सील रिंग का क्या होगा। आखिरकार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट ही तो रह, आई मीन 3 पॉइंट्स ही तो रह गए थे कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीटली अनलॉक करने के लिए। तभी या उससे पूछने लगते कि यंग मास्टर, ये ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, हमें लगता है कि अब हमें भी आराम करने के लिए घर पर जाना चाहिए। ये जो पैलेस है वो पूरी के पूरे दुश्मनों से भरा पड़ा है और ये हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं है। तो ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि इतनी किस बात की जल्दी पड़ी हुई है, अगर ये इतनी ज्यादा आसान नहीं है इस पैलेस में आना वैसे भी हमारे लिए, तो हमें एक जगह पर तो और भी जाना है। तो वो पूछने लगती है कि कहाँ जाना है, तो एम्पर हमारा एमसी बताता है कि ग्रांड एंसेस्टर टेम्पल पर, क्योंकि ओल्ड वांग ने मुझसे कहा था इससे पहले जब वो मरने वाला था कि इस ग्रांड एंसेस्टर टेम्पल के नीचे कुछ मौजूद है, उस चीज को मैं देखने जा रहा हूँ और मुझे चेक करना है कि जो चीज मैं ढूंढने में लगा हुआ हूँ कि ये वही चीज है। इतना सब कुछ होने में लगा हुआ है, एम्पर मारा जा चुका है, कुछ लोग आते हैं और काफी शौक का एक्टिंग करता है और कहने लगता है कि व्हाट, यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, किसी ने हमारे एम्पर को असैसिनेट कर दिया है। और वो बंदा सीधे एमसी पर टारगेट करते हुए कहने लगता है काइजिन, आखिरकार तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या करने में लगे हो, जल्दी से जाओ और इस मर्डरर को यहीं पर पकड़ लो। तभी वो कहने लगता है कि माय लॉर्ड, जिस बंदे ने इस मेजेस्टी को मारा है वो ड्रैगन टाइगर सेट का बंदा है, ना कि ये फैमिली का ये लड़का। और मनी मन में कहता है कि अगर ये तुमको कैप्चर कर लूं, है तुमने मुझे पागल समझा है क्या। ये बंदा एक ऐसा बंदा है जो कि एम्पर लेवल स्ट्राइक को भी झेल सकता है और बिना किसी दिक्कत के यहाँ से निकल सकता है, वो भी जिंदा। ये बात सुनकर इसे काफी शौक लगता है, चिल्लाते कहने लगता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ अभी के अभी, जल्दी से जाओ और इसे इमीडिएटली टेक डाउन कर लो। मेरे जो ब्रदर्स की जो डेथ है वो इस ड्रैगन टाइगर सेट के कारण नहीं हुई है, बल्कि मैं इस यूजलेस ये फैमिली के ब्रैड के कारण हुई है, सारे के सारे इस भड़वे की है। और तो और इतना ही नहीं, ये किंगतुआन बिल्कुल पूरी तरीके से अनइंजर्ड है, एक भी चोट नहीं लगी, ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। शायद गलतफहमी हो रखी है, मुझे लगता है इसे लगता है कि ये इंजर्ड है, चोट लग चुकी है, इतनी फाइट करने के बाद भी ये परफेक्ट मौका है इसे इस वक्त मारने का। और मैं अपना जो दुश्मनी है और अपना जो बदला है वो आज मैं लेकर ही रहूंगा और सारे के सारे हिसाब मैं अभी बराबर करूंगा। तभी एमसी उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अनोइंग हो, तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, अगर तुम्हें वाकई में इतना हिम्मत है तो आ मुझ पर अटैक करके दिखा, अगर तू एक बाप की औलाद है तो वो कहने लगता है कि तुम कुत्ते कहीं के, तुम्हें ऑलरेडी मर जाना चाहिए था काफी समय पहले, आज मैं यहाँ पर तुझे पक्का पकड़ूंगा, फिर देखता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे जिंदा बचकर जाओगे। अब तुम चिंता करने की जरूरत नहीं
नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बार तुम मर जाओगे तो मैं डेफिनेटली तुम्हारी इस ब्यूटीफुल वाइफ का अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा, जो कि तुम्हारे साइड में मौजूद है। और तो फिर समझ जाओगे क्या क्या होगा। ये बात सुनकर एमसी को गुस्सा आती है और वो जैसी उस बात अगर उसकी वाइफ पर आ जाए ना, तो वो अपना कंट्रोल खो देता है और एक जोरदार किक मारता है उसके चेहरे पर और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे जो कान है वो खराब हो चुके हैं क्या? तुम्हारी बकवास सुन सुनकर मेरा जरूर दिमाग खराब हो गया। और एक एक कर पढ़ने के बाद वो बंदा इतना दूर जाकर गिरता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है और वहीं पर ऑन द स्पॉट निपट लेते हैं। भाई स्वाहा हो गया। उसके चेले उसके पास जाते हैं और कहने लगता है कि माय लॉर्ड, क्या आप ठीक हो? तभी ये काई जी सोल्जर्स है वो उससे सभी सोल्जर से कह देता है ये जनरल कि जाओ और सभी के सामने ये वर्ड कहना कि जो प्रिंस बहुत ही हिडन इलनेस के कारण मारे जा चुके हैं और ये ऑन द स्पॉट मर गए थे वहां पर बेहोश होने के कारण। और सोल्जर्स इस बात को कमांड को मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी एमसी कहने लगता है कि याओ तुम मेरे साथ ग्रैंड एंसेस्टर टेम्पल की तरफ चलोगी ना? वो तभी इस बात के लिए खुश हो जाती है और निकल पड़ते हैं दोनों के दोनों। और वो उस टेम्पल पर पहुंचते हैं, 15 मिनट लग जाते हैं पहुंचते पहुंचते। तो एमसी उससे पूछने लगता है कि याओ तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो बाहर और मैं यहाँ पर जल्दी लौट कर आऊंगा। तो वो पूछने लगती है कि ये जगह डेंजरस तो नहीं है आपके लिए, अंदर जाना सुरक्षित रहेगा? तो एमसी को लगता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है और वो जाने देने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि आप सावधान रहना। तो एमसी की ये बात सुनता है उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई भी चोट ना पहुंचा सकता। और जब अंदर जाता है तो उसे कुछ भी खास दिखाई नहीं देता और कहता है कि जिससे पहले की जो ओल्ड विभाग है वो यहाँ से गया था तो उन्होंने मेंशन किया था कि 10,000 ईयर्स ओल्ड डिमोनिक बीस्ट यहाँ पर कैद है और उसके साथ ही एक सेलेस्टियल बुक सील्ड है इस टेंपल के नीचे जमीन के तलघर में कह सकते हो अंदर की तरफ। अब जबकि ये नीचे है तो यहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होगा छुपा हुआ जो कि अंदर जाने में हमारी मदद करे। तभी उसे एक अजीब सी चीज दिखती है और जैसे वो उस चीज को मूव आउट करता है तो नीचे जमीन में एक सीढ़ियों का रास्ता बन जाता है और ये समझ जाता है कि ओल्ड वांग उस वक्त मुझसे झूठ नहीं बोलने में लगा था। उसने जो भी कहा वो सारी की सारी घटना और बातें सच है। और धीरे धीरे करके वे अंदर जाता है तो वो काफी बहुत बड़ा इलाका होता है और कहने लगता है कि मानना तो पड़ेगा ये वाकई में एक हिडन स्पेस है। और इसको देखकर तो पता चलता है कि ये कितने देर डीप है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है ये जो पैसेज है अंडरवर्ल्ड जाने का क्या? तभी वो कुछ नोटिस करता है और क्या लगता है कि जरा एक मिनट रुको, आखिर का जो सीलिंग इंस्क्रिप्शन है वो डीमन क्लैन की यहाँ पर क्या करने में लगी हुई है? अगर मुझे सब कुछ सच सच सही से याद है, करेक्टली याद है, तो ये डीमन क्लैन है उसे तो हायर प्लेन में होना चाहिए था, वो तो यहाँ पर अपीयरेंस होनी नहीं चाहिए थी। अगर वो यहाँ पर मौजूद है इसका मतलब ये हुआ कि जो हाई लेवल डिमोनिक बीस्ट थे वो यहाँ पर सील किए गए हैं। लगता है कि मुझे थोड़ा सावधान रहकर आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे ही हमारा एमसी जाकर जाकर कुछ देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि उसे एक डिमोनिक बीस्ट दिखाई देता है जो कि ड्रैगन जैसा दिख रहा होता है और उसी के पूंछ के ऊपर एक चमकती हुई बुक दिखाई देती है और कहने का लगता है कि अच्छा तो ये है वो डिमोनिक बीस्ट और जिस बुक को मैं ढूंढ रहा हूँ क्या ये वही सेलेस्टियल बुक है? मेरी तो वाकई में बल्ले बल्ले हो गई। सबसे पहले मुझे डाउडी जिंग मिला और वो कंफर्म हो चुका है सेलेस्टियल बुक वो या जो गाना गाने के बाद से। फिर उसके बाद सेकंड मिली मुझे थी लियांग गांग कुई जो कि कंफर्म हो चुकी थी सेलेस्टियल बुक। उसके बाद मैं एक एक करके क्लोज आता गया और तीसरी बार अब मुझे आ चुकी ये वाली बुक जिसके मैं काफी नजदीक हूँ। मुझे जैसे ही इसे नजदीक जाऊंगा तो सिस्टम मुझे बता देगा, लेकिन जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करता है तो यहाँ पर उसे कोई नोटिफिकेशन नहीं आता और वो काफी शॉक हो जाता है और क्या लगता है ये टारगेट आइसोलेट हो चुका है मिस्टीरियस फोर्स से और मैं इसे अपने हाथों में नहीं ले सकता। लेकिन इसका लालच इसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इसे हासिल करना चाहता है इस बुक को किसी भी तरीके से। और जब ये ऐसे में ध्यान नहीं दे रहा होता तभी उस डिमोनिक बीस्ट की आंखें खुल जाती हैं और वो तुरंत हमारे एमसी को घूरना चालू कर देता है। एमसी को उसे डर तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन वो ड्रैगन बीस्ट जो भी है वो उससे पूछने लगता है डेमोनिक बीस्ट कि अबे तुम कौन हो बे और यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जब हमारा एमसी इसकी ये बातें सुनता है तो वो भी काफी सरप्राइज पड़ जाता है और मन ही मन में क्या लगता है कि डैम इट, आखिरकार इस बंदे को अभी जगना जरूरी था क्या? ये थोड़ी देर बाद में जग सकता था। अब वाकई में मुझे लगता है कि अब मुझे ये बंदा बिल्कुल भी फेस नहीं देगा, आई मीन मेरी इज्जत नहीं करेगा, तो मेरे पास कोई भी मौका ही नहीं बचता। क्या अब मुझे इससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए? क्या होगा अगर ये स्कॉलर का नेचर हो तो, और यही बंदा अगर वो स्कॉलर निकला जो मेरी मदद करेगा ब्रेक थ्रू करने में, तो क्या होगा? अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो पूछ पड़ता है कि हे बड़ी तुम्हें गलत फहमी होने में लगी हुई है, मैं तो कैजुअली बस यहाँ पर इधर उधर देखने में लगे हुआ था। और मनी मैंने में क्या लगता है कि मैं कैजुअल यहाँ पर इस तरीके से रैशनली एक्ट नहीं कर सकता, मुझे सबसे पहले तो ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि सिचुएशन क्या है। तभी डिमोनिक बीच उससे क्या लगता है कि ये जो स्मेल आने में लगी हुई है तुमसे वो काफी ज्यादा एंटाइजिंग है, ये काफी समय हो चुका है मुझे जब से मैंने इतना डिलीशियस स्मेल सूंघी है, मुझे तुम्हें सूंघने के बाद तो काफी भूख लग पड़ी है। एमसी इस बात को देखकर काफी शॉक हो जाता है क्योंकि जो डिमोनिक बीस्ट है वो डायरेक्टली हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ा ताकि वो उसे खा सके। लेकिन जैसे ही वो एमसी को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो जो सील में वो कैद होता है वो सील वहां पर एक्टिवेट हो जाती है और उसको काफी बहुत ही ज्यादा पेन महसूस होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और जब वो एमसी को नहीं खा पाता तो वहीं पर धीरे से लेट कर रोने लगता है। तो एमसी को कुछ अजीब लगता है और क्या लगता है जरा एक मिनट रुको जी, और तो जाना पहचाना सा क्यों लगने में लगा हुआ है? इस बंदे को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तो केओस होली लैंड से आया हुआ है। और तो और इतना ही नहीं बल्कि में जिस चीज से वो ट्रैप्ड है वो हेवन डिफाइंग फॉर्मेशन है यहाँ पर। और डिमोन बिस्ट कह रहा होता है भूख लगी है कुछ तो दे दो खाना खाने के लिए। एमसी इसकी हालत देखता है तो मनी मन में क्या लगता है कि डेफिनेटली ये काफी बड़ा सीक्रेट है, चलो हमें सबसे पहले तो इस बंदे को मुझे अपनी साइड पर रखना पड़ेगा। तो उससे क्या लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, अच्छा तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इसमें, जिसको देखकर उसे उसके मुंह में पानी लगता है डिमोनिक बीस्ट में। और उससे क्या लगता है कि सच में? तो एमसी उसे बताता है कि ऑफ कोर्स ये बात है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो
और वो जो बुक है वो तुम्हारे पीछे वो क्या चीज है। तो वो डिमोनिक बीस्ट बताता है और उससे कहने लगता है कि मेरा नाम यान बाई है और मैं एक अनदर दूसरी डायमेंशन से इस वर्ल्ड में आया हुआ हूँ और जो ओल्ड गीजर्स है उन्होंने मुझे यहाँ पर बांध कर रखा गया है इस नाइन ड्रैगन इन्फर्नो फॉर्मेशन के द्वारा। और तुम उस बुक के बारे में बात करो तो जो बुक है वो एक्चुअली में इस फॉर्मेशन की आई है। अगर तुम इस बुक को तोड़ देते हो, आई को तोड़ देते हो, तो बुक तुम्हारी हो जाएगी। तो एमसी इस बात को सुनकर काफी खुश होता है और इससे कहने लगता है कि तो वाकई में रियली में हेवनली बुक है, मुझे पता था, मुझे ये फॉर्मेशन के बारे में पता सही चला है। अगर मैं वाकई में किसी तरीके से इस फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब रहा तो मेरे को ये बुक मिल जाएगी और तुम आजाद हो जाएगी। मैंने सही कहा ना? अगर ऐसी बात है तो मुझे एक बार ट्राई तो करने दो। इस बात को सुनकर डीमन कहने लगता है कि यूजलेस है, यहाँ तक कि तुम अपनी पावर को भी खड़ी कर लोगे ना, इकट्ठा कर लोगे तेलू रियलमी के, तो भी तुम इस फॉर्मेशन के आई को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन एमसी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और वो ट्राई करने की कोशिश करता है। तभी उसे कुछ याद आता है कि जो नाइन ड्रैगन इन्फर्नो फॉर्मेशन है उसे फौज किया गया था नाइन एजुलर ड्रैगन की स्पाइन्स को यूज किया गया था क्रिएट करने के लिए, इस बाइंडिंग चेन्स को बनाने के लिए, जिससे कि ईच स्पाइन इंस्क्राइब की गई है एक नाइन लाइफ र्यून्स के साथ। और जो सीक्रेट चैम्बर है ना उसके अंदर 1.3 मिलियन र्यून्स मौजूद है, हर एक इन्फ्यूज्ड है एसेंस ब्लड के साथ अजुलर ड्रैगन और एम्पावर्ड किया गया है गॉड के पावर के साथ। जब हमारा एमसी कोशिश करता है तो ड्रैगन उसको देखकर कहने लगता है कि तुम वाकई में इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना चाहते हो, ये इम्पॉसिबल। लेकिन हमारा एमसी थोड़ा सोचता है उसको देखकर और कहने लगता है कि मेरी जो सेकंड सील फॉर्मेशन बेस्ड है अगर अनलॉक हो जाती है तो शायद मैं इसको तोड़ने में कामयाब रहता है, इस फॉर्मेशन के वीक पॉइंट का पता लगाने का। लेकिन ये काफी कितनी शेम वाली बात है कि जो जांग दावलिंग है अब वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर वो यहाँ पर होता तो शायद मैं अभी मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर पाता। जांग दावलिंग ओ जांग दावलिंग, आखिरकार तुम्हें इतनी ज्यादा क्रिटिकल मूवमेंट पर ही जाने की क्यों जरूरत पड़ी थी? और तभी भाते जाता है हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले मैं इस फॉर्मेशन को अभी नहीं तोड़ सकता लेकिन बाहर जाता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाना तो लेकर आ ही सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बस मेरा खुदने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तभी ड्रैगन वो डीमन बीस्ट कहने लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करो तो बेटर रहेगा। तो एमसी कहने लगता है कि रिलैक्स जेंटलमैन, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी बोर नहीं होगी, चिंता मत करो। दूसरी तरफ याओ काफी चिंता कर रही होती है एमसी की और सोच रही होती है कि आखिरकार जो यंग मास्टर है वो अभी तक पूरी तरीके से बाहर क्यों नहीं आए हुए हैं, मैं इनका इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही वो हमारा एमसी से देखता है तो काफी खुश होता है, तो वो याओ उसके पास आकर कहने लगता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हो? तो वो बताने लगता है कि जरा तुम खुद देखो, तुम कितनी ज्यादा चिंता करने में लगी हुई, मैं परफेक्टली फाइन हूँ और सुरक्षित हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं गया हुआ है, चलो चलते हैं, अब समय आ चुका है हमें वापस जाने का यहाँ से। और हमारा एमसी वापस निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किसी ने पूरी तरीके से अटैक करके रखा गया है, पूरे इलाके को बर्फ से जमा दिया है। इसको देखकर वो समझ जाता है यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रखा है। यहाँ पर जो 100 फ्लावर्स टावर है वो इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है यहाँ पर, और यूजुअली यहाँ पर बिजनेस टाइम होना चाहिए था ये तो। तभी याओ नोटिस करती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड क्यों लगने में लगी हुई है। तभी अचानक से एक उड़ती हुई स्वॉर्ड आती है हमारे एमसी की तरफ जो कि उसे अटैक करने के लिए आई है, लेकिन हमारा एमसी याओ को बचा लेता है और एक अजीब तरह की रस्सी से उसे बांध देता है और बिना किसी दिक्कत के इस स्वॉर्ड को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एंट्री होती है एक नमूने की जो कि उससे कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी एक ऐसे बंदे से जो कि केपेबल है इस जांग दावलन को टेक आउट डाउन करने के लिए, अपना सबऑर्डिनेट बनाने के लिए। इम्प्रेसिव। इस बड़ू को देखकर एमसी पूछता है कि अब भाई तू कौन है? तभी ये बड़ाऊ अपने बारे में बताता है और उससे कहने लगता है कि मेरा नाम क्वीन चाओ जेन है और मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था वो भी काफी समय से। और इसके बारे में बताया जाता है इस वक्त ये करंट डीन है इस कंगलन अकेडमी का। तभी एमसी उससे पूछता है कि तुम्हें आखिरकार मुझसे क्या चाहिए, और मनी मन में कहने लगता है कि इस बंदे के पास इतना पावरफुल और है, लकीली मेरा जो सेवर्ड ब्रांच है विलो गॉड है वो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वक्त काम कर गया, वरना मैं डेफिनेटली इंजर्ड हो जाता। तो ये डीन उससे कहने लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए दो चीजें सबसे पहले बताने के लिए। पहली कि तुम्हारी जो ये फैमिली है, ये जो फोर्सेस हैं वो तियानलू सिटी से मैं चाहता हूँ कि तुम वापस ले लो। सेकंड, तुम अपने साउदर्न रीजन में वापस चले जाओ और कभी भी हमारे कंगना अकेडमी में आने की सोचना ही मत। मुझे नहीं पता कि आखिरकार जो ओल्ड डीन ने तुम्हें परमिशन क्यों दी, लेकिन जहां तक मुझे इसकी चिंता होने में लगी हुई है तुम कभी भी अलाउ नहीं कर पाओगे एंटर लेने के लिए। इसको सुनकर एमसी काफी कंफ्यूज होता है और उससे पूछने लगता है कि तुम आखिरकार रॉयल फैमिली या फिर कंगना अकेडमी, तुम इन दोनों में से किसके लिए काम कर रहे हो, किसके बदले में बोलने में लगे हो? तो ये बताता है कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ दोनों, रॉयल फैमिली और अकेडमी। यहाँ तक कि तुमने उस डोंगफेंग को खुद अपने हाथों से नहीं मारा है, लेकिन किसी ना किसी को तो इसका ब्लेम जरूर लेना पड़ेगा। और बात करें कंगना अकेडमी के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी रैंडम पीपल पर भरोसा नहीं है और मैं किसी भी रैंडम बंदे को अंदर आने नहीं दे सकता अकेडमी में। ये बात सुनकर एमसी मुस्कुराता है और उससे कहने लगता है कि अगर मैंने मना किया तो तू क्या उखाड़ लेगा बे? तभी वो बंदा आगे बढ़ता है और उससे कहने लगता है कि बच्चे, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, तुम्हें इतनी जल्दी डिसीजन ना बनाओ तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, अगर तुम 3 दिन सोच सकते हो और मेरी बात मान लो तो तुम्हारे लिए फायदा रहेगी। अगर तुमने 3 दिन में मेरी बात नहीं मानी तो तुम और तुम्हारी ये वुमन दोनों के दोनों मारी जाओगी। और उसने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया है याओ याओ को कर्ज करने के लिए, एक बीमारी देने के लिए, जिसको देखकर एमसी शौक होता है, उससे पूछने लगता है कि याओ याओ तुम्हें क्या हुआ? यहाँ पर उसके मुंह से ब्लड निकल पड़ता है, उसकी हालत खराब हो जाती है और काफी कंफ्यूज होता है हमारा एमसी और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो रहा है? तो वो बताने लगता है कि यंग मास्टर मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड महसूस हो रहा है। तभी वो डीन उससे कहने लगता है हंसते हंसते, ये मेरी हेवनली कोल्ड डिवाइन स्केल के द्वारा स्ट्रक किया गया है, अगर ये कोल्ड डिस्पेल नहीं किया गया 3 दिन के अंदर अंदर तो वो सेवरली इंजर्ड होकर मारी जाएगी। ये देखकर एमसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उससे कहता है कि डैम इट, तेरी हिम्मत कैसी चुपके से स्नेक अटैक करने की, वो भी मेरे सामने होते हुए। यहाँ पर वो डीन गायब हो जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो या फिर तुम्हारी अपनी वुमन को मरवाना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें 3 दिन का मौका देता हूँ, तुम खुद अपना डिसीजन करो। तभी हमारा एमसी उसे अपनी गोद में उठाता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम्हारी फोर्स के सामने मैं इस तरह से सबमिट कर लूंगा?
एक चांस भी नहीं दे सकता। एक बार मैं याओ याओ को एक पूरी तरह से क्योर कर लूँ तो मैं डेफिनेटली अपना हिसाब तुमसे बराबर करूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे सर के लिए आने वाला हूँ, तुम्हारा सर कलम करने के लिए। ऐसा कुछ तो नहीं कहा, पर ये जरूर कहा है कि बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। और तभी हमारा एमसी बिना कोई सोचे समझे अपनी याओ को उठाकर कमरे के अंदर की तरफ जाने लगता है। और जब वो अंदर जाकर देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि सभी के सभी लोग बेहोश पड़े होते हैं। तभी उस मैनेजर को होश आता है और वो उससे कहने लगता है कि ये काफी अजीब बात है कि आखिरकार मैं अचानक से इतना बेहोश क्यों हो गया। तभी वो बताने लगता है हमारे एमसी उसे कि लिटिल टर्टल, तुम मेरी यहाँ पर मदद करो बाथ टब तैयार करने के लिए, और पूरे के पूरे पानी को हॉट वाटर से पूरे पूरे बाथ टब को हॉट वाटर से भर देना। और वो ऑर्डर को देने के लिए मानने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हमारा एमसी सिस्टम को बुलाता है और उससे कहने लगता है कि सिस्टम, फायर फ्लेम पेयर को बाहर निकाल कर लेकर आओ। यहाँ पर सिस्टम उसे बताने लगती है कि जो फायर फ्लेम पेयर्स के उसे प्योर यांग एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए जरूरत पड़ेगी। क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुम वाकई में वो यूज करने वाले हो क्या? तो एमसी कहने लगता है कि जस्ट तुमसे जो कहा जा रहा है तुम वही करो। एमसी शर्मा, सिस्टम तो शर्मा गए कतई। तभी दो गर्ल्स आती हैं एक हॉट वाटर से भरा हुआ बाथ टब को और कहने लगती है कि आपके डिलीवरी, आपका आइटम हमने यहाँ पर डिलीवर कर दिया है। लेकिन हमारा एमसी उन सभी को रखता नहीं है और कहने लगता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और तभी हमारा एमसी सबसे पहले तो उस याव को उठाता है और फिर जाकर उस हॉट वाटर टब में जाकर डाल देता है। उसे काफी पेन महसूस हो रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं वह खुद भी यहाँ पर कपड़े उतार कर ऊपर की शर्ट उतार कर उसी पानी में जाकर कूद जाता है और उसकी मदद करते उससे कहने लगता है कि याओ याओ, जो फायर फ्लेम पेयर है वो रिमूव कर सकता है तुम्हारे बॉडी के अंदर जो कोल्ड एनर्जी है वो चीज को। तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये चीज होल्ड करनी होगी। जहाँ पर वो किसी तरीके से अपनी थोड़ी आंखें खोलती है और उसकी बात से एग्री हो जाती है। तभी उसकी कोल्ड एनर्जी रिमूविंग प्रोसेस वहां पर स्टार्ट होती है और अचानक से वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है। उसकी बॉडी से सारी ठंड की जो कोल्ड एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करने लगता है वो पेड़। उसकी बॉडी में कुछ अजीब से चेंजेस उसे महसूस होते हैं, लेकिन किसी तरीके से फाइनली जो ट्रीटमेंट है वो काम कर जाता है। इसको देखकर हमारा एमसी काफी खुश होता है और याओ को तुरंत गले लगा लेता है। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है ड्रैगन टाइगर मार्शल एक्ट पर। यहाँ पर जो जाओ डोंगलिंग है वो अभी भी अपनी प्रैक्टिस पूरी तरीके से करने में लगा हुआ है और मेंटेन करने में लगा हुआ है और कल्टिवेशन करता है। और ऐसा करते वक्त उसे काफी पेन भी महसूस होता है और कहने लगता है कि बॉस तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए यहाँ पर वापस आऊंगा। यहाँ पर इसका सीनियर ब्रदर कहने लगता है कि जो जूनियर ब्रदर है कि वो वाकई में इस टाइम ब्रेक थ्रू करने में कामयाब रहेंगे। तो उसका मास्टर बताने लगता है कि ये काफी टफ है, ये बात तो माननी पड़ेगी। दूसरी तरफ कहानी जाती है एमसी की तरफ, जहाँ पर उसको 3 दिन हो जाते हैं। तीसरे दिन होती है उसकी जो प्रैक्टिस होती है उसके कारण उसकी जो पूरी की पूरी एनर्जी याओ की बॉडी से बाहर निकल जाती है। और फाइनली जब याओ को होश आता है तो एमसी उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? और वो पूरी तरह से शर्मा जाती है, कोई जिस तरीके से हालत में वो है दोनों इस वक्त उस बात को लेकर। और उससे कहने लगता है कि याक मास्टर तुमने उल्टा सीधा तो नहीं किया? तो एमसी कहने लगता है कि मैंने बस तुम्हारी मदद की थी कोल्ड एनर्जी को तुम्हारी बॉडी से निकालने के लिए, और कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर याओ के तो इरादे ही कुछ और होते हैं। वो तो सीधे कह पड़ती है अगर यंग मास्टर ने ये चीज तो कोई बात नहीं, आप जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हो। और तभी अचानक से एक जोर का धमाका होता है जिस धमाके के कारण बैलेंस बिगड़ता है और हमारी जो याव है वो सीधे जाकर एमसी के ऊपर जाकर गिर जाती है। जब एमसी जब नोटिस करता है तो वो काफी कंफ्यूज होता है, कहने लगता है कि आप क्या बवासीर हो गई भाई, किसके पेट में दर्द हो रहा है इतना? और पता चलता है कि उससे फाइट करने के लिए कोई और नहीं बल्कि मैं ये भड़वाया होता है वही डीन, और चिल्लाता है कि ये किंग त्यान, मेरे जो 3 दिन का समय था वो खत्म हो चुका है और तुमने अभी तक इस स्टैनली सिटी से वापस नहीं गए हो। तुम जल्दी से बाहर आओ और मेरे हाथों से मारे जाओ। और लिटिल टर्टल वहां पर आता है और कहने लगता है कि सभी के सभी सबॉर्डिनेट्स मेरी बात ध्यान सुनो, इकट्ठे हो जाओ और हम अपने लॉर्ड को प्रोटेक्ट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तभी डीन धमकाता और कहने लगता है कि कोई भी जहाँ पर हमारे एंड फोर्सेस को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वो अपने इस आइस गोलेम का इस्तेमाल करता है और बिना कुछ मर्सी दिखाए दया दिखाए उन सभी को एक करके मारना चालू करने लगता है और सभी लोग एक करके किसी फूल पत्ती की तरह उड़ जाते हैं। तभी एमसी बाहर आता है और कहने लगता है क्वीन चाओजिन, मैंने इसके बारे में तुम्हें ढूंढते ढूंढते खुद नहीं आया, लेकिन तुम मेरे दरवाजे पर खुद आ चुके हो अपनी मार खाने के लिए। और कहता है कि लिटिल ब्लैक जाओ और अपने कंपेनियन को लेकर आओ और इस बंदे को अच्छा सबक सिखा देना। और वो डॉगी एग्री हो जाता है। तभी डीन चिल्लाता है और कहने लगता है कि जाओ और ये किंग को जिंदा कैप्चर करके लेकर आना। तभी यहाँ पर मंकी किंग भी आ जाता है, वही डिमोनिक बीस्ट स्टार्टिंग में देखा था आप लोगों ने। वो एक झटके में उसकी कोलेम को तोड़ देता है छोटे छोटे और जोर जोर से घुराना चालू कर देता है। इसी के साथ में जब डॉगी की आर्मी आ जाती है तो वो उस डीन पर अटैक करता है। तो वो डीन कहने लगता है कि अबे ये क्या बवासीर है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। आखिरकार जो 2 डीमन किंग्स है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और जैसे ही वो डॉगी उस डीन पर अटैक करता है तो वो डीन आइस स्पेयर बना देता है जिससे कि उसका अटैक उसको नहीं लगता और अगले ही पल वो उस डॉगी के सामने से गायब हो जाता है। और तभी एक आइस से बना हुआ बहुत बड़ा हाथ उस डॉगी की तरफ आता है और उससे कहता है ये किंग त्यान, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास 2 डीमन किंग होंगे किसी ट्रम्प कार्ड की तरह, ये लेकिन यूजलेस है। तुम्हारे दोनों, तुम और तुम्हारे दोनों के दोनों डीमन किंग आज यहीं पर मारे जाएंगे मेरे हाथों से। लेकिन तभी यहाँ पर उसे डॉज करता है हमारे जो डीमन डॉग है उसके अटैक से बचने के लिए। और एमसी उससे चलाते उससे कहने लगता है कि लिटिल ब्लैक जल्दी जाओ और उस मैटर को जल्दी जल्दी खत्म कर लो। जो जाओ जिन है वो उन दोनों के दोनों आइस चंक्स पर फाइट करने के लिए डिपेंडेंट है, उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो तुम उस जाओ को फोर्स करोगे बाहर आने के लिए। ये बात सुनकर वो तुरंत एग्री हो जाता है डॉगी और उन पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और कहता है कि जिन पेंग अब तुम्हारी बारी अटैक करने की। तभी यहाँ पर वो डिवाइन बीस्ट उड़ने वाला पक्षी जिन पेंग है जिसका नाम वो रखा है, वो यहाँ पर आ जाता है, उन सभी को भून के रख देता है। फिर उसके बाद आती है मंकी किंग की, वो पूरी तरीके से डीमन ऐप पे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर वो डीन काफी खुश होता है, कहने लगता है कि इंटरेस्टिंग, यहाँ पर और भी ज्यादा अनदर डीमन किंग्स मौजूद है तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। तभी एक फॉर्मेशन बनती है और वो कहने
लगता है इसको देखकर डीमंस, ये क्या चीज है, ये जी फैम, और तभी डीन कहता है ये फैमिली वाकई में उनके पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। और अचानक से वो फॉर्मेशन सभी को एक टर्नेडो में एब्जॉर्ब करना चालू कर देती है, टेलीपोर्टेशन से गायब हो जाते हैं सारे के सारे लोग, इन्हें कुछ समझ भी नहीं पा रहे होते कि चल गया रहा, और अचानक से झटके से सब कुछ सुपड़ा साफ। जब एमसी ये सब देखता है तो वो भी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, उस बंदे ने एक सीक्रेटली स्पेशल फॉर्मेशन सेटअप करके रखा हुआ था। तभी डीन उसके पास आकर कहने लगता है ये किंग पिन तुम्हारा ट्रम्प कार्ड ऑलरेडी जा चुका है, और ऑबिडेंटली मेरी बात मानो, और हमारे एमसी को धमकाते हुए आगे आता है और गेट पर आकर चिल्लाता है और कहने लगता है कि तुम खचड़े थे और खचड़े ही रहोगे, और एक कॉर्नर में छुपकर बैठे हुए हो, तुम इतने डर चुके हो क्या। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर आता है तो वो क्या देखता है कि वहां पर ना एमसी है ना हमारे एमसी की वाइफ। काफी कंफ्यूज होता है और क्या लगता है कि कहाँ पर गया ये बंदा। तभी एमसी उन चेन का इस्तेमाल करता है और क्या लगता है क्वीन चाओजिन अब तेरी बारी है यहाँ पर बंधने की। और तभी हमारा एमसी उड़ते हुए इसके सामने आता है और क्या लगता है कि ओल्ड मैन अब तो तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, और एक जोरदार मुक्का मारता है उसके चेहरे पे, और उस ओल्ड मैन को हमारा एमसी चेन से चारों तरफ से बांध लेता है। और एमसी इस बात को देखकर खुश हो जाता है और क्या लगता है कि फॉर्चुनेटली मैंने जल्द से जल्द यहाँ पर कंसोलमेंट फॉर्मेशन को सिस्टम से निकलवा लिया था, ताकि इसको मैं जल्द से जल्द यूज कर सकूं, और इस लॉक फॉर्मेशन को बढ़िया काम आ गई, मैंने इस बंदे को बांध लिया है, वरना मैं पता भी नहीं चलता कि ये बंदा किस तरीके से मुझे मार देता और किस तरीके से इस बंदे से निपटा। खैर मार तो नहीं पाता पर निपटता कैसे। और याओ जाओ को लेकर जाता है और कहने लगता है कि अब तुम मेरे साथ आ जाओ रेस्क्यू करने के लिए लिटिल ब्लैक और बाकी लोगों को। ये सारी की सारी चीजें ये डीन देखता है और क्या लगता है कि इस ट्रेस और कचड़े के पास फॉर्मेशन भी मौजूद है, लेकिन इसने फॉर्मेशन यूज करना कैसे सीखा। और ये कहते कहते बिना कुछ सोच समझे एक झटके में हमारे एमसी की फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, और कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया था कि मैं एक फॉर्मेशन मास्टर हूँ कांगलान अकेडमी का। और उसके बाद वह तुरंत उसे मौका मिलता है तो वो एमसी के पीछे से अटैक कर देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जेंगी टेम्पल यांग यांग पीक पर। यहाँ पर ये कुछ अजीब चीज नोटिस करता है, और जब इस बात का पता चलता है तो वो समझ जाता है कि उसके बॉस किसी परेशानी में है, और तुरंत उड़ते हुए यहाँ से चला जाता है। और तभी हमारे एमसी को एक फॉर्मेशन से बांध दिया जाता है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है याव। तभी डीन आकर उससे कहने लगता है ये किंग तियान तुम्हारी सोल डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन है वो अनलिट करी जा चुकी है बिना किसी ट्रेस के, और वो सोल को डिस्ट्रॉय कर देगी। ये जो सोल डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन मैंने तुम्हारे लिए ही बना रखी है, जहाँ तक कि जो ओल्ड डीन है वो भी आ जाए ना तो वो भी इसको हटा नहीं सकते, तुम बस इंतजार करो मरने का, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता यहाँ पे, तुम्हारी मौत तो पक्की है। लेकिन तभी अचानक से हमारा एमसी अपनी सिस्टम स्पेस से एक डिस्क निकालता है जो कि किसी भी फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए काम आएगी, और इसकी मदद से वो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को भी तोड़ सकता है। जब ये बात डीन को पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाता है और क्या लगता है ये कैसे पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। तभी एमसी क्या लगता है कि एक फॉर्मेशन मास्टर, मुझे इसके बारे में सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा इंप्रेसिव होगा, मुझे नहीं लगता। तभी याओ उसको देखकर खुश हो जाती है और उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर मुझे इस तरीके से सुरक्षित है, ये जानकर मुझे काफी अच्छा लगा। और मन ही मन में कह रहा होता है हमारा एमसी ये जो स्पीड है इस बंदे की फॉर्मेशन सेटअप करने की वो टेरिफाइंग है, जब तक ये क्रिएट नहीं कर सकता कोई डिवाइन लेवल फॉर्मेशन को तब मैं बिना किसी दिक्कत के चैलेंज कर सकता हूँ इस फॉर्मेशन डिस्क से जो कि मेरे हाथों में मौजूद है इस वक्त। तभी वो फॉर्मेशन मास्टर कांगलान अकेडमी का डे उससे कहने लगता है कि बच्चे तुम्हें इतना कोकी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और नई ये फॉर्मेशन बनाने लगता है। और उस फॉर्मेशन में कई सारे डेमोनिक बीस्ट बाहर निकल पड़ते हैं अजीब तरीके के एलियन जैसे, और कहने लगता है कि अब तुम पक्का मारे जाओगे मेरे हाथों से, और वे सभी के सभी लोग मिलकर हमारे एमसी पर अटैक करना चालू कर देते हैं। लेकिन एमसी के पास ये डिस्क मौजूद है तो वो बिना किसी दिक्कत के सिर्फ डिस्क को उनकी तरफ थ्रो करता है, और वो सारे के सारे जो दुश्मन है उसके आंखों के सामने मारे जाते हैं। और एमसी उसको देखकर मुस्कुराते उससे कहने लगता है कि अच्छा तो ये है आखिरकार, ये तुम इससे मुझे मारना चाहते हो। जिस बात जानकर डीन काफी शॉक होता है और कहने लगता है कि ये क्या चलने में लगा हुआ है, इस बंदे ने मेरी फॉर्मेशन इंस्टेंटली तोड़ दी, लेकिन कैसे, तुम इस तरीके से मजाक नहीं कर सकते मेरे पास, ये इम्पॉसिबल है। और तुम जैसे कचड़े के साथ तो यूजलेस बंदा है जो कि ये फैमिली का मेंबर है, उससे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हार सकता, बिल्कुल भी नहीं। और उसका टारगेट सीधे याओ की तरफ जाता है तो वो हमारा एमसी याओ को बचाने के लिए आगे आ जाता है। और जितना चल ही रहा होता है तभी हमारे एमसी का चेला वहां पर आ जाता है जाओ दांगलिंग, जिसको देखकर एमसी काफी सरप्राइज होता है और जांग दाओलिंग उसे तुरंत बचा लेता है अपने पावर से। और ऐसा करने के साथ साथ हमारे एमसी के शरीर पर जो सील लगी हुई होती है हमारा एमसी इस सील को तोड़ देता है और उसकी सील 0 हो जाती है। जब इसे ये बात का पता चलता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है हमारा एमसी। और फाइनली यहाँ पर आसमान से जोरदार बिजली कड़कती है, और वो बिजली कड़कते कड़कते सीधे जाकर हमारे एमसी के ऊपर जाकर गिरती है जो कि पर्पल थंडर होती है। तभी उसकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो उसको नोटिस करता है और क्या लगता है कि मुझे अब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, जो सेकंड सील है वो फाइनली अंडन हो चुकी है। सिस्टम चेकआउट करो मेरे जो कितने पॉइंट्स थे वो कितने अलग हुए हैं इस बार। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देती है और उससे कहने लगते हैं कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, इस बार आपको फिर से 100 मिलियन एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल चुके हैं। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि 100 मिलियन बिल्कुल सही समय पा रहा है, तुम भूल जाओ बाकी के 1 मिलियन को, और 99 मिलियन है ना उनको मेरे फॉर्मेशन टैलेंट में जाकर ऐड कर देना। सिस्टम इस बात से एग्री होती है और अपनी प्रोसेस को चालू करती है और कहने लगती है कि एट्रीब्यूट टैलेंट फॉर्मेशन में ऐड कर दिए जा चुके हैं, तुम्हारा टैलेंट बढ़ने में लगा है फॉर्मेशन में। और हेवनली के फॉर्मेशन एट्रीब्यूट है वो कंप्लीटली फुल हो चुके हैं। यहाँ पर उसका पैनल दिखाया जाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। हमारा एमसी अपने पैरे से काफी ज्यादा पावरफुल महसूस करता है, लेकिन बाकी के जो लोग होते हैं जब ये सब देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, खासकर डीन को कंफ्यूज होता है, कहने लगता है कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, और समझ मन ही मन में कहता है कि ये किस तरह का प्रेशर आने में लगा हुआ है, क्या ये बंदा ब्रेक थ्रू कर रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिरकार ये ट्रेस एक फर्स्ट रैंक
मार्शल पल्स ब्रेक कैसे कर सकता है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुमने अभी अभी यहाँ पर अपने आप को फॉर्मेशन मास्टर कहा था ना, चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा इंप्रेसिव हो इस फॉर्मेशन में। अब बारी आती है हमारा एमसी की फॉर्मेशन दिखाने की। अब ये लोग फॉर्मेशन फॉर्मेशन खेलेंगे और एक ही झटके में हमारा एमसी की जो फॉर्मेशन होती है वो उसे डीन को उठाकर दूर फेंक देती है, जिसको देखकर डीन काफी घबरा जाता है और कहने लगता है ये किस तरीके की फॉर्मेशन है, क्योंकि हमारे एमसी की फॉर्मेशन ऐसे कैद कर लिया। और हमारा एमसी बताता है मैंने बस कैजुअली इसको क्रिएट कर दिया है, अभी तक इस फॉर्मेशन का कोई नाम नहीं है। ये बात सुनकर डीन शॉक होता है, उससे कहने लगता है कि तुमने कैजुअली फॉर्मेशन क्रिएट कर दी है, यहाँ तक कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन मास्टर है वो भी क्रिएट नहीं कर सकते इस तरह की फॉर्मेशन को, ये इम्पॉसिबल है। आखिरकार जो ये फैमिली का एंसेस्टर है वो तुम्हारी मदद करने में लगा हुआ है, सही कहा। तभी हमारा एमसी एक चुटकी बजाता है और उससे कहने लगता है कि बहुत होगी तुम्हारी बकवास, तुम बकवास करना बंद कर दो, और उसे पेन होने लगता है डीन को। जब जांग दावलिंग इसको देखता है तो काफी खुश होता है और कहने लगता है कि सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं हमारे बॉस को छोड़े हुए मुझे, और ये हमारे बॉस फॉर्मेशन मास्टर बन चुके हैं, कितनी इंक्रेडिबल वाली बात है। और डीन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और तभी डीन भी अपनी पावर दिखाता है और कहने लगता है ये इम्तिहान तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं पक्का तो उससे अपना बदला लूंगा। और वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है और काफी खुश होते हुए नजर आ रहा है और कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें इस बात का रिग्रेट जरूर करवाऊंगा कि मैं तुम्हें कांगन एकेडमी में आने नहीं दूंगा, तुम पक्का पक्का सफर करोगे। और वहां से गायब हो जाता है ये कहकर। जब हमारा एमसी इसे देखता है तो कहने लगता है कि ये जो कितना बोरिंग होने में लगा हुआ है, ये इतनी आसानी से डरकर अपने दुम दगाकर भाग चुका है। और जैसे ही ये डीन यहाँ से भागता है तो उसकी फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो जाती है, इसके सभी के सभी डिमोनिक बीस्ट है वो भी वापस आ जाते हैं रियलिटी में। तभी एमसीसी के पास आता है और कहने लगता है जंग डाउलिंग बॉस मुझे इस बात का शुक्र है कि तुम पूरी तरीके से सुरक्षित हो, मैं वाकई में आपकी चिंता करने में लगा था। तो एमसी कहने लगता है कि तो आखिरकार मुझे क्या ही हो सकता है, लेकिन तुम्हारा जो ऑरा है हर डीमन का वो अभी भी तुम्हारे बॉडी में मौजूद है क्या। तो वो बताने लगता है कि जो हेवनली मास्टर ने कहा था कि जो हर डीमन है वो कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं हो सकता, लेकिन इसे टेम्परेरी सप्रेस करके रखा जा सकता है। तो सीक्रेटली मैं बाहर आ चुका हूँ अभी के लिए। तभी अचानक उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है और उस बंदे के मुंह से खून निकल पड़ता है, इसको देख के शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जो हर डीमन है वो वापस से बाहर आ रहा है। और वो कहने लगता है कि तुम तो वाकई बोल्ड हो, तुम्हारी हिम्मत कहती है चुपकर बाहर निकलने की। तो एमसी कहने लगता है कि लेकिन मैं डेफिनेटली यहाँ पर श्योर करूंगा कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम मुझे फॉलो करते हो, तुम मेरे साथ आओ। यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हें हर डीमन को हमेशा हमेशा के लिए सप्रेस कर रख सकती है और डिस्ट्रॉय कर देगी। इसको देखकर वो शॉक होता है और कहने लगता है कि वाकई में कहाँ पर ले जा रहे हो मुझे। तभी हमारा एमसी उस बीस्टमेंट पर बेसमेंट पर पहुंच जाता है जहाँ पर ताइजिंग टेम्पल के नीचे था वो बीस्ट कैद था ना, वहीं पर अभी बुक लेकर कैद उठाने के लिए जा रहा था उस बुक को, हेवनली बुक जो भी बुक थी वो। और यहीं पर हमें इस ड्रैगन को दिखाया जाता है। करते हो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है इंपीरियल एंसेस्टर टेंपल से, जहाँ पर हमारा एमसी पहुंच जाता है, जिसे देखकर ये काफी कंफ्यूज होता है और उससे पूछ लगता है कि हे बॉस आखिरकार हम लोग समझ सकते हैं कि जो इंपीरियल एंसेस्टर टेंपल है, मैं ये बात तो समझ चुका हूँ कि हम लोग आए हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी मुझे एक बात हजम नहीं हो रही कि आप अपने साथ इतना ज्यादा चीजों को से आप क्यों लेकर जाने में लगे हो। तो एमसी ये समझाता है और उससे कहने लगता है कि इस टेंपल के बेसमेंट के नीचे एक डीमन बीस्ट कैद है, जिसको मैंने वादा किया था कि मैं उसके लिए खूब सारा खाना लेकर आऊंगा, इसीलिए मैं इसलिए लेकर आया हूँ। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज होता है और क्या पूछने लगता है कि डीमन बीस्ट ये कौन है। तो एमसी समझाता है कि ये पेट्रोल का समय हो चुका है, जिससे पहले कि वो लोग आ जाए अब हमें चलना चाहिए। तो ये पूछता है एमसी से कि आखिरकार इंपीरियल प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है वो आखिरकार एक्टिवेट क्यों नहीं हुई थी जब हम लोग चुपके चुपके यहाँ से आए। तो वो बताने लगता है क्योंकि जो डोंगफेंग होंग है वो ऑलरेडी मारा जा चुका है। ये बात सुनकर वो काफी शॉक होता है, लेकिन दूसरी तरफ उस ड्रैगन को दिखाया जाता है, डिमोनिक बीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि पहचान लेता है कोई उसके पास आया हुआ है और सारा का सारा खाना हमारा एमसी उसको देता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यार, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आ चुका हूँ जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। जिसे देखकर ये दूसरा बंदा काफी देखकर शॉक होता है और कहने लगता है कि ये तो वाकई में एक डीमन बीस्ट है। अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा सालों बाद खाना देखने के बाद ये काफी एक्साइटमेंट से भर जाता है और अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधे जाकर उस खाने पर कूद पड़ता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन पता चलता है कि ये डिमोनिक बीस्ट अभी भी अपने खाने को एंजॉय करने में लगा हुआ है। एमसी उसे समझाता और कहने लगता है कि बस इसको थोड़ी सी भूख लगी हुई थी, इसलिए इसने अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाया, ये हमें हर्ट करने की बिल्कुल भी नहीं चाहत रखता। जब ये डिमोनिक बीच से खाता है तो काफी इंजॉय करता है और कहने लगता है कि ये तो मजा आ गया यार, इतना टेस्टी खाना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम वाकई में एक्चुअली में वापस आ जाओगे मुझे खाना देने के लिए। ये बात सुनकर ये काफी शॉक होता है और कहने लगता है कि ये बंदा तो बिल्कुल भी किसी डिमोनिक बीस्ट की तरह लगता ही नहीं है जब ये खाना खा रहा होता है। बॉस ये वाकई में कोई डिमोनिक बीस्ट है भी या नहीं है। लेकिन डिमोनिक बीस्ट इस बंदे की बात सुन लेता है और उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है, जिसे देखकर इसकी फट जाती है और माफी मांगते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। लेकिन डिमोनिक बीस्ट देखकर तुरंत पहचान लेता है कि इस बंदे के साथ कुछ परेशानी है और बताता है कि तुम जरूरी जल्दी मरने वाले होगे, क्योंकि तुम्हारा जो हर डीमन है वो म्यूटेट हो चुका है और तुम ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक ही जिंदा रह पाओगे। ये देखने के बाद ये काफी शॉक होता है और पूछने लगता है कि तुम तो वाकई में अमेजिंग हो, इस डिमोनिक बीस्ट ने एक्चुअली में मेरे हर डीमन को सेंस कर लिया है जो कि इतने ज्यादा अंदर मौजूद है मेरे। जहाँ पर एमसी उससे पूछता है कि यान हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आए हैं। तो यान पूछता है, यानी कि डिमोनिक बीस्ट पूछता है कि तुम कौन सी डील के बारे में बात कर रहे हो। तो एमसी उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ इस चील को तोड़ने के लिए, और उसके बाद तुम मेरी मदद करोगे मेरे बिदर के कम्प्लीटली इसके हर डीमन को सप्रेस करने के लिए। तो ड्रैगन उससे कहने लगता है, या डिमोनिक बीस्ट उससे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक करना बंद करो, जो 9 ड्रैगन प्रोजेक्टरी फॉर्मेशन है
इस फॉर्मेशन को गॉड लेवल पर ट्रांसलेट कर चुकी है, ऑलरेडी इस लेवल पर पहुंच चुकी है, तो इसे तोड़ना इम्पॉसिबल है। तो एमसी उसे बताता और कहने लगता है कि ये पहले इम्पॉसिबल थी लेकिन अब नहीं। इसके इस डिस्क को देखने के बाद वो काफी शॉक हो जाता है ड्रैगन। तभी हमारा एमसी डिस्क को उठाकर चमकाता है और उससे कहने लगता है कि अब इस फॉर्मेशन को तोड़ना मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत आसानी से इस फॉर्मेशन को तोड़ के दिखा दूंगा, तुम्हें चिंता करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तभी अचानक से वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने पड़ती है, जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। जो डीमन सीलिंग इंस्क्रिप्शन है वो वाकई में रिमूव हो रही है, लेकिन कैसे? जहाँ पर एमसी समझाते हैं उससे कहने लगता है कि जो मोस्ट क्रूशियल पार्ट है ना इस फॉर्मेशन को तोड़ने का, वो है फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय करना। और लेकिन जो हेवनली बुक है वो इसके कोर पर सेंटर पर मौजूद है, तो मुझे ये लेनी पड़ेगी। ड्रैगन की उम्मीदें एक बार फिर से जाग पड़ती हैं और कहने लगता है कि ये वाकई में इस सील को ब्रेक कर सकता है। तभी हमारा एमसी अपनी ट्राई करता है, कोशिश करता है उसे तोड़ने की, और मन ही मन में कहने लगता है कि जब तक मैं इसे सेपरेट कर सकता हूँ इस फॉर्मेशन से, तो मेरा काम यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वो इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है, तभी वो कुछ अजीब सा नोटिस करता है और कहने लगता है कि शिट, ये तो रियली में कोर है ही नहीं इस फॉर्मेशन का। और जैसे ही वो कोर की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, तभी वहां पर एक शैडो फॉर्म में एनर्जी से एक सोल्जर्स बन जाता है और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि जो बंदा इसे रेकलेसली बिना कुछ सोचे समझे इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, उसे मेरे हाथों से मरना पड़ेगा। जिसको देखकर हमारा एमसी और यान ड्रैगन भी शॉक हो जाता है। ये बंदा रुकता नहीं है और हमारे एमसी पर अटैक करता है, लेकिन वो किस तरीके से डॉज करने में कामयाब रहता है। और तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर इस बंदे के साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। लेकिन ड्रैगन उसे समझाता है एमसी को और कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। यह वह गार्डियन स्पिरिट है जिसको यह काम दिया गया है कि वो इस फॉर्मेशन की सुरक्षा करेगा, और ये एक डिस्ट्रॉयर है जिसे डीमन सीलिंग क्लैन के द्वारा क्रिएट किया गया था। अगर तुम अभी यहाँ से बचकर नहीं भागे तो तुम पक्का मारे जाओगे यहाँ से। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने बॉस से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी फालतू में बर्बाद नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर हम क्यों मरे। तो एमसी हंसता है और उससे कहने लगता है कि ओह, आखिरकार मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, तुम मुझे बताओ आखिरकार ये कितना ही स्ट्रांग हो सकता है। इसका जो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये बस एक फॉर्मेशन का गार्डियन स्पिरिट है। जब तक हम लोग लिविंग बींग्स हैं, हम इस फॉर्मेशन को छोड़कर नहीं जाएंगे, तब तक ये हमारी बिल्कुल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मेरे सामने तो ये बिल्कुल भी कुछ ना बिगाड़ पाएगा, इतना कमजोर जो है। तभी वो डिवाइन स्प्लिट होती है, वो सीधे एमसी पर वापस से अटैक करने लगती है घुर्राते हुए। लेकिन बिना किसी दिक्कत के हमारा एमसी उस अटैक को डॉज करने में कामयाब रहता है, जिसको देखकर स्प्लिट कंफ्यूज हो जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी हमारे एमसी की बारी आती है, वो उसके सर पर हाथ रखता है और कहने लगता है कि फाइनली मैंने इस फॉर्मेशन के फॉर्मेशन कोर को यहाँ पर ढूंढ लिया है, और तुरंत उस फॉर्मेशन कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्टिवेट कर देता है अपनी पावर्स को, और एक मुट्ठी में आकर उसके फॉर्मेशन कोर को जैसे चूर चूर करने लगता है, तो वो फॉर्मेशन वहीं पर टूटने लगती है, और जो चेन्स काफी मजबूत वो सड़ गड़कर डिस्ट्रॉय हो जाती है, और फाइनली वो डिमोनिक बीस्ट वहां से आजाद हो जाता है। जिसको देखने के बाद वो डिमोनिक बीस्ट काफी शॉक होते हैं, कहने लगता है कि ये तो अनबिलीवेबल है, जो 9 ड्रैगन प्रेसिडेंट फॉर्मेशन है वो एक्चुअली में ब्रीड हो चुकी है, डिस्ट्रॉय कर दी जा चुकी है, वो भी इस बंदे के द्वारा। ये मैं कैसे मान लूं? ये इतना चल ही रहा होता है, तभी ये डिमोनिक बीस्ट अपनी बड़ी बड़ी फॉर्म से छोटी वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको देखकर एमसी पूरी तरह से शॉक और कंफ्यूज, जहां पर वो इसकी तारीफ करता है एमसी की, ये ड्रैगन और ये डिमोनिक बीस्ट यान, और उससे कहने लगता है कि मैंने वाकई में तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था ह्यूमन, अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रखूंगा तुम्हारे इस फेवर को। तभी एमसी को नोटिफिकेशन आता है और कहने लगता है कि हेवनली बुक डिटेक्टेड की गई है, आप इसे अब यूज कर सकते हो। जिसको देखकर सुनने के बाद एमसी काफी खुश होता है और कहने लगता है कि फाइनली ये तीसरी वाली हेवनली बुक भी मेरी हो चुकी है, और जो हेवनली बुक स्कॉलर है उसके साथ में मैं मुझे बस इससे ज्यादा कनेक्टेड हूँ। तो मुझे लगता है कि आखिरकार थर्ड सील तोड़ने में मुझे कितना समय लगने वाला है, लेट्स सी। और वो काफी खुश नजर आता है और उससे कहने लगता है ओह, तो अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, जब तक मैं सर्कुलेट कर सकता हूँ इस फ्लेम स्किल को, तो जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर एक ऐसा एयर फ्लो जो कि मेरी थर्ड सील से कोलेट करेगा और उसे धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा। अगर मैंने इसे ठीक से नहीं देखा हो तो मुझे लगता है कि जो थर्ड सील रहने वाली है वो मेरी डांटेन सील है, मेरी डांटेन एक्टिवेट हो जाएगी थर्ड सील खुलने के बाद। और तभी वो ध्यान से उस डिमोनिक बीस्ट को देखता है जो कि छोटा हो चुका है। इस बात को उसने पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन और उससे कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, क्या तुम वाकई में यान में ही हो? तो ड्रैगन भी उससे कहने लगता है, ये डिमोनिक बीस्ट कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मैं वही हूँ, ये मेरी ट्रू फॉर्म है, ये इंप्रेसिव नहीं है क्या? दूसरी तरफ दिखाया जाता है जांग दाओलिन को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है और वो अपने मुंह से खून निकाल पड़ता है, जिसे देखकर एमसी की चिंता करने लगता है। जब जांग दाओलिन उससे कहने लगता है कि बॉस मेरी बात ध्यान सुनिए, जो हर डीमन है वो वापस से एक्ट अप करना चालू कर दिया है इसने। तभी ये ड्रैगन ये डिमोनिक बीस्ट अपनी चेन निकालता है और उसको देने लगता है। तो एमसी उससे पूछता है कि यान भाई तुम्हें पता है ना कि अगर तुम्हें